माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यगण, जिन माननीय सदस्यों ने आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति मांगी है, मैं माननीय सदस्यगणों से आग्रह करता हूं कि वह अपना अनुपस्थित पाठ व्यक्तिगत रूप से सदन के पटल पर रख सकते हैं। माननीय सदस्यगण, आइटम नंबर 12 और 13 को एक साथ ले रहे हैं। माननीय सदस्यगण, सभा की सहमति हो तो दोनों बिलों पर 4 घंटे की चर्चा करा लें, और भी आवश्यक है तो और बढ़ा देंगे। माननीय गृह मंत्री जी का कहना है कि सब बोलें, कल रिप्लाई करा देंगे। सर्वदता है कि सबको बोलने का पर्याप्त अवसर, पर्याप्त समय सदन में मिलता है। सदन चलता है तो अच्छा लगता है, इसलिए मैं पुनः आग्रह करता हूं कि सदन में मर्यादा, अनुशासन बनाए रखें, चर्चा करें। कल बिजनेस एडवाइजर कमेटी की मीटिंग में भी सभी दलों ने सहमति व्यक्त की है कि संसद का नया सत्र के अंदर और इस नए भवन के अंदर हम तख्तियां, प्ले कार्ड लेकर नहीं आएंगे, और मुझे आशा है कि सभी दल इस मत से सहमत है। और मैं भी आग्रहपूर्वक कहता हूं कि कोई भी मान्य सदन की मर्यादा, अनुशासन को बनाए रखें। प्ले कार्ड लेकर आएंगे तो मुझे उस माननीय सदस्य पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। आइटम नंबर 12 और 13 एक साथ लिए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023, जम्मू कश्मीर पुनः गठन संशोधन विधेयक 2023। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए, और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। आप कुछ बोलना चाहते हैं? श्री अमर सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद स्पीकर साहब। रिप्लाई पे विस्तार से देंगे ना। कन्वेंशन है सर, सभी लोग बोले, मैं बहुत विस्तार से, आप बिठाना मत, लंबा जवाब दूंगा। नॉर्मली इंट्रोडक्शन हो चुका है बिल का। माननीय अमर सिंह जी। नॉर्मली मूवर विल ट्वीट सम। धन्यवाद स्पीकर साहब। आज दो बिलों पर चर्चा हो रही है। एक तो जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट है, दूसरे में नॉमिनेशंस की अमेंडमेंट है। सर, जो रिजर्वेशन वाला अमेंडमेंट बिल है उसमें तो सिर्फ जो शब्दों का उपयोग है, पहले जो 2004 का बिल है उसमें वर्ड यूज्ड है अंडर प्रिविलेज क्लासेस, वीक एंड अंडर प्रिविलेज क्लासेस, उसको नए बिल में ओबीसी कर दिया है, अदर बैकवर्ड क्लासेस कर दिया है। वो तो इतना ही है। वो सर, ये पॉजिटिव आप अमेंडमेंट ला रहे हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर में
उस नाम से वीक एंड अंडर प्रिविलेज क्लासेस में उनको रिजर्वेशन सिर्फ 2% थी, और जब वो स्टेट से बाहर, अब तो स्टेट नहीं बची, यूटी है, जब कभी सूबे से बाहर या भारत सरकार की किसी नौकरी को अप्लाई करना चाहते थे तो उनको ओबीसी वाला बेनिफिट नहीं मिलता था क्योंकि नाम डिफरेंट था। तो इसलिए मैं इसको पॉजिटिव अमेंडमेंट मानता हूं और मैं इसका सपोर्ट करता हूं। लेकिन सर, इसमें जो मुद्दा असली है, और जब 370 धारा समाप्त करी जा रही थी तब ये सारी ओबीसी क्लासेस को, जिनका नाम अलग था, वीक एंड अंडर प्रिविलेज क्लासेस, उनसे वादा किया गया था कि आपको जैसे सारे भारतवर्ष में 27% रिजर्वेशन मिलती है वो आपको मिलेगी। जम्मू कश्मीर में तो अभी 2% मिलती है। तो मैं बेनती करूंगा स्पीकर साहब आपको, आपके माध्यम से गृह मंत्री जी को, क्योंकि देखिए नाम तो अच्छा हो गया, बढ़िया है, लेकिन नाम के साथ वो जो उनकी असली मांग है ये सभी ओबीसी क्लासेस की, और आपने वहां वादा भी किया था, उसका आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि सदन को वो जरूर बताइए, नहीं तो नाम चेंज तो हो गया, भारत सरकार में वो नौकरियों में अप्लाई कर पाएंगे, वो सही है, लेकिन जम्मू कश्मीर अब आपके पास है, यूटी है, सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड है, 2% रिजर्वेशन को आप किधर लेके जा रहे हैं, वो बहुत मुख्य मुद्दा है। हम निवेदन करेंगे गृह मंत्री जी से आपके माध्यम से कि वो जब भी जवाब दें तो इस बात पे जवाब जरूर दें कि केवल नाम ही चेंज करना है या ये जो ओबीसी सारे जम्मू कश्मीर के हैं उनका जो बनता हक है रिजर्वेशन का वो भी दिया जाएगा। ये पहली बात सर मैं निवेदन करना चाहता हूं। सर, दूसरी बात ये है, क्योंकि इसके होने के बाद उनको नौकरियों में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में सभी जगह फायदा होगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि अच्छी बात हुई। पर सर, जो आज भी एससी एसटी ओबीसी के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के जहाँ शिक्षा पाने के लिए जहाँ नौकरी रिजर्वेशन है, लेकिन वो पाने के लिए जो आज वो मुद्दे हैं वो भी मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि अगर आप ये जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या कोई स्कॉलरशिप एजुकेशन का देंगे? उनकी एजुकेशन को आप बढ़ोतरी कैसे करेंगे? वो कमजोर लोग हैं, गरीब लोग हैं, कैसे आप करेंगे? वो मैं आपसे सर सवाल जरूर पूछना चाहता हूं, क्योंकि जो हायर एजुकेशन का इस मुल्क का तजर्बा है, मैं वो केस को छेड़ना नहीं चाहता हैदराबाद वाले को। सर, जो एससी एसटी लड़के लड़कियां पीएचडी करते थे, एमफिल करते थे, उनका स्कॉलरशिप या तो बहुत कम कर दिया गया, या करीब करीब बंद कर दिया गया है, वो अब भटकते हैं चारों ओर। तो वो ये जम्मू कश्मीर वालों के साथ भी यही होना है, इसलिए वो मुद्दे को मैं आज रेज करना चाहता हूं, क्योंकि गृह मंत्री जी आप सारी सरकार देखते हैं, आप इसका जवाब जरूर दीजिए कि आप स्कॉलरशिप पे क्या करेंगे, क्योंकि स्कॉलरशिप बहुत बड़ा इशू है, सारे हिंदुस्तान का इशू है, जम्मू कश्मीर का तो है ही है, तो इसलिए मैं इसको रेज कर रहा हूं आपके साथ। और दूसरा मैं ये भी कहना चाहता हूं सर कि आपने जो वादा किया था वहां, अब तो 4 साल हो गए, आप इलेक्शन कब करा रहे हैं? क्योंकि वहां डेमोक्रेसी तो करनी चाहिए ना, आज नहीं कल जब भी है आप इलेक्शन कमीशन का जवाब दे देते हैं। सर, जब तक आप गृह मंत्री जी आप नहीं कहेंगे कि नहीं मैं वहां इलेक्शन करवा सकता हूं फोर्सेस के साथ, इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? तो आपको उस पर भी बताना चाहिए कि आप वहां डेमोक्रेसी कब दे रहे हैं उन लोगों को, क्योंकि लद्दाख में आपने इलेक्शन करा दिए, अब जम्मू कश्मीर वाले इलाके को छोड़ दिया। तो मेरी बेनती है उस पर भी सर हम लोगों को कोई ना कोई बात बताइए। अगली बात सर जो मैं आपसे करना चाहता हूं, मतलब वो
सारे हिंदुस्तान के एक्सपीरियंस से बात करना चाहता हूं तो जम्मू कश्मीर में भी वही होगा सर। सारे हिंदुस्तान में जो भारत सरकार के इंस्टीट्यूट हैं, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, जो आपके आईटीआई और सारे हैं, उसमें सर आज एससी एसटी टीचरों की कितनी भर्ती हुई है। यहां सर लोकसभा में राज्यसभा में भी जवाब दिया था कि अबाउट 60% पोस्ट खाली पड़ी है। तो सर ये तो नॉमेनक्लेचर तो बहुत अच्छा पॉजिटिव स्टेप है, लेकिन नॉमेनक्लेचर से अकेले में मुद्दा निपटता नहीं है ना, उसके साथ उस लाइन में जितनी बातें जुड़ी हुई हैं उनका सारा का भी तो सोल्यूशन करना पड़ेगा। उनकी पोस्ट रिजर्व कर दी, उनकी भर्ती नहीं हो रही तो कहां जाएंगे वो? रिजर्वेशन हो गई पर भर्ती नहीं कर रही है। तो सर मेरा कहने का मतलब है इस केस क्योंकि आप सारी सरकार चलाते हैं प्रधानमंत्री जी के बाद, तो आपसे जवाब इसलिए मांग रहे हैं कि आप किसी डिपार्टमेंट से भी पूछना तो आप पूछ सकते हो। देखिए जो स्टूडेंट्स का एससी एसटी ओबीसी का हिंदुस्तान में हालत है वो ये है सर, पिछले कई सालों से जब से ये स्कॉलरशिप, इवन जो जनरल पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप था वो सर भारत सरकार 100% देती थी, 100%। बहुत सालों से 30 40 50 साल से आपकी सरकार आई, आपने 60-40 कर दिया कि हम तो 60% देंगे, 40% स्टेट्स दें। स्टेट्स की तो ऐसी हालत है वो तो तनख्वाहें नहीं बांट रहे। तो हुआ क्या है कि कॉलेजेस में, स्कूल्स में, हायर इंस्टीट्यूशंस में एससी एसटी बच्चों का नंबर बहुत गिर गया है। मैं सर पंजाब की एग्जांपल बताता हूं, जब आप 100% देते थे तो एससी एसटी स्कॉलरशिप 3.5 लाख से 4 लाख स्टूडेंट्स को मिलता था। 3.5 लाख से 4 लाख के करीब स्टूडेंट्स को पंजाब में ये स्कॉलरशिप, अब सर लेस देन 1 लाख को मिल रहा। तो मतलब क्या निकला? दैट मीन्स पंजाब अकेले में करीब 2-2.5 लाख शेड्यूल्ड कास्ट वहां ट्राइबल नहीं है। वो स्टूडेंट्स जो हैं वो कॉलेजों से और स्कूलों से निकल गए हैं क्योंकि उनको अफोर्ड करने वाली हालत नहीं है। तो इसलिए सर मैं आपके सामने रेज कर रहा हूं, ये जम्मू कश्मीर में भी इशू बनेगा। तो इसलिए आपसे बेनती है कि जब आप कानून ला रहे हैं तो कंप्रीहेंसिव सर सारी चीजें लाइए, उसके साथ आप हमें सारी चीजें बताइए। यही नहीं, स्टूडेंट्स के जो सुसाइड हो रहे हैं आईटीआई में, हायर इंस्टीट्यूशंस में, सर उसमें आपकी सरकार क्या कर रही है वो हमें बात बता दीजिए, क्योंकि बहुत सारे सर मुद्दे हैं इस बात पे। तो इसलिए मैं आपकी अमेंडमेंट की तो सपोर्ट करता हूं, लेकिन सर ये मेरी बेनती है कि दूसरे जो साथ जुड़े बुरे मुद्दे हैं A to Z, उन सब का सर आप कोई समाधान करिए और हम लोगों को गाइड करिए। सर जो दूसरा अमेंडमेंट ला रहे हैं जिसमें वो 3 लोग नॉमिनेट करने हैं, उसमें सर मेरा कहना बहुत छोटा सा मेरी बेनती है उसमें कि सर जम्मू कश्मीर में सर पंजाबी आदमी भी बहुत बसता है, स्पेशली इन जम्मू रीजन, श्रीनगर में थोड़े कम है। तो सर पंजाब की ओर से मैं बेनती करना चाहूंगा सर कोई हमारा भी कोई आदमी उसमें नॉमिनेट करिए उन 3 लोगों में, पंजाब का आदमी। मैं पगड़ी वाला नहीं कहूंगा, कोई पंजाबी तो कर दीजिए क्योंकि वहां हमारे इतने पंजाबी रहते हैं। बाकी आप करिए, उसमें कोई बात नहीं। ऐसा नहीं कि सर पंजाब इग्नोर हो जाए, पंजाबी लैंग्वेज बस सर वहां पहले चलती थी वो बंद कर दी, तो वो भी उसको चालू करिए, वहां सर होती थी वो उसको बंद कर दिया। मेरा कहने का मतलब ये है कि सर बहुत सारे इश्यूज है जम्मू कश्मीर के, अच्छे अमेंडमेंट आप लेके आए से साथ जुड़े मुद्दे भी निपटाने का करिए। और लास्ट बात कहना चाहता हूं सर, भारत सरकार में जॉइंट सेक्रेटरी और सेक्रेटरीज पे सर ये एससी एसटी ओबीसी का कोई नंबर बढ़ाइए। मैं एग्जैक्ट परसेंटेज बोलना नहीं चाहता हूं क्योंकि सर वैसे मुझे सारा पता था, मैं बोलना नहीं चाहता हूं। और उनको जब आप भारत सरकार सर लेके आते हैं तो उनको जरा अच्छी पोस्टिंग भी दीजिए। उनको हमेशा ही कभी
उधर मैं किसी डिपार्टमेंट का नाम नहीं, पर आई अंडरस्टैंड दैट थिंग। पर सर उनको, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी SC ST की, OBC की, उनके भले की इतनी बात कहते हैं, तो यार सर जो उनके ऑफिसर्स बन गए हैं, IAS IPS बन गए हैं, उनको भी इंपॉर्टेंट पोस्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में दे दिए। आप अभी पावर में हैं, तो मैं उस बिल का सर समर्थन करता हूं, लेकिन जो मैंने दूसरी बेनतियां करी हैं, मैं उसका सर जवाब चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब दूसरे का तो मुझे पता। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी का बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने ये जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक को जहां पर लाया है। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, जम्मू कश्मीर की जितनी भी ये समस्याएं हैं, ये कोई आज ही डिमांड नहीं आई या आज ही इसकी जरूरत नहीं पड़ी, ये वर्षों से इसकी जरूरत थी। लेकिन स्वार्थ की राजनीति करते हुए यो पहली सरकारें जहां पर रही हैं, उन्होंने जम्मू कश्मीर की तरफ कोई ध्यान जो है वो नहीं दिया। और विशेष तौर पर कांग्रेस जो वोट बैंक की राजनीति करती है, हमेशा से करती आ रही है, लोभ लुभावने नारे भी देती है, लेकिन समस्याओं का समाधान करने की उनका कोई प्रयास जो है वो नहीं कभी भी रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, जब 19 में धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर को इंसाफ मिला और वो सारी बेसिक सुविधाएं जो जम्मू कश्मीर के लोग जिसके हकदार थे, 70 वर्षों से वंचित थे, वो सारी सुविधाएं भी आज उनको जो है वो मिल रही हैं। और एक के बाद एक वो सारे विधेयक भी, कानून भी जम्मू कश्मीर में लागू हो रहे हैं, जो कि पहले से ही होने चाहिए थे। और आज जिस विधेयक की जहां पर बात हो रही है, ये एक बहुत बड़ा वर्ग है और इसकी बहुत बड़ी एक डिमांड भी थी। और कुछ और भी ऐसे लोग थे जो इससे वंचित भी रह रहे थे, लेकिन आज देश के गृह मंत्री जी ने ये जहां पर विधेयक लाकर उन सब जो वर्ग के लोग थे उनके साथ इंसाफ करने का जो है वो काम किया है। महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, इसमें जैसे जहां पर हमारे भाई कह भी रहे थे, ये दुर्बल और शोषित वर्गों के नाम से जो विधेयक था, या इस अन्य पिछड़ा वर्ग के नाम से करने का जो है उपबंध जहां पर है, ये अब पूरे देश की भांति जम्मू कश्मीर में भी लागू हो जाएगा और इसी नाम से जाना जाएगा। और जहां पर चर्चा हो रही थी कि भाई नाम बदलने से कुछ नहीं होता, मैं ये कहना चाहता हूं कि महोदय देखिए, एक के बाद एक जो कानून जम्मू कश्मीर में बदले गए हैं, उन सब का लाभ जो है वो जम्मू कश्मीर की जनता को जो है वो मिल रहा है। और विशेष तौर पर धारा 370 हटने के बाद वहाँ की माता बहनों को, नौजवानों को और बाकी जो हमारे वाल्मीकि समाज के लोग थे, जो गोरखा समाज के लोग थे, जो हमारे वेस्ट पाकिस्तान के रिफ्यूजीज थे, और उसके अलावा भी कई ऐसे लोग थे जिनको 70 वर्षों तक इंसाफ जो है वो नहीं मिला था। तो जैसे ही ये बदलाव आया, तो आज उनको भी वो सारे लाभ जो हैं वो मिल रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस विधेयक के पास होने के बाद भी ये सारी सुविधाएं उन हमारे जो अदर बैकवर्ड क्लासेस के भाई हैं, उन सबको जो है वो मिलेंगी। और विशेष तौर पर जैसे जहां पर कहा गया कि सेंटर की जो नौकरियां होती थी, उनमें भी उनको आरक्षण जो है वो नहीं मिलता था, लेकिन आज ये आरक्षण बढ़ भी जाएगा और सेंटर में भी उनको ये सारी सुविधाएं जो है वो मिलेंगी। और बराबर का हिस्सा जो है अब इन हमारे वर्गों को जो है
वो मिलेगा। महोदय, शिक्षा आधारों की बात हो चाहे दूसरे आधारों की बात, जो आज तक नहीं होता था वो आज वहां पर होगा। और जो डिमांड उनकी थी और कई बार उन्होंने संघर्ष भी किए, और मुझे ये कहते हुए खुशी होती है कि जम्मू कश्मीर में अब तक ओबीसी आरक्षण नहीं था। जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक के जरिए जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 में बदलाव का प्रावधान किया गया है। इसके तहत कमजोर और वंचित वर्गों की शब्दावली को बदलकर अन्य पिछड़ा वर्ग कर दिया जाएगा। इस विधेयक के कानून बनने के बाद पहली बार राज्य में ओबीसी को दूसरे राज्यों की भांति सरकारी नौकरियां और छात्रवृत्ति आरक्षण सहित बाकी अन्य लाभ भी जो है मिलेंगे और संवैधानिक अधिकार जो है उन्हें हासिल होगा। और इसके साथ साथ जहां तक मेरी जानकारी है कि कुछ और ऐसे हमारे समाज के लोग थे, जैसे कि जाट समाज के हमारे जो लोग थे वो भी इस कैटेगरी में जो है वो आ जाएंगे, जिसका कि बड़ी देर पहले से ही उनको जो था इसका इंतजार जो था। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार ने समय समय पर जम्मू कश्मीर की उन्नति और जम्मू कश्मीर के विकास के लिए कदम जो है वो उठाए हैं, और एक नहीं अनेकों। जम्मू कश्मीर का चहुमुखी विकास तो हो ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूं कि देखिए, जहां पर बहुत बड़ी तादाद में हमारे विस्थापित जो हैं कश्मीरी पंडित, और इसके अलावा भी अधिकृत जम्मू कश्मीर जो पीओके जिसे हम कहते हैं, वहाँ के विस्थापित भी जो हैं वो जम्मू कश्मीर में रहते हैं। और ये भी बहुत बड़ी एक डिमांड लोगों की आ रही थी कि भाई हमें भी कोई मौका जो है वो मिले और हम भी अपनी बात जो है वो रख सकें। इसलिए इस विधेयक में विस्थापितों के लिए भी एक सीट आरक्षित करने का प्रावधान जो है वो रखा गया है, और कश्मीरी पंडितों के लिए 2 सीट आरक्षित करने का जो प्रावधान है वो यहाँ पर रखा गया है। तो इससे उनमें एक खुशी की लहर भी है। और मैं कहना भी चाहता हूँ कि देखिए, कभी भी किसी की का ध्यान जो है वो इस ओर नहीं गया, लेकिन आज जब केंद्र में जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जहां पर सरकार चल रही है, गृह मंत्री जी के नेतृत्व में आप बजाकर उनके साथ इंसाफ जो है वो होने की घड़ी जो है वो आई है। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, इस विधेयक के साथ साथ ही ये जो हमारा वाल्मीकि समाज है, इसे भी इंसाफ मिलने वाला है, और बाकी कुछ और भी प्रावधान जो हैं जो इसमें रखे गए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, जब से देश में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार जो बनी है, उन्होंने हर वर्ग और हर समुदाय के साथ जो है वो इंसाफ जो है वो किया है। उसी की एक कड़ी में आज जो हमारे कुछ वर्ग जो थे वो पीछे रह रहे थे, उनके साथ भी जो है वो इंसाफ होने जो है वो जा रहा है। महोदय, मैं इतनी ही बात कहते हुए इस विधेयक का समर्थन करता हूं, और एक बार फिर अपने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। श्री सौगत राय जी। Sir, I rise to speak on the 2 bills, Jammu and Kashmir Reservation Amendment Bill 2023 and Jammu and Kashmir Reorganization Amendment Bill 2023. Let me start by talking about situation in Jammu and Kashmir since Mr. Amit Shah took over as Home Minister. One of the major steps taken by him was to abrogate Article 370, then convert the state of Jammu and Kashmir into 2 union territories. One Jammu and Kashmir, the other Ladakh. It is the first time in the history of Indian Constitution. Earlier, union territories had been converted into states,
And here, Mr. Amit Shah walked the retrograde step or converting a state into union territory. This has never happened before. Now, before I speak on the bill, let me ask him through you, sir, what have you achieved? What have you achieved by taking these retrograde steps? The militancy has not been controlled. Only 2 weeks back, we lost a major, a company commander in the hands of militants. 2 weeks back, and then we lost 2 captains of the army in Kokarnag. So this is the peace that has been brought by Mr. Amit Shah. So what is the change taking place in Jammu and Kashmir? Has investment come in a big way? Has employment been granted in a big way? No. All that is happening is that some cultural and sports events are taking place in Kashmir. And we are showing to the tourists that all is well. But not all is well in the state of Denmark, as Hamlet used to say. All is not well in the state of Jammu and Kashmir. The governor just goes for this cultural and sports events. He does not go to inaugurate factories. He does not go to improve the cultivation of saffron in the valley. The people of many of my friends, including Shatabdi, went to Kashmir recently. He said, Dada, speak about the unemployment in Kashmir. The Kashmiri youth demand employment. Now let me, before I go into the bill, go into the history of Jammu and Kashmir. 47, 48, part of it is given in the statement of objects and reasons of the second bill. That is in 47, 48, first aggression took place. Pakistan occupied a part of Kashmir, which is known as POK, Pak occupied Kashmir. Then during 65 war, and again during the 71 war, parts of Kashmir were troubled, and the minister has given the total number of displaced persons as 1 lakh. So total is 41,804 families were displaced during the 3 wars. That process has not been reversed. What has happened in Kashmir, due to maybe misgovernance, many acts of commission and omission by the center, Kashmir went into the hands of militants from 89 to 90. And people were killed. Pakistan-inspired militants ruled in the valley. And we have gone through this time, and that is the time when large number of Hindu migrants went away from Kashmir valley. The suffering of these people, their total families number are 46,517 families who left during militants. The total number is 1,58,976 who have registered themselves as displaced persons. The government promised much. Have they been able to
bring back the Hindu migrants, the Pandits who left the valley? No, they have not been able to. Now, what is the roadmap? Mr. Home Minister, I ask through you, sir. Nothing can be done in Kashmir unless you hold election. Last election was held in 2014. For 10 years almost, there has been no election. How can you rule a state not giving power to the people to elect? One person, Mr. Manoj Sinha, he was in parliament with us. He has gone there as governor. What is his connection to Jammu and Kashmir? Jammu and Kashmir should be ruled by people of Jammu and Kashmir. हर विषय पे क्यों सुनना नहीं? सर। इसको हटाओ पहले। ये disturbing man. हाँ. Yes. नहीं जरूरत नहीं है, वो बहुत हो गया, बैठिए प्लीज। So he does not. I have read all the directions. बैठिए He is a disturbing element, sir. नहीं, वो नियम He is की a बात कर रहे हैं, professional heckler. वो I don't want to listen. वो नियम की बात कर रहे हैं। Muwa is also not in the house. Sir, so my demand is that you announce a time frame for holding elections to Jammu and Kashmir. Now you have promised that there will be a reservation, and the reservation will be changed to for OBCs. Now it is mentioned as weak and underprivileged classes, and you want to change that to other backward classes. That is OBCs. Now there is no state, no assembly. This is a state law. And you are doing the law, making the changes here. You are making a big change. Therefore, first time from migrant families, they are nominating not more than 2 members, one of whom shall be a woman from the community of Kashmiri migrants, people who belong to Kashmir and who have left. This was suggested, recommended by the Delimitation Commission. And also one member from displaced persons from Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. There is no legislative assembly. Why are you making these changes? Have a legislative assembly, then bring these amendments. I do not know what is the hurry. The hurry should be in having elections. I want to state, sir, that the step of the BJP government to abrogate Article 370, abolish the state of Jammu and Kashmir into an union territory and a union territory for Ladakh. I've told you that this is a retrograde step. They did it just to fulfill the BJP's election promise. एक प्रधान, एक विधान, एक निशान, ये सब बीजेपी श्यामा प्रसाद बाबू के समय स्लोगन होता था, उसी को पूरा किए। ये कोई कश्मीर के लोगों के लिए नहीं। Now, Kashmir has been a conflict point. It is India's position that Kashmir is an integral part of India. It's also India's position that the territory of Pak-occupied Kashmir, that should be brought back to us. Does the Home Minister have any time frame as to when he is going to get Pak-occupied Kashmir into India? No. Everything is in the air. He is bringing 2 laws. Sir, Kashmir is called the paradise on earth. The most beautiful valley
anywhere. Now, will Kashmir remain only a tourist place? Now we'll have a tourist territory of Jammu and Kashmir, or it will be for the people of Jammu and Kashmir. इस We सदन want की them to इस have सदन a इस proper सदन की legislative assembly. दादा इस सदन Sir, के sir. एक मिनट, इस सदन के ज्यादातर माननीय सदस्य मेरी शायद में 370 के बाद कश्मीर गए हैं, तो कश्मीर आज भी वैसा ही है जैसा पहले था। उनको बताओ मत, वो सुनते हैं पूरी बात को, अभी कान कमजोर नहीं हुए उनके। दादा See, sir, this is a matter of opinion. This opinion is voiced by those who go to Kashmir as tourists. Oh, Dal Lake, shikaras are so nice. The cherry is blossoming. The apples are there on the trees. What about the people of Kashmir who live in Baramulla, in Anantnag, in the various, in Kokarnag, in various places of Kashmir? What is their condition? Kashmir is not for tourists. Kashmir is for the people of Jammu and Kashmir. Give them back, sir. ये कहना है कि आज मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी अनाउंस करेंगे कि कब जम्मू कश्मीर में चुनाव होगा। डेलिमिटेशन कमीशन अपना काम पूरा किए है। आज आप कानून पास कराएंगे कि कश्मीरी माइग्रेंट से 2 लोग आएंगे और डिस्प्लेस लोग से 2 लोग आएंगे, ठीक है, लेकिन बोलिए हम जल्द ही जम्मू कश्मीर में लेजिस्लेटिव असेंबली बनाने जा रहे हैं। हम जो किए थे वो हम सोचे थे कि कुछ बनेगा, कुछ बना नहीं। हमने नाकामयाब रहा कश्मीर में शांति लाने को। इसलिए सर, आई वांट टू in this discussion, I do not want to oppose these amendments because there is nothing wrong in having 2 nominated members from Kashmiri migrants. But everything is wrong in the government's handling of Jammu and Kashmir, particularly Mr. Amit Shah's handling of Jammu and Kashmir. He took it in his hand कि मैं करूंगा जो श्यामा प्रसाद बाबू चाहते थे, मैं 370 को एब्रोगेट कर दूंगा, मैं कश्मीर को एक स्टेट को यूनियन टेरिटरी बना दूंगा और वो जगह पिछड़ा रह जाएगा। आज यहाँ बैठ के कश्मीर के लोग बहुत सफर किए हैं। हमारा 2 जंग हुआ था, 65 में, 71 में, 47 में Pakistani Hanadar, they are called, invaders, they captured part of Kashmir. And again, the militants took control of the valley, and because of them, people had to leave. We must restore normalcy in Jammu and Kashmir. Give back. We want to see elections take place there. We want to see a nationalist person like Farooq Abdullah again occupy the chief minister's chair. Only then will Kashmiri realize they are Kashmirian. Kashmir is very special. Kashmir is very special because उनका एक अलग कश्मीरियत है। वहाँ कोई हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं है। ये आप मत लगाइए यहाँ पर। कश्मीर कश्मीरी को कश्मीरियों से चलाया जाए, दिल्ली से नहीं, और दिल्ली से भेजा गया गवर्नर से नहीं। मैं यही बात ये 2 कानून के बारे में बोलने चाहता हूं। अमित शाह आज मान ले कि उनका जो कोशिश था कश्मीर में नया कुछ दिखाने का, जब जब फूल खिले, फूल खिलाने का, वो नाकामयाब रहा। कश्मीर फिर लोकतंत्र का रास्ता पर चले, ये मांग करके मैं अपना छोटा सा भाषण समाप्त करता हूँ। जय हिंद। करता था, दादा पश्चिम बंगाल से आते हैं, उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का नाम तो लिया,
लेकिन मुझे उम्मीद थी शायद उनके बलिदान के बारे में भी कुछ बोलते, कि उन्होंने बलिदान करना पड़ा तब जाके कश्मीर में बदलाव आया। आपको जरा सोचना चाहिए कि आप ये बात आज की कर रहे हैं, क्या हालत रही है कश्मीर की, किस तरीके से आप लोगों के शासन में जब आप समर्थन करते थे यूपीए को और कांग्रेस को, क्या हालत बना के रखी थी आपने कश्मीर की। आपने नेशनलिस्ट लीडर की बात की, नेशनलिस्ट लीडर के नीचे क्या हालत थी, कश्मीर में कितने लोग मरते थे, कितने मेजर रोज मरते थे, कितने आतंकवादी वहां पे घुसे हुए थे, उसका तो जिक्र करना चाहिए था दादा। श्रीमती बीवी सत्यवती, आपको बोलने का मौका देंगे पूरा, अगर आप बोले। अध्यक्ष जी, बदलाव इतना ही है, पहले पथराव होते थे, लोगों को मारा जाता था, आज कोई पथराव 370-35 के बाद नहीं हो रहा है। 2011 की घटना बताता हूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, तिरंगा झंडा में नहीं फहराने दिया, जेल में डाला था 2 विपक्ष के नेताओं को, लोकसभा के भी और राज्यसभा के। लेकिन आज लाल चौक पर भी क्या, कश्मीर की गली गली में तिरंगा झंडा फहराया जाता है। ये बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अगर और उदाहरण चाहिए तो और भी मिलेंगे, अब इस पे चर्चा होगी। लेकिन कलकत्ता में वहां पर बैठकर विकसित भारत की यात्रा को ना निकालने दिया जाए। देश में जो विकास नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है, उन गाड़ियों को वहां पर बंद कर दें और आप जेल में डाल दें। ये आपने बंगाल को क्या किया है, ये सुधार कश्मीर में हुआ है, जो बंगाल को आपने बिगाड़ने का काम किया है। बीवी सत्यवती। थैंक यू स्पीकर सर। मैं जो कॉलेज में पढ़ाता था वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम में है। उनका जो स्लोगन, एक प्रधान एक विधान एक निशान, वो उनका स्लोगन था, वो पॉलिटिकल स्लोगन था। लेकिन आज भी ये माननीय अध्यक्ष जी, ये बहुत ऑब्जेक्शनल है। इस एक देश में एक निशान, एक प्रधान और एक संविधान, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। मुझे लगता है दादा उम्र हो चुकी है। एक देश में 2 प्रधानमंत्री कैसे हो सकते हैं? एक देश में 2 संविधान कैसे हो सकते हैं? एक देश के 2 झंडे कैसे हो सकते हैं? वो गलत है। जिन्होंने भी ये करा था उन्होंने गलत किया था। नरेंद्र मोदी जी ने इसको सुधारने का काम किया। आपकी सहमति ना सहमति से क्या होता है? पूरा देश चाहता था। और ये चुनावी नारा नहीं है, हम 1950 से कह रहे थे, एक देश में एक निशान, एक विधान और एक प्रधान होना चाहिए, 2 नहीं चलेंगे, और हमने कर भी दिया। श्री बीवी सत्यवती, श्रीमती बीवी सत्यवती। थैंक यू स्पीकर सर। Thank you Speaker sir for giving me an opportunity to speak on this very important bill, Jammu Kashmir Reservation Amendment Bill 2023. Speaker sir, Jammu Kashmir Reservation Amendment Bill 2023 substitutes weak and underprivileged classes with other backward classes as declared by the Union Territory of Jammu and Kashmir. The definition of weak and underprivileged classes is deleted from the Act. So this is done to remove the confusion amongst competent authorities issuing certificates to eligible persons due to differences in such nomenclature. Speakers are inclusion in education and employment. So now with less confusion, the state can work towards lifting the literacy and also employment opportunities for other backward classes and empowering the communities to a brighter future and an opportunity to come out of poverty. So Speaker sir, from YSR Congress Party, under the dynamic leadership of Sri Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu, a few suggestions from our party. So one is conducting caste census. It's a current and comprehensive census detailing the population of other backward classes, OBC, is indispensable for effectively implementing development schemes aimed at the marginalized masses in various states and union territories. And conducting a fresh OBC census should be
the initial step towards the welfare of the community. So there needs to be qualitative and quantitative data to understand how our schemes aimed at OBCs are benefiting them. Speaker Sir, as I speak, from the state of Andhra Pradesh, under the dynamic leadership of our Honorable CM Sri Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu, so we are in the process of conducting its own caste census within the state. Backward castes in the Andhra Pradesh constitute nearly 50% of the population with 139 subcastes. The goal of a caste-based census is to offer clarity on several aspects, such as the distribution of population among different castes and subcastes, and understanding the socio-economic status of the most backward castes, which will help the government to plan and maximize the outcomes of the policies and welfare programs. Sabhapati ji, setting up of a dedicated ministry for other backward castes. According to the National Sample Survey, the OBC population is at 41%. To accommodate all the needs and necessities of the OBC community, we should consider setting up of a central ministry for other backward castes as we have for SCs and STs. So the Ministry for OBCs can do wonders in the centralized planning of policies and welfare schemes for OBC communities, which uplift the community socially and economically. So this ministry can also serve as a place where the OBCs can raise their grievances, avail benefits such as scholarships, and also have the task to ensure the OBC reservation is being followed in letter and in spirit all across the country. I request the Honorable Home Minister Ji to look into this aspect. And the third point is reservation in state legislative assemblies. So urge the central government to move towards the idea of having reservations for OBC communities in state legislative assemblies also. This will enhance the political development of the OBCs. Remembering the Baba Saheb Ambedkarji's ideas of achieving political diversity by empowering backward castes by breaking the barriers by reservation. So it's an essential step towards maintaining inclusivity and diversity in our political systems. The fourth point I want to mention, Honorable Chairperson Ji, national-wide skill development programs. According to the National Sample Survey, the OBC population is at 41%, while there are currently numerous schemes in place aimed at enhancing the education of OBCs and providing valuable resources like scholarships. The apparent absence of national schemes addressing skill training programs is there. Introduction to nationwide schemes for skill development programs targeted specifically at the OBCs will make the community job ready. And before I conclude, Sabhapati ji, the Jammu and Kashmir Reservation Amendment Bill 2023 marks a significant step towards clarity and inclusivity by replacing the term weak and underprivileged classes with other backward classes. The legislation aligns the evolving social dynamics of Jammu and Kashmir. So hence I urge the central government to conduct the caste census along with the population census, provide OBC quota reservations in state legislative assemblies, establish a ministry for OBC, and introduce more schemes for targeting the specific needs of OBCs, which will help the community nationwide. I want to bring only one sentence which our Honorable CM Garu frequently says, backward classes, they are not backward, they are the backbone classes to the society. So hence, I bring to the notice of this August House. So I conclude this bill from this, I support this bill from YSR Congress Party and also take it to consideration of the suggestions made by YSR Congress Party. Thank you very much, sir. Jai Hind. Thank you very much. Sri. Kashmir, seeing it as a union territory. As already said, it is always the union territory which looks ahead of going into a statehooship so that they can have more authority. But this is the first instance where we see a state being converted into a union territory. And what is the main reason behind it? The BJP has just won many of these state elections and they have come into this house.
They see themselves and their strength is always seen as winning elections after elections and going after micromanagement. But what happens in Jammu and Kashmir? Why are they not able to do that? Since they are not able to do that, they bring a state into a union territory where they can have control over the governor and then they can run the governance through that. If they were capable and if they were very confident of winning Jammu and Kashmir, would they have gone in for a union territory? So that is the main reason that the people of this country should think that the power of this BJP is only winning elections and mainly in the heartland states of Hindi and what we generally call as the Gomutra states. You cannot come to South India. You see all the results of what happens in Tamil Nadu, Kerala, Andhra, Telangana, and Karnataka. We are very strong over there. So we will not be surprised if you have an option of converting all these states also into union territory so that you can come into indirect power of having, because you can never dream of setting foot over there and taking control of all these southern states. So having the reservation bill into confidence. So we should first look into the history, because the Dravidian ideologies have always been strong and has been pro-reservations. So in the early years, before independence, the country was ruled by a minority of 3% people having a majority stay in all the government jobs, work, everywhere, education. It was the Dravidian ideology. It was our forefathers of DMK, the Justice Party, in the year 1926 that brought in the Reservation Act for work and for education in OBC sectors and for all class people. Till then, it was marginalized and only a section of the people, or 3% majority of the people, had jobs and other things. So in the year 1926 was the first time that in India, in Tamil Nadu, Justice Party brought all these reservations for people so that people from all class can take part in governance. And what happened after that? After India obtained independence in the year 1947, it was struck down by the Madras High Court that these reservations shall not exist anymore. And then again, when we went to Supreme Court, the same this thing was done, that it was struck down and no reservation was there. It was our leader, the great Dravidian ideology of Principal Tandai Periyar, who had, along with the then Prime Minister Jawaharlal Nehru and the Law Minister Ambedkar, had gone and sought that we need reservations for work and for education. It is completely necessary. And then after fight, at last the union government, under the leadership of Prime Minister Jawaharlal Nehru, agreed for reservation in work. But then Tandai Periyar and our leaders then struck it down. They said that if you give reservation only in work, who is educated? It is again only those people who are educated, that 3% of the society will again get work. So they again fought. They had many other protests. And then at last, in the year 1951, the first amendment of this parliament, the first amendment of the constitution after it was formed, it was then declared that the first amendment, that there will be reservation given for both work and for education. And that is how education and work has come and reservation had come into place. And so many people, so many lakhs of people have come into governance and other places, so that we have a very good this thing. So taking the 4 pillars of the democracy, both the legislative, we have reservations. It is very good that we have come till that, and now this government has also introduced the women's bill, which is a very good this thing. So, but coming into the executive, there is no reservation for OBCs. It is fully dominated by other castes, the so-called forward caste people, and a very marginalized section of the scheduled castes or the scheduled tribes. So we would like to urge upon this government to give more importance into the executive for OBCs. So DMK is always seen as a champion of the OBCs. In the recent 27% of the medical quota OBCs, it was our government that had gone court after court and got the final verdict in Supreme Court, so that we could have the 27% OBC quota, not only for Tamil Nadu, but for the whole of India. And it is only after our Chief Minister, Mr. M.K. Stalin, he is seen as the hero of the OBCs. Sir, again, coming to the judiciary. In judiciary also, it is fully dominated by people of the so-called forward caste. There is not a reservation for OBC. And so that reflects on the judgment of the cases too. And so we also ask and request the government through you, Chairperson, sir, to urge upon the government to bring in reservations for OBC in the judiciary also. So coming into the Jammu and Kashmir, they have brought in this bill reservation, saying that, sir, Tamil Nadu has a very good
rapport and relationship with Jammu and Kashmir. During the emergency days, the father of Mr. Farooq Abdullah, Mr. Abdullah held was held in Tamil Nadu. He was safeguarded in Tamil Nadu by our Chief Minister, the then Chief Minister Karnanidhi. And still in memory of that, in Kodaikanal, we have Mr. Abdullah's guest house still as a very renowned and very sacred place over there. And when the Article 370 was brought, it was our leader, Mr. M.K. Stalin, who had brought all the allies and fought against this very government in the heart of Delhi, and we voiced out. So Tamil Nadu and Jammu and Kashmir always has a very good relationship. So here they say that the governed by Reservation Act because the legislation of J&K is not in place. Why is J&K legislation not in place? It is because of this government. And what is to be enacted by the state is now being enacted by this very house of the parliament. And sir, we would also like to make a very sincere request that the caste census, which has been pending for a very long time throughout the country, it should be conducted at once as demanded by our Chief Minister, Mr. M.K. Stalin. And sir, we told what are the struggles that we have got for OBC, but we see this government just handing over by a golden platter the economically weaker section 10%. So nobody has fought for it, nobody has asked for it, nobody has protested for it. But this government is seen in appeasing the forward caste, but the same quota, the same marks for an OBC, SC or ST is much, much higher than what is being handed over to the economically weaker section of 10%. So we request upon this government to look into that EWS section and to give in more quota for the OBCs and to conduct a caste census at the earliest for this thing. So thank you for giving me this opportunity. Thank you very much. Shri Kausalendra Kumar ji. सभापति महोदय, आपने मुझे जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह विधेयक मूल रूप से जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 में कुछ संशोधन के लिए लाया गया है। अब दुर्लभ और शोषित जो वर्ग हैं, सामाजिक जातियां के स्थान पर अन्य पिछड़े वर्ग करने की बात कहा जा रहा है। यह शब्दों के कारण जो भ्रम और परेशानियां थी वह अब दूर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा कदम है। यह धाराओं और उप धाराओं में भी संशोधन होने जा रहा है। यह सब उपयुक्त प्रक्रियाओं का पालन करने के साथ होने जा रहा है। अनुसूचित जातियां एवं जनजातियां की सूची में भी कई जातियों को शामिल किया जा रहा है जो राज्य की मांग के अनुरूप है। इसी प्रकार देश के अन्य राज्यों से भी काफी सुझाव आए हैं, उन्हें भी सरकार को ध्यान में रखने के लिए मैं अपनी मांग रखता हूं। जम्मू कश्मीर के करीब 16 जातियां और लद्दाख क्षेत्र से 12 जातियां अब अनुसूचित जाति में शामिल हो जाएगी। यह राज्य के लोगों के लिए काफी फायदेमंद है। लेकिन माननीय मंत्री जी से भी मेरा अनुरोध है कि जिस तरीके से जब तक जनगणना नहीं होता है तब तक दलित पिछड़ों को, अगड़े को, जो आर्थिक स्थिति उनका कमजोर है, वो आरक्षण का लाभ नहीं ले पाएंगे। मेरा यह भी सुझाव है कि देश भर में जातीय जनगणना होना चाहिए जिससे लोगों का इसका लाभ मिल सके। दूसरा संशोधन जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन जो 2019 में कुछ संशोधन का प्रस्ताव रखती है। सरकार 2019 में जम्मू कश्मीर को इस अधिनियम द्वारा 2 भागों में बांटकर केंद्र शासित राज्य बना दिया था। धारा 370 समाप्त करने के समय माननीय गृह मंत्री जी साफ साफ कहे थे कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में प्रजातांत्रिक तरीके से सरकार का गठन होगा और राज्य का दर्जा दिया जाएगा। परंतु 5 साल होने वाला है, वहां की स्थिति पहले की तरह ही है। परिसीमन कार्य हो चुका है। जम्मू कश्मीर में 107 विधानसभा सीटें से बढ़ाकर 114 हो गई और उनमें 9 सीट अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है। 3 नामित भी होंगे। अब कुल 117 सीट होने वाली है।
यह सब तो ठीक है, किंतु जम्मू कश्मीर की जनता अपने लोकतांत्रिक अधिकारों से अभी तक वंचित है। G20 में भी जम्मू कश्मीर का इस्तेमाल हुआ, किंतु सरकार की वहां राज्य का दर्जा देने की बात पर चुप्पी समझ में नहीं आ रही है। जम्मू कश्मीर में समस्याएं ज्यों क्या त्यों बनी है, आतंकी घटनाएं भी घट रही है। कश्मीरी पंडितों की हालत तो और दयनीय है। सरकार द्वारा कहा गया था कि वहां के विस्थापित कश्मीर पंडितों को जल्द से जल्द वापस लाया जाएगा। आप बताएं कितनी कश्मीरी पंडितों को वापस लाया है? अन्य राज्यों में श्रमिकों की हत्याएं वहां रहती है। पर्यटकों की संख्या दिनों दिन कम रही है। वहां के नागरिकों की आमदनी बंद हो रही है। वहां का किसान बेहाल है। देखा जाए तो जम्मू कश्मीर की स्थिति पहले से भी बदतर हो चुकी है। केंद्र सरकार वहां के नागरिकों और राजनीतिक पार्टियां के साथ सलाह मशवरा करके राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को बहाल करने की प्रक्रिया का प्रारंभ करे। जम्मू कश्मीर में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए और मेरा सुझाव होगा कि वहां चुनाव जल्द से जल्द कराया जाए, तभी लोकतंत्र बहाल हो सकता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री महेश साहू जी। अधिष्ठाता महोदय, आज रिजर्वेशन जम्मू काश्मीर रिजर्वेशन बिल उपरे आगत करने मो दल ए कार्यक्रम कहवाई सुजोग देछि। सेतिपाई दल को धन्यवाद देवा सहित आपण मते कहबार सुजोग देथिबारु मु आपण को बधाई जनाऊछि, धन्यवाद जनाऊछि। उक्त प्रसंग रे आलोचना रे भाग नै बिल टी डिलिमिटेशन कमिटी को सुपारिश करबा पई उद्य अटे। सम्माननीय सभापति महोदय, जम्मू काश्मीर 21 नवेम्बर 2018 रे भंग करा जायथिले मध्य अद्यावधि यार पुनर्बार निर्वाचन परिप्रेक्षी मुहाइबा पई सुजोग के सृष्टि करि नथिले, किंतु आज से दिन ठार आज पर्यंत कौन प्रयास बा उद्यम बोधहुए होई नहीं। साधारण जनता, नागरिक, बुद्धिजीवी, युवक युवती समस्ते उक्त भावनार आशा राज्यर मौलिक समस्या को राष्ट्रीय गणतांत्रिक व्यवस्था माध्यम केंद्र बा राज्य दृष्टि आकर्षण करने को आज समय आसी। प्रत्येक भारतीय परी जम्मू काश्मीर नागरिक एक सुजोग पाइबा उचित। एवं एथिरे जेतेबेले 370 धारा बाद कराइथिला, केंद्र सरकार एक साहसिक पदक्षेप नहीं से समय गोटे नजर दबा दरकार। 370 धारा लागू होता बेले को व्यवस्था प्रति समान नजर थिला। आज जेतेबेले एससी शेड्यूल कास्ट को देला बेले एसटी को मध्य सुजोग दिया जाए नहीं। अदर बैकवर्ड क्लासेस अदर राज्य अनेक राज्य कमिशनर विशेषकर राज्य ओडिशा प्रदेश रे माननीय मुख्यमंत्री श्रीजुक्त नवीन पट्टनायक ओबीसी कमिशनर गठन करी तार कमिशनर मेंबर भी मध्य प्रतिष्ठा करिसंती। एवं आगामी निर्वाचन रे जेतेबेले आमे विचार करूथलो एक देश में दो प्रधान नहीं चलेगा, ए प्रकार विचार कर 370 द्वारा बाद कला परे आज एससी ओबीसी एससी एसटी एमान को को सुजोग दिया जेतेबेले माननीय मंत्री ए बाबद रे प्रसंग रे उल्लेख करिवे ता स्पष्ट भाव रे जणेमे। कारण माननीय मुख्यमंत्री ओडिशा श्रीजुक्त नवीन पट्टनायक अदर बैकवर्ड क्लास और सोशियली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस पई स्पष्ट भाव रे निर्धारण करी कमिशनर नियुक्त करिसंती। रिटायर्ड जज जस्टिस रघुनाथ विश्वाल एवं तार मेंबर भी अच्छा नवनीत रथ एवं मिस मिताली चेनारा एवं प्रशांत कुमार पात्र यही करने सहित राज्य गणतंत्र सहित प्रदेश देशर माननीय मंत्री ए बाबद स्पष्ट भाव में उल्लेख कले जम्मू काश्मीर विश्वास सहित ग्रहण करेंगे। धन्यवाद। जय जगन्नाथ। धन्यवाद। श्री मलुक नागर जी। सब धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया। और ये देश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बिल है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड की नजरें जम्मू कश्मीर पे लगी हैं। और 370 के बाद खास करके तो जो पिछले 68-70 सालों से इन्हें कुछ दिया नहीं, जो वहां के जो एसटी में जो गुजर मुसलमान हैं या जो गुजर बकरवाल हैं, तो इनको पिछले दिनों इनकी वोट ले ली जाती थी, रिश्तेदारियां कर ली जाती थी और देने के नाम पे इनको कुछ होता नहीं था, जितनी भी पिछली सरकारें रही हैं। तो 370 हटने के बाद
इनको जो सुविधाएं दी, मुझे लगता है कि जो आज मौजूदा सरकार है उन्हें पूरा रिसर्च कराया, चाहे कारगिल के समय था, चाहे 1947 के समय था, चाहे 1952 के समय था, जितने भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाइयां हुई, जितने भी उग्रवादी हमारे देश में घुसते थे, उनको बगैर तनख्वाह लिए हुए सरकार से और सरकार के सिपाही की तरह वहां के जो गुजर मुसलमान है, जो गुजर बकरवान है, उन्होंने जो लड़ाइयां लड़ी, उसको ध्यान में रख करके सरकार ने इनको जो आरक्षण की सुविधा दी, दिल से मैं सरकार का इसके लिए धन्यवाद देता हूं, सराहना करता हूं और भर्त्सना करता हूं जो पिछले 68-70 सालों में इनको कुछ दिया नहीं गया था। तो मैं एक चीज आज कहना चाहता हूं, जो पीओके से लेके आ रहे हैं उनको कुछ भी सुविधा दो, बहुत ही अच्छी बात है, और जो गरीब लोग हैं, कश्मीरी पंडित हैं, उनको भी सुविधा दो, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो वहां के जो गुजर मुसलमान हैं, जिन्होंने हमेशा जाने दिए देश के लिए, लड़ाइयां लड़ी हैं देश के लिए, और 370 पे जिन्होंने मिठाइयां बांटी पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बाउंड्री पे, उनके लिए सरकार ने जो एक आरक्षण निश्चित किया, अगर किसी को कुछ दे देते हैं, किसी को दान दे देते हैं, किसी को कोई चीज दे देते हैं, उसमें से अगर वापस लेते हैं तो फिर बहुत जोर पड़ता है। तो अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूं कि आरक्षण किसी को भी देना है तो जो पहले उनको 10% दे दिया उससे अलग रखा जाए, उनका आरक्षण ना छेड़ा जाए, और जो अब देना चाहते हैं सरकार आरक्षण, उनको अलग से कितना ही दे दो। तो हम देश के लिए जो लोग जान दी, और देश हित में और जनहित में और जम्मू कश्मीर के गुजर बकरवाल के हित में सर आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि उनके आरक्षण को ना छेड़ा जाए। अगर सरकार को कोई आरक्षण देना भी है तो अलग से उनको कितना ही भी आरक्षण दे दो, पर उनका कम ना करा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। श्रीमती सुप्रिया सुले जी। Thank you very much, sir. I stand here on behalf of the Nationalist Congress Party to support the Jammu Kashmir Reservation and the Reorganization Amendment Bill, sir. Sir, I have very fond memories as a child about Kashmir. And fortunately, Dr. Saab is sitting right here. And this is actually an opportunity for me to show gratitude to him and his family, who has led this most beautiful part of India. And I would like to read a few lines about Kashmir, sir. From a Sufi poet called Amir Khusrau, he said, if there is paradise on earth, it is this, and it is this. This is how much we all think about Kashmir. Nestled in the foothills of Himalayas, the Kashmir region is a celebrated and esteemed for its ineffable and incomparable aesthetic wonder and charming beauty. Beautiful lakes, acres of Mughal gardens, mighty snow-capped mountains, rich saffron fields, vibrant meadows, crystalline glaciers are just some of Kashmir's natural features and landscape, which are in this poetry, which is the paradise of earth, sir. However, Kashmir's paradise in many ways brutally violated, and its peace has been plundered for various reasons, sir. But the flourishing meadows, stark mountains, and the vast fields, motives of freedom, but with hundreds and thousands of military forces scrutinizing Kashmir, freedom feel like a faraway and an elusive force. Nonetheless, beyond each blossoming tulip, flower fields and wild-eyed smile lies a story of Kashmir. Kashmir is essentially a region of stark contrast. It's actually a story of paradoxes. For beauty exists despite of its bloodiness, faith, tenacity, inner peace can be seen in its local residents amid all these activities which have happened in these decades. Fragments of paradise can be found despite the most hellish of horrors. Hope we reignited with all the hope seems to be forsaken. Kashmir is a place that beckons your soul, stirs your spirit, converses with your heart, and dwells in your mind long after your body has departed. So I think Kashmir has really been through a very difficult journey. And administration is something which is continuity. Yes, it has had its red spots, black spots, it has had its moments. And I think unanimously, everybody has contributed to the journey of Kashmir. So I think we can't just isolate one bad story to the glorious part and the contribution in India's development, tourism, growth, beauty story, cultural story of India will be always incomplete without Jammu, Kashmir and Ladakh. So I think now we really need to look at the larger picture. We have to stop being a prisoner of the past and history.
Because every time I see the Bharatiya Janata Paksha, I saw the leader speaking, the first person from the treasury bench. I thought he'll enlighten us with what is achieved in the last 4 years. But I couldn't hear much from him, unfortunately. And nor do I want to get into a swinging march, because I genuinely owe a lot to Jammu and Kashmir and Ladakh, because it has given me my finest happy family moments which I ever have to look back in my life of my 5 decades would be all connected to Jammu, Kashmir and Ladakh. Sir, I absolutely welcome the decision and the reservation decision taking. But I would like to suggest to the Honorable Home Minister, who's been so large-hearted about this reservation in Jammu and Kashmir, I would like to make a suggestion to him that instead of bringing piecemeal programs about reservation, why doesn't he bring a comprehensive bill pan-India about reservation? The state where I come from, sir, Maharashtra, today is having huge challenges with Maratha, Dhangar, Lingayat and Muslim reservation issues pan-Maharashtra. The same thing resonated in Maqbul's speech in Uttar Pradesh. In Rajasthan, the same. So why doesn't this entire house sit together, put their minds together and find an amicable solution in the larger interest of this nation on a discussion of reservation for all faiths? So when it comes to my state, it's about Maratha, Lingayat, Dhangar, और मुस्लिम समाज की आरक्षण की बहुत बात हो रही है. So I was just trying to connect the two dots and see if you can do it in Jammu Kashmir, why cannot be applicable to my state, which is actually burning right now. So this is something I would like to put forward in front of the Honorable Home Minister. I would like to ask the Honorable Home Minister, who I remember his speech. It was when he said it in the old Parliament building. He told us his dream and his plans for Jammu Kashmir, and we were also quite keen on it, because who doesn't want peace? So we all thought, and we had put our hopes in him, and hoping that there'll really be a huge change in Jammu Kashmir, the lifestyles of the people. And I would like to ask, and I remember him committing to good investments on the floor of the house in the old building and to elections. Unfortunately, that has not happened. And I would like to put the urban local bodies, which Saugata Babu said in his speech, I would like to take that point forward, that the urban local bodies elections, which were to be held in Srinagar, have been postponed, and the excuse given or the reason given would be delimitation. Now, had they not thought about this before? And 4 साल हो गए sir, delimitation का तो homework पहले भी कर सकते थे. So what is the reason that you want to give them freedom, you want a democratic country? The first message you have to give to the people of Jammu, Kashmir and Ladakh is to have a fair election in that country. So हमारी मांग रहेगी कि पहले आप वहाँ एक election ले लीजिए. This is, I think, really going to be the honest commitment that the Honorable Home Minister made to this nation, and we trusted it. I'm not saying we mistrust him now, but I want to put it on record that we are really hopeful that they walk the talk. The other thing, sir, I would like to highlight is the tourism. I have myself been to Kashmir in the last 3 years once, and clearly the tourism has improved. But let's have some data. Tourism is 7% of Jammu, Kashmir and Ladakh's development story. So if you look at the economy, only 7% is of the entire bowl of Kashmir, if you say. So if only tourism is 7% of the economy, then what about the horticulture? What about the agriculture? What about the changes in climate that are having? हमारे भी किसान दिक्कत में महाराष्ट्र में because of climate change. The same issue continues to happen in Jammu, Kashmir and Ladakh. So what is there a plan this government has vis-a-vis climate change with agriculture and horticulture, and what are their plans for Jammu Kashmir, considering they don't have a government in place? अगर किसी आम आदमी को कुछ मदद लगे तो किसके भाई, वो तो एलजी को नहीं मिल सकता. So what is the plan they have for all these, like kisan ho, yuva ho, mahila ho, like they say that is the new dharma of the BJP. So we really want to see them walk the talk for all these 4 verticals that they are. Unemployment, like Saugata Babu said, unemployment is at its peak in India, and so is it in Jammu Kashmir. So what specific intervention are they doing for unemployment? And one point which is alarming in Kashmir today is electricity. आज धरने हो रहे हर जगह जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, श्रीनगर में 10-10 घंटे का पावर कट होता है सर. So what has really happened in the last 4 years? What magic has happened? If there is no electricity, how are all the other things going to work? So these are some things which I'm sure the Honorable Home Minister would throw some light and enlighten us on how these things are going to be taken forward. And if there is a gap of electricity, एक बार India में कहते हैं there's a surplus of electricity. So national grid से क्यों जम्मू कश्मीर लद्दाख में नहीं जा रहा है बिजली? Why do people, our brothers and sisters and our children in Jammu Kashmir have to suffer
with no electricity for 12 hours in a place like Srinagar. अगर श्रीनगर में 12 घंटे बिजली नहीं है तो बाकी के जो छोटे-छोटे गांव है वहां क्या होता होगा सर? So this is something we need to really discuss. The other big point which I was coming which is my last point, sir, that yes, things are better, but that doesn't mean they are okay. In September 2023 and in November 2023, there have been two major attacks and we have lost very, very brave sons of India. They are our sons, sir. ये शहीद हुआ है देश के बच्चे और उसमें कौन है? कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धोनचक, DYSP in JNK Police, Humayun Bhatt. This is in September 2023. In November 2023, the martyrs are Captain MV Pranjal, Captain Shubham Gupta, Haribau Abdul Majid, Lance Naik Sanjay Bisht, and paratrooper Sachin Laur. These are people in Rajouri and Punj where there is a problem. So we can't say everything is wonderful. पहले से बेहतर है, जरूर है, और अच्छे को अच्छा बोलना चाहिए. तो जो अच्छा हुआ है उसके लिए I do compliment the government, but a lot needs to be done. Everything is not okay because we've lost our sons. So tourism has gone up? Yes, it has. But when we lose our sons of soil, then really can we say the wonderful stories about Kashmir and say, oh, we are so happy tourism has gone up. But when our so many sons have gone, बच्चे शहीद हुए इस देश के लड़के नौजवान हैं. So we really need to introspect. It's not just about thumb chesting and oh my God, we've done something wonder, sir. We really need to walk the talk. वो माँ जानती है जिसका बेटा वहाँ शहीद हुआ है. वो बीवी जानती है उसका दुख, उसके बच्चे जानते हैं उसका दुख. For us, these are names. We will pay श्रद्धांजलि, आदरांजलि to them because जिंदा उनको रहना है. उनकी फैमिली का दुख रोज हमको नहीं पता. वो उनके बीवी, माँ और बच्चों को ही वो दुख पता है. So I think this house needs to be far more synthetic. We need to be more empathetic, more compassion towards Jammu Kashmir, and it's not about them versus us. I think we all love Kashmir equally. So it's not that they have done something wonderful and we did something disastrous, not at all. And let's put some data. Kashmir was always very tourist friendly. People hosted us, they opened their homes to us. So they have been wonderful, proud Indians. And I would like to talk about Farooq Abdullaji's family's contribution in making sure that Kashmir remained an integral part of India. If it happened, I will put it on record. It's only because of his family and the commitment at that time that Pandit Jawaharlal Nehru did in the United Nations and Lord Mountbatten's contribution at that time, the way they negotiated it, that they stayed with us, they loved, and all the reason for many, many decades that there was no violence there is the contribution of Dr. Farooq Abdullah and his entire family. So I would like to so it's a combination. And it's not only that, even the Mufti family. आज ये इनके खिलाफ बोलते हैं, but कभी तो एक थाली में खाना खाया ना. Abdullah family also was their partners and so were the Muftis. So today it's not fair that just because they're on this side, they've done a bad job, and if they're on that side, they have a good job. I think अच्छे को हम भी कह सकते हैं, तो आप भी थोड़ा बड़ा दिल दिखाइए. And I think we are committed to contributing and supporting this government in whatever way we can, in a small way that we can, to make sure that the peace, happiness of Kashmir comes back, and every Indian who's so proud of this jewel in our crown, to make sure it's a safe place and it's a secure place, and every child gets a good quality education, every senior citizen has good freedom, he has to have good quality hospitals there without power cuts. So I think it's a large picture. Many things have been discussed. These are two small steps in the larger good of Kashmir, but still lot more needs to be done. So it's not, and we would prefer that these decisions get taken in their own assembly. Why should we do decisions for somebody else's assemblies? We are only looking at India as a piece. We don't want to take state decisions. Unfortunately, sir, today even during question hour, assembly ke sawal hum parliament mein chinta kare. I think I remember, and I'd like to quote Arun Jaitley ji, who used to always support cooperative federalism. I think I miss Arun ji so much in the House and Sushma ji both, because if there were two leaders in the BJP who believed in cooperative federalism, were Sushma ji and Arun ji. And I think we would like to remember them. And I hope from what I've said, the BJP remembers their senior leaders who really fought for cooperative federalism and gives the fair rights to the people of Jammu, Kashmir and Ladakh, which were an entire state by itself, which is broken into three.
But abhi jo ho gaya, no point disagreeing or agreeing with what has happened. But I hope the BJP and the central government is committed to bringing up all the glory of Jammu, Kashmir and all the people, giving them a fair and a happy life in the future. Thank you, sir. Thank you very much. Shri Hasnan Masoodi ji. बहुत शुक्रिया जनाब। जनाब आज बाबा कौम शहरी कश्मीर शेख महमूद अब्दुल्ला का जो मेरी पैदाइश है, पहले मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं उनको खराज इज़्ज़त पेश करूं। जनाब सरदारी आवाम का हक है, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद और लैंड टू टिलर जैसे स्लोगन उनके हैं, क्योंकि जो आज हम बहस कर रहे हैं ये जो हमारे अभी बेख्तियार तबके से हैं उनको बाख्तियार बनाने की जो बात हम करते हैं तो उनको ज़रूर हम याद करेंगे, क्योंकि जो भी जम्मू कश्मीर के लिए सोशल जस्टिस प्रोग्राम को चलाने के लिए जो काम किया वो तो सारे बरसगीर में उसकी कोई मिसाल नहीं। जनाब जब पहले मैं आऊँगा जनाब जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट, जनाब ये एक्ट में सीधे सीधे 5 अगस्त 2019 के फैसलों पर लेता है। क्यों? क्योंकि 5 अगस्त 2019 के फैसलों को मार्केट किया गया, एक के बाद एक मंत्री ने कहा, एक के बाद एक लीडर ने कहा कि वहां कुछ नहीं था, स्टोन एज है, कोई रिजर्वेशन नहीं, कुछ नहीं, वहां पर सब पिछड़े थे, कोई एससी की कोई बात नहीं। ये जो एक्ट है 2003 का है, जिस एक्ट में आज आप तरमीम कर रहे हैं ये 2003 का है। 2003 में ये सारा रिजर्वेशन दिया गया था, तो आज आप उसका सिर्फ तरमीम कर रहे हैं, तो ये पहले जानने की जरूरत है जो मिस पर जो मार्केट किया गया 2019 के फैसले वो सारा गलत था। और जो ये एक के बाद एक वजीर ने जो यहाँ कहा कि वहां कुछ नहीं था, कोई तरक्की नहीं थी, वो सारा बिल्कुल एक फेब था, एक झूठ था, मिसलीड किया गया कंट्री को, इससे आज उसकी तायीद होती है। तो जनाब दूसरी बात यह है कि आज हम स्टेट जो लेजिस्लेचर है, जम्मू कश्मीर का लेजिस्लेचर है, उसके इख्तियारात का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? यह कानून तो जम्मू कश्मीर के लेजिस्लेचर का बनाया हुआ ना, इसका संशोधन, इसकी तरमीम तो वही करेगा ना। ये क्यों हम कर रहे हैं, कैसे करें, किस इख्तियार के तहत कर रहे हैं? जनाब ये हम कर रहे हैं ये ऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत, उसका उपयोग करके, उसका इस्तेमाल करके हम कहते हैं कि हम ये यहाँ ये तरमीम करेंगे। जनाब मुझे कहिएगा, एक फंडामेंटल क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है उसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट के सामने, हमने अपनी बहस तमाम की, आपने भी अपनी बहस तमाम की, वहाँ आपके जो अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने बहस की, सॉलिसिटर जनरल थे उन्होंने बहस की, हमने पूरा अपना ये पक्ष रखा कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है वो आइन के मुनाफी है, आइन के विरोध में बनाया गया है, कैसे उस आइन को रोनते हुए बनाया गया। जब अगर वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला महफूज रखा है तो क्या ये आपको शोभा देता है कि आप उसी कानून का प्रयोग करें, उसी कानून का इस्तेमाल करें जो जुडिशल सिक्योरिटी में है, जो सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व किया फैसला, सारे दलाइल सुन के हमारी हमारा ये कहना है कि आपके पास कोई इख्तियार ही नहीं है, आपको आर्टिकल 3 के तहत, आर्टिकल 1 के तहत आपको स्टेट के 2 हिस्से करने का, फ्रैगमेंट करने का, यूटीज में डिवाइड करने का कोई इख्तियार है ही नहीं, और ये आपने आईन को रोक कर किया। तो अगर जनाब टॉप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास मामला है, होना यह चाहिए था कि हम सब इसका इंतजार, मैं कंटेंट पर नहीं हूं, मैं तरीकेकार पर हूं। ये नहीं कि जो जिस जाति को या जो हमारा जो हिस्सा है, सेगमेंट है, उसको बाइख्तियार नहीं बनाना चाहिए। मैंने पहले हवाला दिया बाबाई कौम का कि उन्होंने कैसे सोशल जस्टिस प्रोग्राम तक 34 लाख कनाल जमीन ट्रांसफर किए और उसमें 70% डॉक्टर जितेंद्र जी मेरे बिल्कुल तायद करेंगे, जम्मू में एससी को गया। लेकिन बात यह है, एक मूल मंत्र है हमारा विश्वास है आइन पर, तो आइन को रोका जा रहा है। कैसे आप कर रहे हैं? इंतजार कीजिए, सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा, कुछ दिनों का इंतजार होगा, वहां से फैसला आएगा, उसके बाद करना चाहिए था। ये एक पहली बात है। दूसरी बात है कि आप स्टेट के ये छोड़ना चाहिए था, स्टेट असेंबली है ही नहीं। यहां पर वादा किया गया स्टेट को रेस्टोर किया जाएगा, 6 साल से इंतजार कर रहे हैं, 10 साल से कोई इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। आप खुद से जवाब पूछिए ना, आपकी एक जिम्मेदारी है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन, जो पॉस्टरिटी के लिए आपकी जिम्मेदारी है। देखिए आप जो आपने यहाँ पर वादे किए उनकी तकजीब कर रहे हैं, तो जनाब हर एक को उसका हक मिलना चाहिए, उसके खिलाफ हम नहीं है। लेकिन आप कहिएगा कि आप किस इख्तियार का इस्तेमाल करें। दूसरी बात है, नहीं जी 5 अगस्त के बाद सब ठीक हो गया,
अगर सब ठीक हो गया, ये क्या बात है? आप खुद से सवाल पूछे, 10 साल के बाद भी वहां कोई इलेक्शन में होने की हिम्मत नहीं हो रही है आपको। आपने यूएलबीज की इलेक्शन भी नहीं की, पंचायत भी खत्म कर दी। क्या जब हमारे प्रधानमंत्री पेरिस में कहते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल का क्या महत्व है, जब उसकी सबसे बड़ी जमहूरियत उसका हिस्सा नहीं है, उसका मतलब है हमारे देश के साथ, हम उसकी तारीफ करते हैं। लेकिन वो कैसे कहते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी इंडिया, जब 1.5 करोड़ लोगों को 10 साल से कोई हक ही नहीं है। तो दूसरी बात यह है जनाब, दूसरी बात आप कहते हैं कि सब ठीक हो गया। अगर 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 तो आप बात कर दीजिए जम्मू कश्मीर का मामला। अगर सब ठीक है, अगर सब ठीक है, तो जनाब आप G20 में वहां के जो आए थे उनको दाशिगाम क्यों नहीं ले सके, गुलमर्ग क्यों नहीं ले सके? आप कहिए आप एम्बेसडर्स को लाए, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं हुई गुलमर्ग लेने की, दाशिगाम। दूसरी बात यह है, जब आप कह रहे हैं कि पथराव बंद हो गया, अरे पथराव बंद हो गया चलिए ठीक है, लेकिन ये हाइब्रिड मिलिट्री की नई चीज किसने बनाई? ये आपके सिक्योरिटी फोर्स है कि अब हमारे दरमियान बैठे हैं, सारा सदन सुन ले, आप कह रहे हैं हमारे दरमियान बैठे हैं हाइब्रिड मिलिट्री। वो क्या है? हाइब्रिड मिलिट्री है जो अपना काम काज करता है, अपना स्टॉल है, अपनी दुकान पर बैठा है, अपनी नौकरी पर बैठा है, लेकिन हाइब्रिड मिलिट्री है, उसके जेब में या कहीं पर कोई हथियार है। जब इसको संदेशा मिलेगा, उसको हिदायत होगी, वो करेगा, वो अपना काम करेगा। यही ईदगाह में हुआ, हमारे पुलिस ऑफिसर पर गोली चलाई गई। यही अभी टंगमर्ग में हुआ, एक पुलिस ऑफिसर को शहीद किया गया। और अभी जैसे कि सुप्रिया जी ने जिक्र किया, कोकरनाग में, वो तो अंदाज के साथ वाला इलाका है, कोकरनाग में हमारे कमांडिंग ऑफिसर चले गए, और आपका अपना एतराफ है कि ये वहां का जो कश्मीर का है वहां से ही कोई नौजवान था। तो जनाब जो आप बेच रहे हैं देश को, सब नॉर्मल है, नॉर्मल सी नैरेटिव बना रहे हैं, कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स के बुनियाद पर, कुछ इवेंट्स की बुनियाद, ये कैसे आप गुमराह करें देश को? आपकी जिम्मेदारी है देश को वो कहें जो सच है। तो जनाब ये रही ये बात, अगर आपने कहा था कि वहां जहां भारी मैंने सुना, यहाँ पर मंत्री जी कह रहे थे न कोई जूनियर जस्टिस एक्ट है, न कोई रिजर्वेशन है, न कोई एससीज के लिए है। उन्हें मालूम नहीं था कि 70% ऑफ जो लोग थे एससीज थे, उनको लैंड टू टिलर प्रोग्राम के तहत शेर कश्मीर के जमीन फराहम की। तो ये एक बात। दूसरी बात है, ये रही बात जनाब आपकी जो रिजर्वेशन एक्ट की। आप ले रहे हैं सरकार जो जम्मू कश्मीर के लेजिस्लेचर का इख्तियार है वो इस्तेमाल करें, एक ऐसे कानून के तहत इस्तेमाल करें जो इस वक्त जिसके चैलेंज किया गया है। और कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी है, वो आप पर लाजिम करती है आप सुप्रीम कोर्ट लिहाज करें, सुप्रीम कोर्ट का एहतराम करें। सुप्रीम कोर्ट जब तक कोई फैसला नहीं देता तब तक कोई काम न करे, उस कानून को अमलाने का। ये हो गई जनाब जहां तक रिजर्वेशन की बात। अब ये कहिए असेंबली का ही नहीं, आप कह रहे हैं मैं करूंगा, हम करेंगे रिजर्वेशन। अरे जनाब रिजर्वेशन के जो कंटेंट है बिल का वो तो अलग बात है, लेकिन आप किस चीज का इस्तेमाल करके ये रिजर्वेशन कर रहे हैं? जनाब कहीं पर असेंबली है नहीं, आप कहते 2 सीटें रखेंगे जो हमारे कश्मीर माइग्रेंट्स है और एक रखेंगे पीओके जो हमारे मार्क्स माइग्रेंट्स है। जब असेंबली ही नहीं है तो क्या जल्दी है, क्या इजलत है? एंड मोर सो when we have the Parent Act and that is kind of being implemented now is under judicial scrutiny before the top constitutional court of the country. आप अमानता कैसी करते सुप्रीम कोर्ट की, कैसे उसको खातिर में नहीं लाते सुप्रीम कोर्ट को? ये होना नहीं चाहिए था और ये होना नहीं चाहिए। तो दूसरी बात है, अब किसको ये इख्तियार दिया जा रहा है? आप खुद देखिए किसको इख्तियार दिया जा रहा है। इख्तियार दिया जा रहा है एलजी को। वो नॉमिनेट क्यों? आप एलजी को जो एक नॉमिनी है, जो एक अपॉइंटी है प्रेसिडेंट के, आप उसको कैसे इख्तियार दे रहे हैं? अरे अगर आपने पहले तो मैं फंडामेंटल इसका जो है फंडामेंटल जो है जो बुनियादी है वो बुनियादी में इसको चैलेंज करता हूं। बुनियादी तौर इनके कंटेंट पर नहीं बल्कि इसके तरीकेकार पर जो आप अपनाने जा रहे हैं या अपना रहे, तो उस पर मेरा एतराज है, उस पर मेरा विरोध है। लेकिन आप वो अब मतन पर भी चाहिए। क्यों देंगे एलजी को? एलजी नॉमिनेट करेगा, किसके कहने पर करेगा? खुद अपनी मर्जी है। देखिए हमारा जो है वो इशारे दिखा रहे हैं मुझे, क्या नाम है, ठाकुर साहब कह रहे हैं कि नहीं यहाँ से आ जाएगा संदेश।
यहाँ से संदेश की बात है, ये तो वहां को जब आप नॉमिनेट करेंगे तो नॉमिनेशन में उनका जो रोल होगा, जो वहां के जो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर होंगे, जब भी स्टेट आप जैसे कि आपने वादा किया है, जब लेजिस्लेचर बनेगा तो वहां का उसके जो वहां पर जो गवर्नमेंट है उसकी रिकमेंडेशन होगा, जैसे हर जगह होता है। आप ये नहीं, आप इस बात का भी एहतराम कीजिए, हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का बनाया हुआ आईन अभी नाफिजुल अमल है, जिसके साथ गिरधारी लाल डोगरा मरहूम थे, कृष्णदेव सेठी थे, तो सरदार बुद्ध सिंह थे, पोषक बकवाला थे, क्या वो किसी ने भी मनसूख किया वो आईन? खुद से सवाल पूछे, क्या आईन पार्लियामेंट को आईन मनसूख करने का हक है, इख्तियार है? नहीं है। जब बात उठेगी तो उस आईन के तहत भी एक तरीके का अर्थ था कि अगर अनरिप्रेजेंटेड एक सेगमेंट हो तो उसकी कैसे हम उसकी भरपाई करें, और उस आईन को नहीं हुकूमत का नहीं हमारे जो सदर जमहूरिया उनका इख्तियार है, वो क्यों, वो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है, एक कॉन्स्टिट्यूएंट पावर के एक्सरसाइज में बनाया गया है आईन, और उस आईन में ही लिखा है ये इंटीग्रल पार्ट होगा जम्मू कश्मीर मुल्क का। तो वो आईन किसी ने डिसेबल तो नहीं किया, वो तो वहीं पर मौजूद है, किसी ने एब्रोगेट तो नहीं किया, आपका इख्तियार नहीं था, कैसे एब्रोगेट करते? तो जनाब, जिन वादों पर हमने रिश्ता जोड़ा था मुल्क के साथ, जिन यकीन दहानियों पर हमने जोड़ा था, वो ये था कि आपका एहतराम किया जाएगा, आपकी शिनाख्त का, आपकी कवानीन का, आपका जो इंटरनल जो सिस्टम है उसका एहतराम किया जाएगा। उन्हीं हमने एक महात्मा गांधी के हिंदुस्तान के साथ एक रिश्ता जोड़ा था, यहाँ पर एक सेकुलरिज्म होगा, सोशलिज्म होगा, और ये मूल मंत्र होगा हमारे समाज का। और जब आप उसी की जब आप कहते कि नहीं, आपने जिसको अपनी उपलब्धि कहा, अपना जो कामयाबी कहा, वही तो हार है। अब मुझे कहिए एक सवाल, हमारी 7 स्टेट से 7 हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट की, वहां पर आपकी पॉलिसी है, वहां पर जो अनसर्टिनिटी है, वो विरोध है, उस विरोध का आप वहां की ऑटोनॉमी स्ट्रेंथन करके आप उसका जवाब दीजिए। होम मिनिस्टर साहब खुद गए वहां और कहा कि मैं उपहार लाया हूं वजीर आजम की तरफ से आपके लिए, मणिपुर को कहा मैं आपके लिए ILP लाया हूं, इनर लाइन परमिट। तो जनाब, ये क्या वजह है कि नॉर्थ ईस्ट को वहां का जो तशद्दुद है, वहां की जो अनसर्टेनिटी है, वहां की जो इंसर्जेंसी है, उसको एड्रेस करने के लिए वहां का जो इंटरनल जो उनकी ऑटोनॉमी है वो मुस्तकम कर रहे हैं आप। मैं नहीं जा सकता हूँ नॉर्थ ईस्ट जब तक मुझे परमिट नहीं होगा। अनुराग ठाकुर जी जमीन नहीं खरीद सकते बोडोलैंड में या मणिपुर में, ना मैं खरीद सकता हूँ जब तक वहां की इजाजत न हो, नहीं हम नौकरी के लिए वहां दरखास्त दे सकते। वहां अगर आप स्ट्रेंथन कर रहे हैं तो क्या वजह जम्मू कश्मीर में आप बिल्कुल जम्मू कश्मीर में आप वो तो उसको महरूम ही कर रहे हैं? ये कैसा अप्रोच है? ये कैसा अप्रोच है कि जम्मू कश्मीर में आपकी क्या इसकी क्या वजह, क्या तनासुब की वजह से, क्या ऐसी और वजह से? अगर आप इस पर आमादा है कि हम बोडोलैंड 10,000 स्क्वायर किलोमीटर देंगे, जहां पर आसाम के चीफ मिनिस्टर को जमीन खरीदने का हक नहीं, हम जमीन खरीदने का हक क्यों छीन रहे जम्मू के निवासी से, जम्मू निवासी से, कठवा से, उधमपुर वाले से, रियासी वाले से क्यों छीन रहे? अगर वहां का आप कह रहे हैं मणिपुर वाले में कोई नहीं आएगा जमीन खरीदने के लिए, यहाँ का हम डिसम्पावर कर रहे हैं जम्मू वाले को, जम्मू निवासी को, पुंछ वाले को, राजौरी वाले को, जम्मू वाले को, क्यों उसकी रोजी रोटी छीन रहे? तो जनाब, ये सारे मामले जो हैं इनकी तरफ आपको तवज्जो देनी हो चाहिए। सबसे पहले आप देखिए, ये नहीं अफसरशाही नहीं चलेगी। अगर अफसरशाही कामयाब होती तो फिर अफसरशाही मुल्क में चलाइए। आप क्यों जश्न मना रहे हैं 5 रियासतों में अपनी कामयाबी की? वो तो बड़ा अच्छा है, जश्न मनाना आपका सही है, लोगों ने अपना एक वर्डिक्ट दिया, उसको क्यों सेलिब्रेट आप कर रहे हैं? लेकिन जब जम्मू कश्मीर का लोगों की बात आती है, प्लीज कंक्लूड, हमारा ही मामला है ना, तो आप कहते हैं देश का क्राउन है कश्मीर, बात सुनने का सच। तो जब जम्मू कश्मीर में कोई भी इख्तियार क्यों किया जा रहा है, नौकरियां क्यों दी जा रही है जम्मू कश्मीर? हम तो कुछ नहीं मांग रहे, हम जो देश का हिस्सा है, हम देश के साथ है, देश के साथ रहे हैं, देश का दिफा किया है, लेकिन जनाब हमारे भी कुछ हुकूक हैं, हमारे जम्मू के नौजवान के कुछ हुकूक है, कश्मीर के नौजवान के कुछ हुकूक है। तो क्यों आप इस पर बिल्कुल आप इंसिस्ट कर रहे हैं, यू आर काइंड ऑफ कीन दैट दे शुड बी डिप्राइव्ड। आप जम्मू कश्मीर को एक लेबॉर्ट्री बनाना चाहते हैं, क्यों बनाना चाहते हैं? अब देखिए, अब
तब देखिए ये सारे 5 साल के पोस्ट 5 अगस्त 2019 का देखिए वातावरण क्या है। ये खुद है, ये सदन के लिए जो यहाँ के ऑनरेबल मेंबर्स है, वो इनके लिए एक पैगाम है, आप में हिम्मत नहीं हो रही है इलेक्शन करने, इलेक्शन कराइए। वहां की वो जो भी आएगा वो शपथ लेगा आइन का, लेकिन वो नहीं कर रहे। दूसरी बात ये है कि जो आप नॉर्मल सी नैरेटिव बिल्डअप कर रहे हैं, वो नॉर्मल सी नैरेटिव की बुनियाद कहाँ पर है? तो जनाब जो बार बार आप कहते हैं एक बड़े लीडर का आप नाम दे रहे हैं, सबका उनके लिए एहतराम है, लेकिन मुझे कहिएगा जिस बड़े लीडर का नाम मैंने पहले भी 5 अगस्त को भी उसका नाम लिया था, जिस पर सारा आप खड़े हुए थे, राजनाथ सिंह जी भी और अमित शाह जी भी और मुझे लगता है और जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर भी। बात यह है कि देखिए क्या वो नाम, क्या वो हस्ती शामिल नहीं थी 1947 के फैसलों के साथ? एक बात है, क्या वो 19 अप्रैल 1952 तक नेहरू काबीना का हिस्सा नहीं थे? क्या थे या नहीं थे? क्या कोई क्या 1947 का जो नवंबर 1947 का फैसला था 1970 के बारे में, क्या वो सब सर्वसम्मति से नहीं हुआ था? इत्तेफाक राय से नहीं हुआ था? कंसेंसस से नहीं हुआ था? तो जनाब जिस दिशा में आप जा रहे हैं, ये हमें पिछले 5 सालों में, इसी साल में, अब देखिए 7 नंबर से जी ने अभी यहाँ पर जिक्र किया, छोटी बात नहीं होती है कमांडिंग ऑफिसर कमांडिंग का। मुझे लगता है कि रेगुलर जो वार हुए उसमें भी ऑफिसर कमांडिंग कभी नहीं हुआ। रेगुलर वार में भी ऑफिसर कमांडिंग, एक मेजर, 3 कैप्टन, अभी ये तो पिछले हफ्तों की बात है, एक डीएसपी, एक पुलिस ऑफिसर। तो जनाब बात ये कि जो रास्ता जो आप इख्तियार करें, आप फौरन ही इलेक्शन का ऐलान कीजिए, इलेक्शन कराइए, सुप्रीम कोर्ट का एहतराम कीजिए। जब तक सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट नहीं आता है, मुझे लगता है ये बॉर्डर्स ऑन कंटेम्प्ट जो आप अभी ये जो आप यूज कर रहे हैं, जब आप यूज कर रहे हैं उस कानून का जो अंडर जुडिशियल सिक्योरिटी है, जो एक अंडर क्लाउड है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आना बाकी है, जब आप उस कानून को इस्तेमाल करते हैं, ये सारे जो इंट्रोड्यूस करें, मुझे लगता है कि तब तक उस अपमानता है सुप्रीम कोर्ट की। ये टॉप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है हमारा, हमें फख्र है सुप्रीम कोर्ट पर। हमारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले रेफर किए जाते हैं बाकी दुनिया में, लेकिन आप ही उसका अपमान कर रहे हैं। एंड इट बॉर्डर्स ऑन दैट। एक ऐसा कानून जो एडमिट किया फॉर्मल हियरिंग के लिए, जिस पर हियरिंग कंप्लीट की गई, और जो अभी रिजर्व किया, आपके अटॉर्नी जनरल ने अपने मारूजात पेश किए, सॉलिसिटर जनरल ने अपने मारूजात पेश किए, उन्होंने दिफा किया, उन्हें डिफेंड किया, नहीं जी होना चाहिए। हमने कहा नहीं, बिल्कुल करते। मैंने जब बात यह है कि आप देखिए, आप प्रेम्प्ट कर रहे हैं ना जजमेंट, आप डिसीजन प्रेम्प्ट कर रहे हैं। कैसे? जब कोई फैसला होगा जो आएगा, अब देखिए, लेट अस अज्यूम फॉर अ व्हाइल, कल जो है, लेट अस अज्यूम फॉर अ व्हाइल, कल फैसला आ जाएगा रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट गलत था, ये रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट नहीं होना चाहिए था, आर्टिकल 3 के विरुद्ध में था, जिसमें कहीं जिक्र नहीं है कि आप स्टेट को फ्रेगमेंट कर सकते हैं। ये विरुद्ध था आर्टिकल 1 के, जो कहता है इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। आपने इंडिया ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट्स, एक स्टेट की शनाख्त ही खत्म की। ये देखा, जैसे एक मोहल्ले में 10 घर हैं, हर एक घर एक मोहल्ला बनाता है, एक हैबिटेशन बनाता है, इस तरह ये फेडरल सिस्टम है, हर एक ने इकट्ठे करके इसको फेडरल सिस्टम को एक नेशन बनाया। जब हमें जम्मू कश्मीर को आपने फ्रेगमेंट किया, डिवाइड किया, तो क्या उसका मतलब ये नहीं कि हमारी शिनाख्त जो एज मेंबर ऑफ दैट इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल 1, आप तो खुद आईएएस ऑफिसर रहे फॉर, तो लॉ मिनिस्टर है, तो आप कहिए क्या ये उस जब एक व्यक्ति की, एक कुंबे की, एक फर्द की आप शिनाख्त खत्म करते हैं, क्या वो उल्लंघन नहीं है? क्या वायलेशन नहीं है? क्या ये विरुद्ध नहीं है आर्टिकल 1 के? और जबकि आर्टिकल 3 आपको इख्तियार, यही हमने बहस की सुप्रीम कोर्ट के सामने और बहस सुनी गई। तो जनाब ये जो आप जो रास्ता आप अपना रहे हैं, ताकि साहब आप थोड़ा सा सब्र कीजिए। तो जनाब ये सारा जो आप कर रहे हैं, ये सारा जनाब, इससे कोई मामले सुलझेंगे नहीं। हम देश के साथ हैं, हमें देश के साथ रहने दीजिए। आप हमें देखिए, अभी जिक्र हुआ यहाँ पर पावर क्राइसिस का, हमारे एनएचपीसी के साथ हमारे इतने पावर प्रोजेक्ट्स थे जिसमें यह फैसला किया गया था, बूट था, उस एग्रीमेंट का नाम ही था BOOT, बूट। उसका ये मतलब था आप यू बिल्ड एंड यू ऑपरेट फॉर सम टाइम, 25 years, you collect the money, collect the revenue, and then गिव बैक टू द स्टेट।
आप उसको भी नहीं मारे हैं। आप लोग दूसरों पर अहंकार की बात आ रही है, वो यहाँ अहंकार कम रहा, कहीं और ज्यादा रहा। लेकिन बात यह है कि मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, ये कैसा हुआ, ये कैसा अप्रोच, कैसा एटीट्यूड है। तो जनाब मेरी यही है, मैं बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, मुझे कंक्लूड कीजिए बड़े अच्छे तरीके से। तो जनाब आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे पूरा मौका दिया ये कहने का। ये जनाब पड़ी गई 3 महीने से। तो अब देखिए, यही जब हम जिक्र कर रहे हैं, तो जब हम जिक्र करते हैं नॉर्मल सी का, अभी 7 जुम्मा से श्रीनगर की जामा मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी, तो जनाब आप कह रहे हैं नहीं छोड़ दिया है। देखिए ये हम इट इज सेल्फ डिसेप्शन, आप अपने आप को ही गुमराह कर रहे हैं और देश को गुमराह कर रहे हैं। ये नहीं कि हो नहीं सकता है, ठीक हो सकता है। देखिए हम देश के साथ हैं, लेकिन ठीक ये हो सकता है कि कैसे आप एक आइलैंड प्लीज कंक्लूड। डेमोक्रेसी, हाउ कैन यू मसूदी जी कंक्लूड कीजिए। तो जनाब क्योंकि ये हमसे ताल्लुक रखता है, मुझे ये गुजारिश है कि चेयरपर्सन साहब थोड़ा सा इसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी का, क्योंकि हमें ही कहना कहूँगा और कहाँ कहेंगे, इस हाउस में नहीं कहूँगा अपनी पीड़ा, तो और कहाँ कहूँ। तो यू विल जस्ट थैंक यू। अभी इलेक्ट्रिसिटी की बात कीजिए, अभी हेल्थ केयर की बात कीजिए, सारा जो मैन पावर क्राइसिस सिस्टम में देखिए, चंद एक कल्चरल प्रोग्राम से, स्पोर्ट्स इवेंट से नॉर्मल सी नहीं, यू कैन नॉट बिल्ड अ नॉर्मल सी नैरेटिव जस्ट डिपेंडिंग ऑन अ फ्यू कल्चरल इवेंट्स। ये देश, ये मेरा देश, ये हो गया मेरा गांव, ये हो गया मेरा टाउन, ये बनाइए, रोज रखिए। तो यहाँ वो कैसे हो जाएगा। तो मेरी यही आपसे इल्तिजा है कि आप इन पर तब तक आप नहीं इंसिस्ट कीजिए, तब तक जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी ना आ जाएगा। जो भी होगा वो भी होगा, उसके बाद हमारी दूसरा पड़ाव होगा और क्या तरीका होगा। तो तब तक मैं कंटेंट पर नहीं, जो ये है, जो प्रयास है, हम कहते हैं हर एक को इख्तियार मिले, हर एक को बाइख्तियार बनाया जाए, जो अभी तक अंडर प्रिविलेज्ड है, जो एट द एंड ऑफ द क्यू है, उसको भी दिया जाए रिजर्वेशन। लेकिन ये तरीकेकार बिल्कुल असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और कॉन्स्टिट्यूशनल रोल किया जाए। थैंक यू वेरी मच। अनुराग जी। माननीय सभापति, मैं बीच में रोकना नहीं चाहता था, लेकिन एक बात कही गई कि चुनाव, और ये कहा क्या हुआ धारा 370-35 के हटाने के बाद। मैं कह सकता हूं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि जो 70 साल तक ये लोग नहीं कर पाए, एक तो पहली बात अनुच्छेद 370-35 को हटाया भी, और जब कोविड का समय था उस समय भी डीडीसी के चुनाव किसी ने जम्मू कश्मीर में करवाए, तो ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार की प्रतिबद्धता थी और सफल चुनाव। अगर पंचायती राज के नुमाइंदों की बात करें, ना केवल चुने गए, माननीय प्रधानमंत्री जी उनसे स्वयं मिले भी और ये सुनिश्चित भी किया कि कश्मीर के गांव-गांव तक विकास भी कैसे हो। और यही नहीं, यहां पर कहा गया कि इस परिवार का या उस परिवार का बहुत बड़ा योगदान है। मैं उस पर नहीं जाता, मैं किसी को कम करने नहीं जाता, लेकिन महाराजा हरि सिंह का ही नाम भूल गए जिन्होंने विलय साइन किया था। क्या उनका कोई उसमें योगदान नहीं होगा? क्या सरदार पटेल जिन्होंने 553 रियासतों को भारत में जोड़कर आज मजबूत भारत की नींव किसी ने रखी है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने रखी थी। जो कमियां नेहरू जी की गलती के कारण रह गई, उसको सुधारने का काम अगर 5 अगस्त 6 अगस्त को यहां पर देश की संसद में किया गया, तो नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में उस भूल को सुधारने का काम भी भारत की सरकार ने और संसद ने उस समय किया। आपने ठीक कहा, किसी भी फौजी के या पुलिस वाले के शहादत पर हम सबको उतना ही दुख होता है जितना आपको भी हुआ, लेकिन उससे ज्यादा दुख मुझे इस बात का है कि 75 साल में से 60 साल से ज्यादा आप सत्ता में रहे, 45,000 लोगों की मौत जम्मू कश्मीर में हुई, जिसमें हजारों सैनिकों की भी मृत्यु हुई, शहादत हुई। तब तक तो आप में से कोई नहीं बोला। 10 साल आप उस सरकार का हिस्सा रहे, हमारे फौजी भाई बुलेट प्रूफ जैकेट मांगते रहे, 10 साल तक आप खरीद नहीं कर पाए। शायद कमीशन को ढूंढ रहे होंगे। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जिसने मेक इन इंडिया सही बुलेट प्रूफ जैकेटें 2 लाख से ज्यादा देने का काम भी किया है। और यही नहीं, यहां पर कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में पेंड, मैं कहना चाहता हूं क्या प्रतिबद्धता है कोई? क्या हम लोग यहां पर कानून पास नहीं कर सकते? और किसको? उसको हक दिलाने का काम करें जिसको आपने हक नहीं दिलाया, उनको हक भी आज नरेंद्र मोदी की सरकार यहां पर दिला रही है। और मैं अंत में केवल इतना ही कहूंगा
कि आज जिन परिवारों की बात कर रहे हैं, अगर आप पिछले कुछ पेपर पढ़ेंगे 2-4 सालों के, तो उसमें दिखने को आएगा कुछ बड़े बड़े परिवारों को किसी भी राजनीतिक घरानों से हो, उनको वो जमीनें दे दी गई थी। हमारी सरकार आने के बाद वो सरकारी जमीनें अब वापिस सरकार को दिलाई गई है, लेकिन गरीबों से उनके हक नहीं छीने गए। ये हमारी सरकार ने। अंतिम बात कह के मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। आपने सुषमा जी और अरुण जेटली जी को याद किया, मैं इतना ही कहूंगा, जब ये धारा 370-35 से हटाने का काम हुआ तो मुझे आज भी याद है सुषमा जी ने प्रधानमंत्री जी को और अमित भाई को, दोनों को बधाई दी थी। वो इतनी उत्सुक थी और फोन पे, मैं तो साक्षी हूं, मैं क्योंकि उन्होंने फोन किया, मैं उसके बाद एम्स अस्पताल भी गया। सुषमा जी ने अंतिम समय में भी अपने ये बात कही कि जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस युवावस्था में अपना मंत्री पद त्याग के ये कहा था, एक देश में 2 संविधान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चल सकते। आज हमारी सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में उसको पूरा करने का काम किया है सुषमा जी के। और अंत में मैं इतना कहूंगा, वही सुषमा जी और वही अरुण जेटली जी ये नेता प्रतिपक्ष थे राज्यसभा के और लोकसभा के, और जब वो तिरंगा झंडा 26 जनवरी को लाल चौक पर फहराने की बात करते थे, तब उस समय किसकी सरकार वहां पर थी? जब 25 जनवरी को मेरे साथ उनको जेल में डाल दिया गया था। अपराध केवल इतना था कि जम्मू कश्मीर में तिरंगा झंडा फहराने की बात करते थे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये सत्य से परे है। अगर मजबूती भी वहां पर कहीं आई है और विकास भी हुआ है, तो पिछले 4 वर्षों में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आपने मुझे इस जम्मू कश्मीर से रिलेटेड 2 बिल पे जो बोलने का मौका दिया। मैं पूरे जम्मू कश्मीर वासियों और साथ ही साथ पूरे देशवासियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री, लद्दाख भी देश में ही आता है दादाजी, शायद आपको नहीं पता है, माननीय प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करना चाहूंगा। जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल और जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल, जिस दोनों के माध्यम से इसको संशोधन करके जम्मू कश्मीर में एसटी कम्युनिटी हो, एससी कम्युनिटी हो, वेमेन हो या कश्मीरी माइग्रेंट, कश्मीरी पंडित, विस्थापित परिवार, सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड्स है, उन सबको एम्पावर करने का जो बिल यहाँ पे लाया है, मैं इस बिल का स्वागत करता हूं और बताना चाहता हूं, इस बिल से पहले जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा का जब इलेक्शन होता था, उसमें टोटल 87 एमएलएस जो चुने जाते थे और उसके अलावा 24 सीट जो है पीओके, जो कि भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा, उनके लिए जो रिजर्व रखते थे। दुर्भाग्य की बात यह था 24 सीट रिजर्व के नाम से खाली रखते थे, लेकिन अपने इस देश के अंदर जो लोग वंचित थे, जो लोग डिप्राइव्ड थे, उन्होंने ये मांग किया, और वो मेरे लद्दाख में भी ऐसे क्षेत्र है जो 1971 के युद्ध के बाद आजादी हो के भारत के साथ फिर से जोड़े, ऐसे तुरतुक, त्याक्षी, थांग, ग्रेरी, चुलुंखा जैसे गांव। मुझे खुद याद है कि हम बार बार मांगते थे कि जो वहां से इस तरफ आए, ऐसे गांव, ऐसे विस्थापित लोग, ऐसे हमारे कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर, लद्दाख के अंदर जो लोग रहते हैं, जो लोग वंचित है, उन रिजर्व सीट से 1-2 सीट उनके लिए निकाला जाए। लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था, सबको अपना अपना कुर्सी मिल चुके थे। आज पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी एक बार फिर से यह गारंटी दे रहा है कि जितने भी हमारे देश के जो सिटीजन, जो गरीब है, वंचित है, जिनका आवाज जिन्होंने नहीं सुना, वो प्रधानमंत्री जी सुन के उसको जो सीट रिजर्व कर रहा है, और जो एससी के लिए पहले 6 सीट रिजर्व था उसको बढ़ा के 7 कर रहा है, और एसटी के लिए पहले 0, बिल्कुल ही रिजर्व ही नहीं था एमएलए सीट,
हालांकि जम्मू कश्मीर में बहुत अच्छे संख्या में एसटी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, उनके हक, उनके हुकूक, उनके रिजर्वेशन जिन लोगों ने शासन चलाया उन्होंने नहीं दिया। आज प्रधानमंत्री जी इस बिल के माध्यम से एसटी कम्युनिटी के लिए 9 एमएलएस की सीट जो है रिजर्व कर रहा है। मैं इस चीज को आभार व्यक्त करता हूं पूरे देश के एसटी कम्युनिटी की ओर से, क्योंकि मैं भी एसटी से आता हूं और पूरे एसटी वालों की ओर से प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करता हूं। इसी के साथ साथ कश्मीरी माइग्रेंट और विस्थापित लोगों के लिए जो 2 सीट रिजर्व कर रहा है, और इसमें भी गौर करने वाले बात यह है प्रधानमंत्री जी किसी भी पॉइंट को बाहर ना छोड़े, इस बात का सुनिश्चित करते हुए इसमें भी वुमेन का रिजर्वेशन गारंटी दे रहा है। मैं इस चीज को आभार व्यक्त करता हूं। वैसे देश के जितने भी हमारे नारी शक्ति है प्रधानमंत्री जी की ओर आभार व्यक्त हमेशा करते रहेंगे। इसी नए संसद भवन में वुमेन रिजर्वेशन बिल पारित करके पूरे देश में एक वुमेन सशक्तिकरण करने का जो काम किया, उसी के साथ आज लगे हाथों जम्मू कश्मीर के विधानसभा में भी जो कश्मीरी माइग्रेंट और विस्थापित लोगों में वुमेन रिजर्वेशन को भी इंश्योर कर रहा है। उसी के साथ साथ जिस रिजर्वेशन के जो बिल को अमेंड करके इसमें जितने भी, चाहे वो सरकारी नौकरी में हो या प्रोफेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हो, हमारे बच्चों को रिजर्वेशन देके प्रधानमंत्री जी जो है एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के युवा पीढ़ी को एम्पावर करने का जो काम इस बिल के माध्यम से कर रहे हैं। मैं अभी सुन रहा था इस बिल के चर्चा पे, बहुत लोगों ने ये पूछा कि वहां पे इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, और शायद असेंबली इलेक्शन के बारे में पूछ रहे होंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही वहां इलेक्शन ही नहीं हुआ। मैं बताना चाहता हूं, मुझे अपने पार्टी ने जनसंपर्क अभियान के मत जो चलाने के लिए मुझे साउथ कश्मीर का जो जिम्मेवारी दिया, साउथ कश्मीर के जो 4 डिस्ट्रिक्ट में जाने का मुझे मौका मिला, और वहां साउथ कश्मीर यानी कि सबसे जो मिलिटेंट अफेक्टेड एरियाज माने जाते हैं, वहां जाने के बाद वहां मुझे 2-3 रात रुकने का भी समय मिला, और वहां अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के अलावा वहां के दुकानदारों से, डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो एम्प्लॉय से, वहां के अलग अलग जो स्टेक होल्डर से मिलने का जो मुझे मौका मिला। मैंने वहां लोगों को पूछा कि 370 खत्म होने के बाद 2019 के 5-6 अगस्त के जो डिसीजन के बाद यहां जम्मू कश्मीर के और खासकर कश्मीर के जो साउथ कश्मीर के एरिया में क्या चेंजेस आया, लोग क्या महसूस कर रहा है। और मैंने ये भी पूछा कि यहाँ पे असेंबली इलेक्शन जल्दी होना चाहिए या देर से होना चाहिए। वहां के लोगों ने बोला कि इलेक्शन के हमें कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि आम नागरिक है जो दुकान चलाते हैं, जो टैक्सी चले, जो रेडी चलाते हैं, जो नौकरी करते हैं, जो आम लोग चाहते हैं अभी के शासन जो है लोगों को जितने भी जो सरकारी स्कीम्स हो, जो डिलीवरी सिस्टम हो, जो ट्रांसपेरेंसी हो, जो करप्शन खत्म करने का काम किया है, वो 5-6 अगस्त के बाद मोदी जी ने जम्मू कश्मीर में सबसे बेमिसाल का काम किया है। इसलिए वहां के आम नागरिक बता रहा है कि उनको असेंबली के इलेक्शन के कोई जल्दी नहीं है। हम समझते हैं जिन लोगों को अभी कुर्सी नहीं मिला है वो थोड़ा चिल्लाएंगे, लेकिन कुर्सी मिलने के बाद क्या करेंगे? हम भी तो जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे, हमने भी तो जम्मू कश्मीर के सरकार को झेला। वहां चाहे डिस्ट्रिक्ट कार्डर का जो एम्प्लॉयमेंट लेना हो, या किसी मुलाजिम का ट्रांसफर करना हो, या किसी को आवास योजना में घर दिलाना हो, मैं बता सकता हूं सदन में करप्शन के अलावा कोई काम होता ही नहीं था। सेक्रेटरीट में जम्मू कश्मीर के किसी मंत्री जी से मिलने के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए भी हमें करप्शन देना पड़ता था। यह दौर था आपके जम्मू कश्मीर के हुकूमत में। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने 370 दरा हटाने के बाद वहां जम्मू कश्मीर में जो मैकेनिज्म, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के बाद यहां पे हुआ, एम्प्लॉयमेंट का हुआ, पीस मेंटेन करने का हो, सिक्योरिटी के दृष्टि से हो, टूरिज्म के दृष्टि से हो, हर सेक्टर में जो है एक बेमिसाल का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। ये केवल मैं नहीं बोल रहा हूं, साउथ कश्मीर के रहने वाले जो है हमें चिल्ला चिल्ला के बताते हैं। मैं इस बात के हैरान हूं, जब साउथ कश्मीर गया
जाने से पहले एक डर होता था कि कश्मीर जाने से पहले, और खासकर साउथ कश्मीर जैसे इलाके जाने से पहले पता नहीं मन में क्या एक वहम सा छा जाते हैं कि जिंदा लौटे कि नहीं लौटे। लेकिन उस दिन मैंने वहां देखा, आज ये बयान वहां के साउथ कश्मीर वाले भी सुन रहे होंगे और वो लोग भी इस बात का इंडोर्स करेंगे। पहले जिस जगह पे गोला बारूद बंदूक के जो शूटिंग चलते थे, आज वहां पे मूवी फिल्म शूटिंग चल रहा है। पहले जो वहां महीना साल साल कर्फ्यू चलते थे, दफा 144 लगा के बंद रखते थे, आज वही दुकानदार बोल रहा है कि पिछले 1.5 साल से उनके दुकान एक दिन एक रात भी बंद करना नहीं पड़े, बल्कि रात के 11 बजे तक जो है वहां की दुकानें खुले रहते हैं। जो स्कूल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, प्रोफेशनल कॉलेजेस महीना बंद रहते थे, आज वहां के स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि वहां के स्कूल एक दिन भी डिस्टर्ब नहीं होता है और कश्मीर के जो छोटे छोटे बच्चों को तालीम हासिल करते हैं, कोई तालीम से महरूम नहीं रखते हैं। इसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है। जम्मू कश्मीर टूरिज्म के अलावा सेफ्रून के नाम से जाने जाते हैं, एप्पल के लिए जाने जाते हैं। आज वही सेफ्रून के जो खेती करते हैं, वही एप्पल के जो खेती करते हैं, आज पूरे एक्सपोर्ट इंपोर्ट से लेके अच्छे रोजगार वहां के लोग कमा रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं इलेक्शन के बारे में। लोग कहते हैं कि इलेक्शन, यहां हमारे जम्मू कश्मीर के जो पूर्व मुख्यमंत्री फारूक साहब बैठे हैं, बड़े आदर के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, सम्मान के साथ मैं जानना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं, आपकी जिंदगी में कितने इलेक्शन आपने देखे? और कोई ऐसा इलेक्शन आप बताइए सदन में जो कि बिना बंदूक के कोई इलेक्शन हो, जिना फायरिंग की हो, बिना दफा 144 के कहीं पे कोई इलेक्शन हुआ है क्या? मैं बताना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर में इलेक्शन से ज्यादा पीस, लोगों के सिक्योरिटी की जरूरत है। जान है तो जहान है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था, जान है तो जहान है। आज हम सिक्योरिटी को तख्त पे लगा के, एट द कॉस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, एट द कॉस्ट ऑफ पीपल्स सिक्योरिटी, लोगों के जान को बाजी लगा के हम चुनाव नहीं कर सकते। ये मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूं। और ऐसा भी नहीं कि कोई इलेक्शन नहीं हुआ। दफा 370 हटने के बाद पंचायत इलेक्शन हुआ, बीडीसी का इलेक्शन हुआ, डीडीसी का इलेक्शन हुआ, और ग्रास रूट डेमोक्रेसी और ग्रास रूट जो इंस्टीट्यूशन खड़ा करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। यहां डिस्कशन में, चर्चे में आए कि 370 हटाने के बाद हमने क्या हासिल किया। शायद बहुत कम लोगों को यह जानकारी होगी कि हमने क्या क्या हासिल किया। मैं बताना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट 2019-20 तक 297 करोड़ रुपीस के जो इन्वेस्टमेंट आया था, आज के डेट में 2153 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है जम्मू कश्मीर में अभी तक आया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से 2019 तक 1175 किलोमीटर के जो सड़कें बने, आज 2023 तक जो है इसको बढ़ के 8066 किलोमीटर का जो रोड पूरे जम्मू कश्मीर में कंप्लीट प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। पहले जम्मू कश्मीर के जो अपने छोटे मोटे स्कीम से हाउस होल्ड टैप वाटर कनेक्शन केवल 5,75,000 हाउस होल्ड को ही दे पाया, यानी कि पूरे जम्मू कश्मीर के 31% लोगों तक ही सीमित था। आज उसको बढ़ा के 72%, यानी कि 13.54 लाख हाउस होल्ड को जो है वहां पे टैप वाटर का कनेक्शन दिया। जल जीवन मिशन 2019 से पहले जल जीवन मिशन का जो काम हुआ, वो आंगनवाड़ी, हॉस्पिटल, स्कूल, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, पब्लिक इंस्टीट्यूशन के लिए केवल 20% ही अचीव कर पाए। 370 दरा हटने के बाद ऐसे धराताल पे काम चला। आज पूरे जम्मू कश्मीर में जल जीवन मिशन जो है, आंगनवाड़ी, हॉस्पिटल, ऐसे पब्लिक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का जो 100% कवरेज है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज 370 हटाने से पहले 94 ही था। आज जम्मू कश्मीर में 147 गवर्नमेंट कॉलेजेस जो है वहां पे फंक्शनल है। इंजीनियरिंग कॉलेज केवल 2 ही था जम्मू और कश्मीर में, आज 4 इंजीनियरिंग कॉलेज वहां पे जो है बन रहा है और उसमें से 3 फंक्शनल है।
IIT, IIM, एम्स जम्मू, एम्स श्रीनगर पहले था ही नहीं। आज इतिहास में पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जी ने जम्मू कश्मीर को ये सारे उपहार दिया। स्मार्ट सिटी मिशन 2019 से पहले जम्मू कश्मीर में केवल 47 था, आज 173 स्मार्ट सिटी मिशन जम्मू में और श्रीनगर में जो है बन रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, क्योंकि गरीब की सरकार, हमेशा कहते हैं प्रधानमंत्री जी गरीब का चिंता करते हैं, गरीब कल्याण योजना चलाते हैं, गरीब को सर से आगे रखते हैं, अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसको सबसे पहले सरकारी बेनिफिट पहुंचाते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण में 2019 तक जो है 20,216 घर कंप्लीट हुए थे, आज 2022 में 1,28,135 लोगों को आवास योजना के तहत ग्रामीण में घर मिल चुके हैं। ये सारे प्रधानमंत्री मोदी जी को आज धन्यवाद दे रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन में 2019 तक 4,024 केवल मात्र था, आज 17,058 जो है आवास योजना ग्रामीण में लोगों को घर मिल चुके हैं और उन घरों में जो लोग रहने लगे हैं। ODF पहले जम्मू कश्मीर में केवल 57% है, आज 100% जो है ODF जम्मू कश्मीर में अचीव हुआ है। ई बासिस का कंसेप्ट ही नहीं था। मैं तो अब आभार व्यक्त करना चाहूंगा लद्दाख के प्रति। प्रधानमंत्री जी यहाँ पे बोलते समय कार्बन न्यूट्रल लद्दाख का जो विजन प्रधानमंत्री जी दिया, उसी विजन के तहत जम्मू कश्मीर में ई बासिस पहले होते ही नहीं थे। आज जम्मू कश्मीर में 150 ई बासिस, जिसमें से 75 जम्मू में, जिसमें से 75 कश्मीर में जो है सिटीज में ये ई बासिस का सेवाएं जो है लोगों को प्रदान किए जा रहे हैं। उसी तरह नेशनल ई गवर्नेंस का कंसेप्ट जो है जम्मू कश्मीर में ई गवर्नेंस का कंसेप्ट था ही नहीं। आज धारा 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में ई गवर्नेंस जितने भी हमारे यूनियन टेरिटोरीज है, सबसे पहले नंबर पे फर्स्ट रैंकिंग ई गवर्नेंस जम्मू कश्मीर में स्थापित प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। उसी तरह ई ऑफिस, ई PRS, EPM, EHRM उन्नत, उसी तरह जैके स्पैरो, जैके पे सिस्टम, बीम, ये सारे जम्मू कश्मीर में लागू ही नहीं होते थे, जिसके कारण से सरकारें हर स्कीम में घोटाला ही घोटाला होते थे, कमीशन होते थे। आज जम्मू कश्मीर में ये सारा लागू करके जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अंदर से मजबूत किया है, अंदर से क्लीन किया है और अंदर से ट्रांसपेरेंट किया है। ऑनलाइन सेवाएं जम्मू कश्मीर में केवल 60 मात्रा था जम्मू धारा 370 हटाने से पहले। आज जम्मू कश्मीर में ऑनलाइन सेवाएं 1,102 स्कीम्स पे जो है लागू है। पहले दरबार मूव होते थे हमारे, समर कैपिटल कश्मीर, विंटर कैपिटल जम्मू, जिस दरबार मूव में बहुत कुछ और मूव होते थे, हमारे फाइलें गुम हो जाते थे, बहुत सारे करप्शन होते थे, गवर्नमेंट के सरकार के ट्रेजरी पे एक बर्डन होता था और लोग जो है तरसते थे उस सरकार जो दरबार मूव के कारण से, एम्प्लॉयज भी तरसते थे। आज धारा 370 हटने के बाद जम्मू में और कश्मीर में दोनों जगह ये दरबार मूव खत्म करके दोनों जगह सेक्टर हमारा चल रहा है जम्मू कश्मीर में, और वो भी ई ऑफिस के माध्यम से चल रहा है। 100% ई ऑफिस फंक्शनल जम्मू कश्मीर में बनाया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनाया है। GI टैग का अगर मैं बात करूं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का, पूरे जम्मू कश्मीर लद्दाख तीनों क्षेत्र को मिला के केवल एक ही चीज को हमें 2019 से पहले GI टैग मिल चुके थे, केवल सेफ्रून का, उसके अलावा किसी भी प्रोडक्ट का GI टैग नहीं हुआ था। आज जम्मू कश्मीर में ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स को जो है GI टैग दे चुके हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मोदी सरकार को। लद्दाख में भी पहले GI टैग का नाम हम सुनते थे, देखने को नहीं मिलते थे। आज लद्दाख के एप्रिकॉट को, लद्दाख के पश्मीना को, लद्दाख के वुड कर्विंग को, लद्दाख के सी बकथॉर्न जो न्यूट्रिशियस है, विटामिन सी रिचनेस है, इन सारे चीजों को GI टैग जो है धारा 370 हटने के बाद मोदी सरकार ने हमें दिया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का कंसेप्ट होता ही नहीं था पहले। आज मोदी जी ने जम्मू कश्मीर लद्दाख समेत
जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक प्रोडक्ट जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के नाम से उसको प्रचलित किया, उसको प्रमोट करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। आपके जमीन आपके निगरानी सरकार का पहले स्कीम ही नहीं था। आज आपके जमीन आपकी निगरानी के माध्यम से लोगों को भूमि का जो है अपना अपना लैंड का हक उनको देने का काम मोदी जी ने किया। हमारे सरकारी, चाहे सरकारी जमीन हो चाहे आवाम का जमीन हो, लैंड रिकॉर्ड का पता ही ठीक से नहीं होते थे। खासकर हम लद्दाख वालों पे जबरदस्ती उर्दू चला के, जो लोग उर्दू पढ़ भी नहीं सकते, नहीं जानते हैं, पता नहीं उसके जमीन को क्या लिख के देते थे। आज डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड करके सबको अपना अपना लैंड रिकॉर्ड ऑनलाइन अवेलेबल करके आज लोग जानते हैं कि मेरे पास कितना जमीन है, नहीं है, आगे मलकियत है, नहीं है, नोतोड़ है, एग्रीकल्चर है, क्या है। इतने सारे ट्रांसपेरेंसी का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने धरातल पे उतारने का काम किया है। यहाँ युवाओं के काम, युवाओं के बात किए गए। मैं बताना चाहता हूं, पहले हमारे जम्मू कश्मीर के यूथ पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स केवल 2 लाख ही होता था 2019 तक। आज 2019 के बाद 370 दरा हटने के बाद 60 लाख जो है यूथ हमारे जम्मू कश्मीर से स्पोर्ट में पार्टिसिपेशन किया जा रहा है। यूथ मिशन पहले नहीं था, आज यूथ मिशन चलाया जा रहा है। यूथ क्लब 2019 तक कोई था नहीं यूथ क्लब। आज सरकार के पहल से जम्मू कश्मीर में 4998 यूथ क्लब बना के यूथ को हर एक दूसरे के हाथ जोड़ के आगे बढ़ाने का काम मोदी सरकार कर रहा है। उसी तरह हेल्थ के अगर मैं बात करूं, यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस पहले नहीं था। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह पूरे देश में आयुष्मान भारत के माध्यम से गोल्डन कार्ड का लागू किया, 5-5 लाख हर गरीब के जेब में इंश्योरेंस रखने का काम किया। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं जम्मू कश्मीर और लद्दाख वालों की ओर से। हमारे जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 100% यूनिवर्सल कवरेज कर दिया। हर किसी के जेब में जो है 5-5 लाख का इंश्योरेंस दिया गया, ताकि किसी गरीब मजदूर को इलाज करने के पैसा ना होने के कारण से उस व्यक्ति का जान गंवाना ना पड़े। इस चिंता प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। मेडिकल कॉलेज की अगर मैं बात करूं, जम्मू कश्मीर में केवल 4 ही होता था पहले। 2019 के 370 धारा हटने के बाद 7 नए मेडिकल कॉलेजेस बन चुके हैं। अभी जम्मू कश्मीर में यह सारा ऑपरेशनल है। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, लद्दाख के लिए अलग से मेडिकल कॉलेज सैंक्शन देके हमारा कंस्ट्रक्शन का काम शुरू भी हो चुके हैं। मैं इस बात की आभार व्यक्त करता हूं। मेडिकल सीट के, क्योंकि यूथ के बहुत यहां पे चर्चा किए जा रहे हैं, तो मैं एक एक चीज गिनना जरूरी समझता हूं। मेडिकल सीट्स पहले 2019 तक 500 एमबीबीएस सीट जम्मू कश्मीर के युवाओं को मिलते थे। आज एमबीबीएस सीट जम्मू कश्मीर के युवाओं को 800 जो है उस पे प्लस करके आज 1300 एमबीबीएस का सीट रिजर्वेशन जम्मू कश्मीर के युवाओं को मिल रहा है। पोस्ट ग्रेजुएशन का सीट पहले 367 ही होता था, आज 664 पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल सीट जो है जम्मू कश्मीर के लिए अवेलेबल किया गया। मैं इस बात के लिए प्रधानमंत्री जी को प्रशंसा करना चाहता हूं। उसी तरह नर्सिंग का है, बहुत सारे लिस्ट लंबा हो रहा है, मैं शॉर्ट करके पढ़ रहा हूं। आभार व्यक्त करना चाहता हूं, पहले हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के नाम से कोई अच्छे मेडिकल इंस्टीट्यूशन, मेडिकल सेंटर गांव में कस्बे में ठीक से नहीं चलता था। आज जम्मू कश्मीर में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर 3006 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जम्मू कश्मीर के अलग अलग गांवों में खोल चुके हैं। डायल 102, डायल 108 इंटीग्रेटेड एम्बुलेंस सर्विस पहले कंसेप्ट ही नहीं था जम्मू कश्मीर में। आज जम्मू कश्मीर में डायल 102, 108 के एम्बुलेंस सर्विस जो है पूरा फंक्शनल है। और मेरे पास जो डेटा अवेलेबल है, 425 एम्बुलेंस सर्विस जो है ऑन रोड, आपको कहीं भी फोन करे आपके दरवाजे पे मरीज को उठाने के लिए पहुंच जाते हैं। उसी तरह पेंशन की जो बेनिफिशियरीज, जो गरीब मजदूर आवाम के लिए, चाहे ओल्ड एज पेंशन हो, डिसेबल पेंशन हो, विडो पेंशन हो, पहले केवल 6,13,000 को ही मिलते थे, आज 10,38,154, यानी कि 100% 77% इंक्रीज करके आज जम्मू कश्मीर में जितने भी हमारे
डिसेबल है, विडो है, ओल्ड एज है, 100% पेंशन कवरेज मोदी जी ने किया है। मैं उन गरीबों की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं। उसी तरह स्कॉलरशिप की बात यहां किया जा रहा था कि जम्मू कश्मीर में ये स्कॉलरशिप बंद हुआ, वो स्कॉलरशिप, हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चों को पढ़ाई ठीक से नहीं हो रहा है, ये सारा असर झूठ है। मैं डेटा के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं। स्कॉलरशिप फॉर एससी, जो एससी स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप पहले 8,250 लोगों को मिल रहे थे, 2019 के बाद 63,550 स्टूडेंट को, शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दिया जा रहा है। माइनॉरिटीज के लिए पहले जब आपके सरकार थे 2019 तक, मैं बता रहा हूं 2019 तक मेरे पास जो डेटा अवेलेबल है, माइनॉरिटी स्टूडेंट के लिए 1,43,154 स्कॉलरशिप ही दिया जाता था। धारा 370 हटने के बाद माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए 3,651 स्कॉलरशिप जो है स्टूडेंट्स को दिया जा रहा है। कोई कम्युनिटी के स्टूडेंट्स जो है स्कॉलरशिप से वंचित नहीं किया जा रहा है। अदर वेरिफिकेशन फॉर आंगनवाड़ी बेनिफिशियरीज होता ही नहीं थे। कितने ताज्जुब की बात है, आंगनवाड़ी के राशन में भी घोटाला होते थे जम्मू कश्मीर में पहले। मैंने खुद एक वीडियो देखा, आंगनवाड़ी सेंटर्स में जो बच्चों का राशन देता था, टोमेटो और सोयाबीन गिन के दे रहे थे। लेकिन आज आंगनवाड़ी वेरिफिकेशन के माध्यम से 97% आधार वेरीफाइड होके कोई घोटाला नहीं हो रहा है। क्लियर कट साफ सफाई के साथ काम चल रहा है। उसी तरह बहुत सारे जो जम्मू धारा 370 हटने से पहले बहुत सारे भारत के अच्छे अच्छे कानून वहां पे लागू ही नहीं थे। मैं एक एक करके बताना चाहता हूं। जुवेनाइल जस्टिस रूल अंडर जेजे 2015 आज जम्मू कश्मीर में लागू है। रूल्स अंडर कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट पहले लागू ही नहीं होते थे, आज ये 2022 से लागू हो रहा है। मैं समाप्त करने से पहले और 2 मिनट कंक्लूजन के लिए चाहूंगा अध्यक्ष महोदय। रूल्स अंडर मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 लागू ही नहीं होते थे जम्मू कश्मीर में, आज 2021 से ये लागू है। रूल्स अंडर राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी 2016 2021 के बाद इसको लगाना शुरू हुआ है। वन स्टॉप वन सेंटर फॉर वुमेन पहले 6 सेंटर था, आज 20 सेंटर हो चुके हैं। उसी तरह डिस्ट्रिक्ट हब्स फॉर वुमेन एम्पावरमेंट पहले 12 था, आज 20 हो चुके हैं। उसी तरह बहुत सारे स्कीम में लिस्ट को स्किप कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे काम जम्मू कश्मीर में हुआ है। मैं इन सारे काम के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं, आज जम्मू कश्मीर अलग से धारा 370 हटने के बाद हमने क्या अचीव किया? हमने अचीव किया, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो नारा दिया था, एक देश में एक विधान, एक प्रधान और एक संविधान, ये हमने अचीव किया। जम्मू कश्मीर को परमानेंटली देश के साथ इंटीग्रेट किया। जम्मू कश्मीर को देश का जितने भी अच्छे अच्छे कानून है उसका बेनिफिट मिलने लगा। जम्मू कश्मीर में जो करप्शन होता था, क्रिकेट एसोसिएशन के जो करप्शन कौन भूल सकता है, आज जम्मू कश्मीर में वो सारा करप्शन खत्म करके एक ट्रांसपेरेंट जम्मू कश्मीर के युवा, मैं बताना चाहता हूं जम्मू कश्मीर के युवा, पहले इन लोगों ने जम्मू कश्मीर के यूथ के हाथ में पत्थर दिए थे, आज मोदी जी ने जम्मू कश्मीर के युवाओं के हाथों से पत्थर छीन के कंप्यूटर, बैट एंड बॉल, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, बहुत सारे तरक्की जो है जम्मू कश्मीर के युवाओं को दिया। पहले बंदूक से शूटिंग चलते थे, आज वहां फिल्म शूटिंग हो रहा है। पहले जम्मू कश्मीर में लोगों को हक हुकूक नहीं मिलते थे, आज मोदी जी ने जम्मू कश्मीर को एक कॉन्फिडेंस दिया। हम जम्मू कश्मीर के पहले युवा देश के किसी भी कोने में जाए, चाहे बेंगलोर में जाए, चाहे केरल में जाए, हमको शक के नजर से देखा जाते थे जम्मू कश्मीर के आइडेंटिटी कार्ड देके। अच्छा, आप जम्मू कश्मीर से हो, आपको होटल में कमरा नहीं मिलेगा। आज प्रधानमंत्री जी को इस बात से मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख की युवाओं को एक पहचान दिया। आज देश के किसी भी कोने में जाए हमको इज्जत से देखते हैं। अच्छा, आप जम्मू कश्मीर से हो, आप लद्दाख से हो, आइए सबसे पहला कमरा आपको मिलेंगे। पहले हमें इतना प्रताड़ित किया जाते थे, आज प्रधानमंत्री जी ने देश को यह बता के दिया। मैं अंत में बताना चाहता हूं, अभी
देश में पूरे देश वालों को ये समझ चुके हैं, पूरे दुनिया में 3 चीज नहीं चलते हैं, पाकिस्तान के ईमान, चीन के सामान और इन लोगों के बयान। कोई विश्वास नहीं इन पे। आज देश में एक ही चीज चलता है, प्रधानमंत्री मोदी जी के गारंटी, जिस गारंटी को लेके मध्य प्रदेश ने, राजस्थान ने, छत्तीसगढ़ ने, उसी के साथ साथ तेलंगाना ने, आज 3 मेजर स्टेट ने जम्मू कश्मीर के धारा 370 हटाने का विश्वास को देख के प्रधानमंत्री जी को एक बार फिर से बड़ी बहुमत से जीत दिलाया और ये इंश्योर करते हैं कि 2024 में भी प्रधानमंत्री मोदी जी का ही गारंटी चलना है और किसी के दोगलापन, किसी के नौटंकीबाज, किसी के जो है कोई ड्रामा नहीं चलना है। देश वालों ने ये भी देखा, जो झूठ लेके, जो फरेब लेके मोहब्बत के दुकान खोलने के लिए चला, वो दुकान को ताला लग चुका है। मैं प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस बिल का मैं समर्थन करता हूं और स्वागत करता हूं। थैंक यू। ऑनरेबल मेंबर श्री मनीष तिवारी। महोदय, मैं अपनी बात जो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक आज सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, उस पे सीमित रखूंगा। ये जो विधेयक लाया गया है, इसके 2 मुख्य लक्ष्य हैं। पहले धारा 14 का संशोधन करके उसमें एक प्रोवाइजो डालना, जिसके तहत जम्मू कश्मीर विधानसभा में जो सीटों की संख्या है वो 107 से बढ़ाकर 114 की जाए। और दूसरा, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है 1950, उसके दूसरे शेड्यूल में कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट्स करना। इसके साथ साथ इसका दूसरा लक्ष्य यह है कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक में धारा 15A और 15B जोड़ना। 15A जो विधानसभा में 2 नामजद सीटें कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए आरक्षित करती है, और धारा 15B जो पाकिस्तान से, POK से विस्थापित होकर लोग आए हैं, उनके लिए आरक्षित करती है। सभापति महोदय, पर जिस कानून का ये विधेयक संशोधन कर रहा है, उस कानून को तो संवैधानिक तौर के ऊपर चुनौती दी गई है और वो मामला उच्चतम न्यायालय में लंबित है। और इसलिए संवैधानिक नैतिकता का तकाजा ये बनता कि एक फैसला, एक कानून जिसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चुनौती दी गई है, जब तक उसके ऊपर फैसला नहीं आ जाता, उसमें कोई संशोधन करने वाला कानून इस सदन के सामने आना ही नहीं चाहिए। और जो बुनियादी चुनौती है उस कानून को इस विधेयक के संबंध में, वो ये है कि 5 और 6 अगस्त 2019 को जो इस सदन में हुआ, संविधान उसकी अनुमति ही नहीं देता। और मैं धारा 3 जो संविधान की है वो आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। धारा 3 ये कहती है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। पार्लियामेंट में बाय लॉ
form a new state by separation of territory from any state, पहला. दूसरा, or by uniting two or more states or parts of a state. तीसरा, by uniting any territory to a part of any state. B, increase the area of any state. C, diminish the area of any state. D, alter the boundaries of any state. E, alter the name of any state. पर संविधान ये नहीं कहता कि किसी प्रदेश को आप 2 केंद्र शासित प्रदेशों में तब्दील कर सकते, और इसके साथ साथ संविधान ये भी कहता है कि कुछ भी करने से पहले उस प्रदेश की जो विधानसभा है उसके साथ सलाह मशवरा करना अनिवार्य है. और इसलिए जब एक बुनियादी चुनौती एक कानून को दी गई हो और उसके ऊपर 2 महीने उच्चतम न्यायालय में बहस हुई हो और फैसला लंबित हो, तो इसलिए हमारा ये मानना है और बहुत अदब और सत्कार के साथ मेरा ये कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, संवैधानिक नैतिकता ये कहती है कि इस विधेयक को इस सदन के सामने नहीं आना चाहिए. दूसरी बात मैं जो आपके समक्ष रखना चाहता हूं, और ये बात मुझे कभी समझ नहीं आई, और जब 5-6 अगस्त को इस सदन में मैंने विपक्ष की तरफ से जो धारा 370 और जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल के ऊपर बहस शुरू की थी, उस समय भी मैंने इस बात का जिक्र किया था कि मार्च 2015 में भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की सरकार बनती और उनका एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय होता है, या उसे एजेंडा ऑफ गवर्नेंस कहते थे. अगर मुझे तारीख ठीक तरह से याद नहीं है, शायद 30 मार्च 2015 है. और उसमें एक बिंदु था कि द कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल नॉट बी डिस्टर्ब. जो पीडीपी के साथ भारतीय जनता पार्टी का समझौता हुआ था और जिस बुनियाद पे समझौता हुआ था, उस कागज पे ये लिखा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल नॉट बी डिस्टर्ब. ये 2015 और 2018 के बीच ऐसी क्या तब्दीली आई कि वही भारतीय जनता पार्टी उस वायदे के ऊपर पीछे चली गई. और मैं 2018 का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं उस पर आऊंगा. मैं 2019 का जिक्र नहीं कर रहा. 19 जून 2018 को भारतीय जनता पार्टी ने पीडीपी की सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया. 20 जून 2018 को राज्यपाल का राज जम्मू कश्मीर में लागू हुआ और 21 जून 2018 को जो वहां की विधानसभा थी उसे भंग कर दिया. 19 दिसंबर 2018 को जब राष्ट्रपति शासन लागू किया गया 6 महीने के बाद, क्योंकि राज्यपाल का शासन 6 महीने से ज्यादा नहीं रह सकता, तो उसकी जो प्रोक्लेमेशन थी, उस प्रोक्लेमेशन में एक बहुत ही अद्भुत धारा थी और उस समय किसी को समझ नहीं आई, क्योंकि किसी को यह कल्पना भी नहीं थी कि ऐसा हो सकता है. उस प्रोक्लेमेशन की धारा C2 में यह लिखा गया था कि धारा 3 जो भारत की संविधान की है उसके प्रोवाइजो 1 और 2 को लंबित किया जाता है. और ये प्रोवाइजो 1 और 2 क्या था? ये प्रोवाइजो 1 और 2 धारा 3 का वो है जिसके तहत राष्ट्रपति जी को संवैधानिक तौर पर जब कोई भी अगर विधेयक आता है संसद में, गृह मंत्री जी, मैं बात तो खत्म करने दीजिए. हाँ.
माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसका कल डिटेल जवाब दूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मगर कल और आज के बीच में मीडिया में काफी गलतफहमी न हो, इसलिए मैं कहना चाहता हूं। इस देश में राष्ट्रपति शासन डालने की शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने की और जितने भी राष्ट्रपति शासन की अधिसूचना है सभी में संविधान की इस धारा को निरस्त कर कर ही कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रपति शासन डाला है, क्योंकि अगर वो नहीं करते हैं तो राज्य का बजट भी पारित नहीं कर सकते। ये विद्वान वकील है, मुझे मालूम नहीं है आगे पीछे का देखते हैं या नहीं देखते हैं, अचानक इनको एजेंडा दिया है बोलने का या क्या है मुझे समझ में नहीं आता है, मगर इस तरह की बात कम से कम वकील ने नहीं करनी चाहिए। गृह मंत्री जी, गृह मंत्री जी, Let him continue. गृह मंत्री जी, Please continue. नहीं, गृह मंत्री जी, एक मिनट। दादा मैंने ये नहीं किया, वो खराब किया है। वो जरूरी इसलिए है क्योंकि बाद में स्टेट असेंबली का जो बजट पारित करने का अधिकार है वो भी पार्लियामेंट को नहीं मिलता है, तो स्टेट कहां से चलेगा? ये रिक्वायरमेंट है, मगर आप तो नहीं समझ सकोगे, मुझे मालूम है। आपकी बात से और लोगों को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, इसलिए मैं खड़ा हूं। गृह मंत्री जी की मैं व्यक्तिगत तौर पे बहुत इज्जत करता हूं और मुझे मालूम है कि ये काफी अध्ययन करते हैं, पर जहां तक मेरी जानकारी है धारा 3 का, संविधान की धारा 3 का बजट से कोई लेना देना नहीं। धारा 3 संविधान की सिर्फ प्रदेशों के पुनर्गठन से एक मिनट मनीष जी, एक मिनट, मैं धारा 3 की बात ही नहीं करता। राष्ट्रपति शासन में आपने कहा कि 2C का डिलीट कर कर एक किया गया, इसकी बात कर रहा हूं, जिस पर आप थे कि इसलिए राज्य का अधिकार ले लिया क्योंकि 370 डालना था। हर राष्ट्रपति शासन की अधिसूचना में ये किया जाता है। गृह मंत्री जी, जहां तक मेरी जानकारी है, और आप विस्तृत तौर पे इसका जवाब दे लीजिएगा, और मैं भी जो बाकी प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशंस हैं उनको अपने संज्ञान में ले लूंगा, पर जहां तक मेरी जानकारी है जो प्रोवाइजो 1 और 2 है धारा 3 का, वो सिर्फ राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है, उसका बजट से कोई लेना देना नहीं। और इसलिए मेरा ये कहना है, और मैं गृह मंत्री जी का इस पर जवाब सुनना चाहूंगा, कि जो 5 और 6 अगस्त 2019 को हुआ उसकी जो न्यू थी वो 19 दिसंबर 2018 को ही रख दी गई थी उस प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन में। ये बात है कि किसी को कोई चीज, ये चीज किसी के उस समय संज्ञान में नहीं आई। अब जहां तक 5 और 6 अगस्त 2019 को जो विधेयक राज्यसभा में, लोकसभा में पारित हुआ और उसके बाद राष्ट्रपति को उसकी स्वीकृति मिली, वो आज उच्चतम न्यायालय में लंबित है। पर मैं एक बुनियादी सवाल पूछना चाहता हूं, और ये सवाल हमारे बाकी साथियों ने भी पूछा है, कि अगर अपने फैसले के ऊपर इतना ही भरोसा था कि जो आपने फैसला किया है वो जम्मू कश्मीर के हक में किया है, जम्मू कश्मीर के अवाम के हकूक को सामने रख के किया है, तो 5.5 साल में जम्मू कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं हुए? क्योंकि कोई भी जो फैसला होता है उस फैसले की जो पुष्टि है, उसका जो अनुमोदन है, वो जनता करती है, और वो अनुमोदन चुनाव के जरिए होता है। मैं ये तो समझ सकता था कि 1 साल चुनाव नहीं हुआ, 2 साल चुनाव नहीं हुआ, 2.5 साल चुनाव नहीं हुआ, परिश्रमण में, डिलिमिटेशन में टाइम लग रहा है, पर 5.5 साल विधानसभा भंग करने के बाद चुनाव ना हो। और जो चुनाव हुआ भी, जब कारगिल का चुनाव हुआ अक्टूबर 2023 में, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस को 22 सीट मिली, भाजपा को 2 सीट मिली, जो निर्दलीय थे उनको 2 सीट मिली, और 78% लोगों ने वोट डाली। मैं गृह मंत्री जी से एक सीधा सीधा सवाल करना चाहता हूं, और विनम्रता से करना चाहता हूं। क्या गृह मंत्री जी इस सदन को बता सकेंगे
कि जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव कब हो, क्या लोकसभा के चुनाव के साथ होगा, उससे पहले होगा, उससे बाद होगा, क्या कोई टाइमलाइन गृह मंत्री जी जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव को लेकर इस सदन को दे सकते हैं कि नहीं? दूसरा, गृह मंत्री जी ने, अगर मेरी याददाश्त सही है, अगस्त 2019 में सार्वजनिक तौर पर यह बयान दिया था कि जम्मू कश्मीर की जो स्टेटहुड, जो उसका राज्य का दर्जा है, उसको बरकरार किया जाए। उसके बाद जो इनके राज्य मंत्री हैं, उन्होंने राज्यसभा को लिखित में ये दिया कि जब वहां पे परिस्थितियां सामान्य हो जाएंगी, एट एन अप्रोप्रिएट टाइम व्हेन नॉर्मलसी इज रिस्टोर्ड, जो स्टेटहुड है वो लौटा दी जाएगी। अब सरकार का ये मानना है, और सरकार की तरफ से जितने भी वक्ता प्रवक्ता बोले हैं, उन्होंने सबने ये बात कही है कि 2019 से लेकर 2023 तक परिस्थितियां जम्मू कश्मीर में सामान्य हो गई। तो अगर परिस्थितियां सामान्य हो गई हैं, जो आपने संवैधानिक तजुर्बा किया है, आपके हिसाब से कायम हो गया है, कामयाब हो गया है, तो जो राज्य का दर्जा है उसको क्यों नहीं लौटा देते? और विडंबना ये है कि जब जम्मू कश्मीर धारा 370 और इस पुनर्गठन विधेयक के ऊपर उच्चतम न्यायालय में चर्चा चल रही थी, तो यही सवाल उच्चतम न्यायालय ने भी पूछा था, और उसके जवाब में सरकार के लॉ ऑफिसर ने कहा, और मैं उसको कोट करना चाहता हूं, I am unable to give an exact time period right now for statehood. Complete statehood may take time as the state has faced repeated and consistent disturbances for decades together, etc., etc. तो एक तरफ तो गृह मंत्री जी और सरकार की तरफ से यह बयान आता है कि हम जैसे ही परिस्थितियां सामान्य होंगी, या गृह मंत्री जी उसके बाद कहा कि जैसे ही विधानसभा का चुनाव हो जाएगा उसके बाद राज्य का दर्जा वापस कर दिया जाएगा। और सरकार के वरिष्ठतम लॉ ऑफिसर जब उच्चतम न्यायालय ये सवाल पूछता है तो कहते हैं कि आई एम अनएबल टू गिव अ टाइमलाइन। Was the law officer not properly instructed? तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो आप आरक्षण कर रहे हैं, चाहे विस्थापित जो कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के लोग हैं, या जो पाकिस्तान से आए हैं, 1965 की लड़ाई के बाद उजड़ के आए थे, इससे किसी को आपत्ति नहीं, इससे हम इत्तेफाक रखते हैं। पर सबसे पहले प्रदेश में एक विधानसभा का गठन तो होना चाहिए। जब विधानसभा का गठन होगा, और गठन तभी होगा जब चुनाव होंगे, तभी राज्यपाल कुछ लोगों को नामजद कर पाएंगे। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है और अपनी पार्टी की तरफ से यही मांग है कि आप अगर इस सदन को बताने की कृपालता करें कि विधानसभा के चुनाव कब कराए जाएंगे और जो राज्य का दर्जा है जम्मू कश्मीर को वो कब लौटाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ऑनरेबल जितेंद्र सिंह। अध्यक्ष महोदय, 5 और 6 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनके दिशा निर्देश में जो गृह मंत्री श्री अमित शाह जी विधेयक लाए थे, उसके परिणाम स्वरूप ये सारा घटनाक्रम है जिसको लेकर के आज ये चर्चा हुई। बहुत सारे हमारे मित्रों ने कुछ ऐसी बातें रखी है जो पर से शायद विषय के साथ ताल्लुक नहीं रखती, लेकिन उन्होंने जम्मू कश्मीर के भिन्न भिन्न पहलुओं को लेकर के अपनी राय रखने का प्रयास किया है। मैं जज साहब की बात सुन रहा था, वो कानून साज भी है, तो अक्सर मुझे
ना मुझे गुस्सा आता है ना मैं प्रवोक होता हूँ, बल्कि मुझे जय साहब की बात जब वो समझा रहे थे कि आइन का मतलब क्या है, भारतीय संविधान का मतलब क्या, बड़े विस्तार से उन्होंने आधा घंटा बताया, तो मुझे गालिब का वो शेर याद आया कि की मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा। 60-70 बरस जो हिंदुस्तान के आइन को वहां लागू नहीं होने दिया, उसकी धज्जियां उड़ाई, उसमें रुकावट पैदा की, वो आज हमें आइन लगे समझाने, और समझाने उनको लगे कि जिन्होंने 3 पीढ़ियां खपा दी सिर्फ इस संकल्प को लेकर के, और जीवन समर्पण कर दिया कि हिंदुस्तान का आइन जम्मू कश्मीर में उसी तरह लागू हो जिस तरह से कि बाकी मुल्क में। और ये कहानी सिर्फ 1947 से शुरू नहीं होती, बल्कि उससे पहले से भी। सन 1946 में जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की चर्चा के दौरान डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू जी से कहा था कि क्या ये जरूरी नहीं कि पुनः विचार कर लिया जाए 370 अनुच्छेद पर, तो दादा तो मुखर्जी की जीवनी से बहुत अच्छी तरह परिचित है और ये लिखित में है उनके बहुत सारे पुस्तकों में भी। तो नेहरू जी ने जो जवाब दिया था उसका प्रिसाइज फ्रेज ये था कि मुखर्जी डोंट बी अपसेट, ये धीरे धीरे घिसते घिसते घिस जाएगी। और बाद में फ्लोर में 1963 में जब बहस हुई इसको लेकर के, जब शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे, एक बार फिर से ये चर्चा में आया था, सॉरी नेहरू जी के जी 63 पंडित जी के दौरान 1963 में जब आया, उस समय पंडित जी ने स्वयं भी कहा था कि अब धारा को जाने का वक्त आया है, और नेहरू जी ने कहा था कि धीरे धीरे ये घिसते घिसते घिस जाएगी। अब तब से लेकर अब तक ये घिसा नहीं सके, बल्कि इसको ना घिसाने में एक वेस्टेड इंटरेस्ट बन गया। ये कायम रहे उसी में उनको लगा कि हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी पारिवारिक प्रभुसत्ता चलती रहेगी, और उसको अगर घिसाने का काम जो नेहरू जी से अधूरा रह गया था वो मोदी जी ने किया, तो हमें तो धन्यवाद करना है मोदी जी का। सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी को मोदी जी का धन्यवाद करना चाहिए कि आपने ये विधेयक लाया। हमसे नहीं हो पाया था, हमारी मजबूरियां थी, हमारी राजनीतिक मजबूरियां थी, हम कमजोर पड़ गए थे, हम परिवारवाद के आगे कमजोर पड़ गए, हम अपने स्वार्थ के आगे कमजोर पड़ गए। हम चाहते थे कि हमारे बाद बेटा, बेटे के बाद बेटी बने, लेकिन आपने वो संकल्प, वो मर्यादा, उस सिद्धांत का पालन किया। उस पर भी आते हैं, और उस समय से लेकर के फिर 46 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फिर आजादी का वक्त, एंड दैट सीरीज ऑफ व्हाट द हिस्ट्री डिस्क्राइब्स एज नेहरूवियन ब्लंडर्स। 1947-48 में जब बाकी राज्यों का विलय हो रहा था, जम्मू कश्मीर के विलय में समय लगा, विलंब हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि नेहरू जी समझते थे कि ही अंडरस्टैंड्स जम्मू कश्मीर बेटर देन सरदार पटेल, and he did not allow his own home minister and intruded into his jurisdiction, his domain. 560 से अधिक प्रिंसली स्टेट्स का विलय हो गया, इसका डिले होता रहा, और नेहरू जी की ओर से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष ये दबाव पड़ता रहा कि आप महाराजा हरि सिंह पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस को सत्ता सौंपे, शेख अब्दुल्ला साहब को एडमिनिस्ट्रेटर बनाए, उसके बाद हम आपको फौज भी देंगे, एक सेशन भी कबूल करेंगे। और वो बात यहां तक पहुंची, किसी दौरान मौका मिल गया पाकिस्तान को हमला करने का, और हमारे इतनी बहुमूल्य जानें वहां पर शहीद भी हुई। फिर नेहरू जी ने ही 1948 में जाकर के यूएनओ में ये बात रखी, कोई आवश्यकता नहीं थी। Instrument of accession was the same for all the princely states. It was not different for Maharaja Hari Singh. It was not different for Jammu and Kashmir. There was no provision of plebiscite in any of the other princely states. Why
did have the Prime Minister make this commitment and create a wrong precedence? इस प्रकार के बहुत सारे प्रदेश थे, हैदराबाद भी था, अभी ओवैसी साहब यहां से उठ कर गए। उसके बाद ये जब सिलसिला आगे चला तो 1950 में पंडित प्रेमनाथ डोगरा के नेतृत्व में प्रजा परिषद ने एक आंदोलन शुरू किया और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे दादा कह रहे थे 11 मई 1953 को जम्मू कश्मीर में दाखिल होते हैं। रात उन्होंने अमृतसर गुजारी थी। पहले पूछ करके आए थे कि मुझे गिरफ्तारी की अगर कोई इस प्रकार की योजना है तो आई एम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मैं उसी प्रकार से सहयोग करूंगा। गुरदासपुर के एसएसपी ने कहा कि ऐसी कोई योजना नहीं, लेकिन जैसे ही वो लखनपुर पहुंचते हैं और पुल आधे रास्ते पर पहुंचते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। नेहरू जी की सरकार और इस प्रकार का षड्यंत्र उस स्तर पर हो रहा है क्योंकि यहां पर सुप्रीम कोर्ट का भी ज्यूरिसडिक्शन लागू नहीं हुआ था। अगर उनको पहले गिरफ्तार कर लेते तो शायद हेबियस कॉर्पस करने के लिए बलराज मधोक और दूसरे साथी तैयार थे, लेकिन वो चीज ना हो पाए इसलिए ये षड्यंत्र रचा गया। यानी देखिए किस प्रकार का खिलवाड़ किया जा रहा था और फिर वहीं से उनको रातों रात श्रीनगर ले जाया गया। 40-44 दिन के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हुई। उसका कोई बहुत ज्यादा छानबीन नहीं हुई, हालांकि उनकी माताजी ने पत्र भी लिखा था पंडित जी को, लेकिन वो एक दूसरी कहानी है। कहने का तात्पर्य ये है कि अब 370 जब लग गया और उसके जाने के ऊपर जब बहुत ज्यादा आपत्ति व्यक्त की जा रही है, या वो लोग जो 370 के जाने के करके कह रहे हैं कि उससे क्या नुकसान हुआ, वास्तव में 370 का सबसे अधिक दुरुपयोग भी उन्होंने नहीं किया। The greatest abuse or misuse of Article 370 was done by the greatest protagonists of 370. और विज्ञान के छात्र होने के नाते हमें समझाया गया कि बिना तर्क के बात नहीं करनी। बहुत से उदाहरण, एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। सन 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई। एक बहुत सारे अमेंडमेंट्स आए। एक था 42-43 which became quite infamous, जिसमें एम्बलम का भी जिक्र था। उसके अंतर्गत विधानसभाओं का और लोकसभा का अवधि काल 5 साल से 6 वर्ष कर दिया गया, क्योंकि इस प्रकार से उनके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि अभी चुनाव करने के लिए समय अनुकूल नहीं और अधिकतर राज्यों में कांग्रेस की सरकारें थी। फिर उसके बाद 1977 में सरकार बदल गई। अब इस दौरान जब ये अमेंडमेंट लाई गई तो जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, उसको तुरंत बना लिया गया। हालांकि जम्मू कश्मीर के आईन के तहत जम्मू कश्मीर को यह अधिकार था वो ये फैसला करे कि कौन सा सेंटर का रूल अपनाना है कि नहीं अपनाना, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं। हम भी 6 साल रहते। अब रोचक फॉलोअप देखिए। 3 साल के बाद 1977 में मुरारजी भाई प्रधानमंत्री बनते हैं। सारे ये अमेंडमेंट्स रिव्यू किए जाते हैं। ये एक धारणा बनती है, व्यू बनता है कि ये लोकतांत्रिक भावना के और लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुकूल नहीं था इस प्रकार का संशोधन। और उस प्रकार फिर शायद मुनीष जी को बेहतर याद होगा, वकील है, शायद 45th और 46th अमेंडमेंट वाज ब्रॉट इन आफ्टर 42nd, और ये रिवर्स हो गया। तो 6 साल का अवधि काल पुनः 5 साल हुआ। देश भर की सारी विधानसभाएं 5 साल तक रही, लोकसभा 5 साल, जम्मू कश्मीर 6 साल, बताओ, क्योंकि उस समय 370 आ गया और 370 हमें इजाजत नहीं देता कि हम ये अपना लें कानून, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर हित में नहीं है। अब वो जम्मू कश्मीर का हिस्सा या सत्ताधारी पार्टी का हिस्सा या परिवार का हिस्सा, ये जनता के विवेक पर है। और ये 6 साल तक रहा तब तक जब तक के गृह मंत्री अमित शाह जी ने 5 और 6 अगस्त 2019 को ये विधेयक लाया, तब तक। अब बताइए इसका क्या उत्तर है? अब इतना ही नहीं,
कहा जाता है कि साहब 370 हमारी शनाख्त थी, हमारी पहचान थी, हमारी आइडेंटिटी थी, हमारी कश्मीरियत पर हमला हुआ। अब आप मुझे बताएं, कुछ ऐसे प्रावधान सारे हिंदुस्तान में लागू हुए थे। हमारे यहाँ पर इतनी महिला सदस्य भी हैं और इसी सरकार ने महिला आरक्षण का भी कानून लाया, एक के बाद एक महिला प्रधान कानून लाए। आपको क्या दिक्कत थी कि आप डाउरी एक्ट नहीं लगा सके जम्मू कश्मीर में? क्योंकि एक समुदाय विशेष को रिझाने के लिए, उसके तुष्टीकरण के लिए आपको क्या आपत्ति थी कि आप चाइल्ड मैरिज एक्ट नहीं लगा सके? नहीं नहीं, वो 28 का आइन अलग है। अभी ठीक, महाराजा का आपने खत्म कर दिया था। अब जाई साहब मैं इसका उत्तर दूंगा, मैं उसका उत्तर, एक मिनट, आप एक मिनट, मेरे पास उसका उत्तर है। Are you yielding? Minister, are you yielding? I'm not yielding because there is an attempt. No, Dada, you don't know the subject, so please don't. मैं आपसे बताता हूं क्या सच है। 12 बार this is attributed to 1928 महाराजा एक्ट, which is not so. स्टेट सब्जेक्ट को लेकर के भी जो समाप्त हुआ है गृह मंत्री जी के इस प्रावधान के लाने के बाद, 370 हटाने के बाद, उसके बारे में ये कहा जाता है कि महाराजा हरि सिंह का स्टेट सब्जेक्ट, वो नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि उसमें अलग अलग क्लॉजेस थे। क्लॉज नंबर 1 कि जो सन उतने से कट ऑफ से जम्मू कश्मीर में रहने वाला बाशिंदा है वो यहाँ का नागरिक होगा। क्लॉज नंबर 2 कि जो आता है जम्मू कश्मीर में, तजारत करता है, उद्योग करता है, शिक्षा में योगदान करता है, उसको हम आरजी रेजिडेंटशिप देंगे, जिसका नाम होगा इकरारनामा, इजाजतनामा, क्योंकि उस दिन उर्दू चलती थी। 10 साल के बाद अगर लगता है कि वाकई उसको इस राज्य को फायदा हो रहा है, तो हम उसको मुस्तकिल परमानेंट सिटीजनशिप देंगे, जिसका होगा इकरारनामा। तीसरा क्लॉज, जहां जहां भी महाराजा को या उसकी निजाम को यह लगता है कि जम्मू कश्मीर के हित में है ये बात या ये नागरिक का रहना, तो उसे सिटीजनशिप दे दी जाएगी। देयर वाज नो ब्लैंकेट बैरियर। और मैं आपको मिसाल देता हूं, एक मिनट मुझे टोकिएगा नहीं। सर रामनाथ चोपड़ा, द फाउंडर, वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ CSIR, जिनको अंग्रेजों ने नाइटहुड दिया था, वो कलकत्ता में एक लेबोरेटरी से रिटायर हुए। कर्नल रामनाथ चोपड़ा, नाइटेड एज सर रामनाथ। 1942 में महाराजा ने उन्हें लाया जम्मू, ड्रग रिसर्च लेबोरेटरी कायम की, जो आज IIIM CSIR कहलाई जाती है। हिंदुस्तान की CSIR की पहली 3 लेबोरेटरीज में से एक वो है, एक नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी दिल्ली की। उनको सिटीजनशिप दी, उनको एक बहुत बड़ा रकबा जमीन का दिया, उनके परिवार को वहां सेटल किया। आज भी उनकी तीसरी पीढ़ी वहां। दूसरी मिसाल, मैं आपका समर्थक हूं। उसके बाद नहीं, मैं ये बता रहा हूं कि हाउ दिस इज बीइंग सॉट टू बी मिस इंटरप्रेटेड टू कैमोफ्लेज योर ओन पिटफॉल्स। ये एक्ट वो नहीं है। अब दूसरी मिसाल, आपके पास फिल्म जगत की बहुत सारी हस्तियां श्रीनगर में रहती थी और बहुत सारी फैमिलीज पंजाब की वहां सेटल हुई। रामानंद सागर जो फिल्म साज हुए, विदु विनोद चोपड़ा हमारे मित्र हैं, मेरे सीनियर भी रहे कॉलेज में, अभी उन्होंने फिल्म भी बनाई, कोई 12th फेल की क्या, वो भी वहां पे जाके बसे। और शायद आपको मालूम नहीं होगा कि जो जम्मू कश्मीर का पहला सिनेमा है, हरी टाकी, जम्मू में, बहुत से लोग अक्सर जम्मू में भी समझते हैं कि महाराजा हरि सिंह के नाम पर है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो है हरि प्रसाद नंदा के नाम पर। और हरि प्रसाद नंदा कौन थे? वो थे राज कपूर जी के समधी, राजन नंदा के पिता। वो वहां पर नंदा क्लॉथ हाउस चलाते थे, वहां के कंट्रैक्टर थे। जहां जम्मू का एयरपोर्ट है वो कंटोनमेंट सारा उन्होंने बनाया था, वो भी वहां के बाशिंदे। बाद में 47 के बाद वो कुछ दिल्ली आ गए। कहने का ताज़े, अब मैं उसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि वो पूरा दिन लग जाएगा, लेकिन डोंट ट्राई टू मिक्स द टू। कभी ब्रैकेट बैन नहीं रहा महाराजा के एक्ट में। अब चढ़िए, अब उस विषय से हटके, लेकिन 370 में था और 370 में बैरियर भी था
but rather I would say that it created artificial barriers. It created mutual skepticism. इससे नुकसान सभी समुदायों को होगा, किसी केवल कश्मीरी हिंदू को नहीं हुआ, कश्मीरी मुसलमान को भी हुआ। बाहर जाता तो उसे शक की निगाह से कहता, उसको भी लगता मैं शायद बाकी लोगों से मुख्तलिफ हूं। So abrogation of 370 gave a sense of esteem, a sense of belonging, a sense of being a part of this huge Indian peninsula. वो सेपरेटिज्म की भावना उसी से आई। और उसके बाद a long nightmare of militancy. अब उसमें हम ये तो नहीं कर सकते ऐसे कि पाकिस्तान ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो तो जो उसको तो कभी इस बात से समझौता हुआ ही नहीं कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा बन गया। उसने जंग भी की, कन्वेंशनल वॉर भी की, प्रॉक्सी वॉर भी की। But we are here not to discuss what Pakistan did. Let's introspect on what we did. जो पाकिस्तान से शरारत हुई उसको हमने हवा दी अपने छोटे छोटे मफाद के लिए, टू कीप आवर पॉलिटिकल इंटरेस्ट अलाइव। 1990-79 से शुरू हुआ ये सिलसिला, क्योंकि 10% वोटिंग हुआ करती थी कश्मीर घाटी में, और हमारे यहाँ एमपी चुन के आ जाते थे और सरकारें बनती थी। Who are the beneficiaries of this arrangement? तो आतंक के साए में चुनाव होना और उसी के साए में अपने कुछ एक विधायक जीत जाने, और आप पुष्ट दर पुष्ट अपना राज चलाते रहे। अगर फिजा खुल जाए, और अगर तब भी खुल जाती तो ऐसा ना होता। So militancy became a vested interest, and I have no hesitation in saying this. It became a vested interest for the polity. It became a vested interest for the industry. एक न्यू रिच तबका उठ करके आया जो 20-25 साल में नए अमीर वहां पे दिखने लगे। There's a huge transaction happening, और साइड इफेक्ट उसका सोसाइटी को झेलना पड़ा। ड्रग एडिक्शन भी हुई, आतंक भी हुआ, 3 पीढ़ियां कश्मीर की कुर्बान कर दी आपने। मैं किसी जात मजहब की बात नहीं कर रहा, कश्मीरी मुस्लिम ऑल्सो सफर्ड इक्वली। और हमें क्या हासिल हुआ? और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही। आप वहां के दानिशरों से पूछिए। तो सोपुर के शायर थे, उन्होंने लिखा कि मेरे बुजुर्गों ने जन्नत जिसे बनाया था उस जन्नत को दोजख बना दिया है। ये लिखा उसने कोसा तथा तत्कालीन शासकों को। बशीर बदर आपके अलीगढ़ वाले, मेरठ वाले, कि कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये अलग मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। यानी किस समुदाय के पक्ष में हम बात कर रहे हैं, किस कश्मीर क्षेत्र के पक्ष में बात कर रहे हैं, किन लोगों के? हम केवल अपने और अपने परिवार और अपनी चंद एक जमात को आगे बढ़ाने रखने के लिए, उसको कायम रखने के लिए हमने इन सारी अफरा तफरी के माहौल का फायदा लिया। और मुझे लगता है कि नाउ द टाइम हैज कम नॉट ओनली फॉर रिडेम्पशन, आल्सो फॉर इंट्रोस्पेक्शन एंड फॉर आल्सो मेकिंग अप फॉर व्हाट वी हैव लॉस्ट और वी हैव अनडन। अगर जय साहब आज आइन की बात करते हैं इस सदन में, तो मुझे एक तरह से खुशी भी होती है। इतने विस्तार में उन्हें हिंदुस्तान संविधान हमें समझाया। वो खुद एक न्यायाधीश है, जज रहे हैं कोर्ट के। हालांकि मैंने शेर कहा कि मेरे कत्ल के बाद उनको समझ आई, लेकिन चलिए, भारतीय जनता पार्टी तो कुर्बानियां देने में का इतिहास है, कम से कम समझ तो आया। We have actually served the purpose of bringing out a change of thinking in that section of polity which never took the name of Indian Constitution. अब बात होती है कि Mike, who are responsible for what happened, or the party that was in power responsible. It was our neighbor. Neighbor has not accepted the accession of Jammu and Kashmir to India. Now, one more thing, please. Secondly, the biggest Qurbani, the party that gave is National Conference. Our leaders, our ministers, our small workers were killed. Let's not forget. For what? For holding this flag of India high. We have never denied
that we are part of this nation. And we will remain part of this nation, but do justice to us. Do not point fingers at people who have suffered for this nation and continue to suffer for this nation. Thank you, sir. Thank you. I don't have to disagree with what you say. I think it's known to all, it's hardly any guarded secret that Pakistan never reconciled to Jammu Kashmir being part of India. I said that right in the beginning. But we are here not to discuss what Pakistan is doing. What we are here to discuss what we are doing. Is that facilitating Pakistan's mischief? एक बार एक सेमिनार हुआ था, KF रुस्तम जी जो हमारे डीजी थे सबसे पहले BSF के, वो आए, वहां पर भी यही बातें की गई. तो रुस्तम जी ने कहा, सर आई गॉट योर पॉइंट, आई एग्री विद योर, आई एग्री. I was the chief minister, and I wanted a unified command, because intelligence, every intelligence, whether it was BSF, whether it was army, whether it was a local police, whether it's CRPF, they were all separate. I wanted a unified command where one command would be there so that these intelligences could be put together and we could attack those areas firmly. What happened? First General, the Chief of the Army Staff, I would not name him, he didn't want it. It was with great difficulty that I convinced Government of India that we should have a unified command. Today, if your successes are there, it's because of the unified command I created for saving the nation, not only the state, but the prestige of the nation. Unified command itself once, KF Rustam ji was given all these inputs, and you know what he said? He said, gentlemen, I have traveled all the way from Pune, because he was settled there after retirement, not to listen to what Pakistan is doing, but to understand what you are doing. So that is what I'm saying. Let us introspect on our roles and confess to ourselves. I have not blamed an individual, but these are the facts, and I'm glad that Dr. Saab is a very senior person. He has been inspired to give a thought to what was said. Again, now what has happened in 4 or 5 years? This is a repeatedly question asked by everybody. कि इस बार पहले क्या था, अब 2019 के बाद और अब का क्या फर्क हुआ? अब आप मुझे बताएं, भौगोलिक परिस्थितियां वही है जम्मू कश्मीर की, टोपोग्राफी भी कठिन है, जो उसकी नेचुरल जो कंस्ट्रेंट्स है वो भी वैसी ही हैं, व्यवस्थाएं भी हैं, फिर कुछ ना कुछ तो हुआ होगा कि जो कल और आज में अंतर है. अब आप सिक्योरिटी की बात करते, स्टोन पेल्टिंग 0% हो गई. इसका मतलब कहीं ना कहीं यूनिफाइड कमांड में भी कहीं ना कहीं उस तरह से अमल नहीं हुआ करता था जिस तरह से होना चाहिए था, जो राज्यपाल शासन लगने के बाद हुआ, जब सीधे सीधे कमान गृह मंत्रालय के हाथ में आई. कुछ ना कुछ तो इसका जवाब देना होगा ना. ये तो एक केस स्टडी बनेगा. क्या कारण है, ऐसा कौन सा जादू हो गया 4 साल में? सिविलियन और ओवरऑल किलिंग्स में 80-90% कमी हुई. अभी आप कह रहे थे हम कश्मीर जाते हैं, पहले भी जाते थे, अभी भी जाते हैं, लेकिन भाई साहब अभी आप जाते हैं तो 150-2 करोड़ टूरिस्ट वहां पे है. पहली बार जम्मू कश्मीर में होम टूरिज्म शुरू हुआ है. मैं पूर्वोत्तर में रहा 7 साल, वहां होम टूरिज्म हमने शुरू करवाया था मेघालय में, क्योंकि होटल नहीं थे. जम्मू कश्मीर में होम टूरिज्म का कभी कल्चर नहीं था. डॉक्टर साहब तो इतना सालों से जान रहे हैं. इतना टूरिस्ट आया इस बार कि लोगों ने अपने दरवाजे किवाड़ खोल दिए, फिर भी उसकी गुंजाइश 2.25 करोड़. तो ये अंतर आया है, और ये लोग इसीलिए आए, उन्हें लगा कि परिस्थितियां अनुकूल है वहां भ्रमण करने. G20 का वहां समिट हुआ, और सबसे ज्यादा कामयाब, ये मैं नहीं कह रहा, जो विदेशी डेलीगेट आए उन्होंने कहा, DDC के चुनाव हुए, भारी संख्या में वहां मतदान हुआ. वो जमाना जाता रहा जब 10% मतदान होता था. अब ये तो सामने है, ये तो आंकड़े चढ़े हैं, ऑन रिकॉर्ड है. इसमें मैं कुछ ऐसा नहीं कह रहा, और मैं कहना भी नहीं चाहता, क्योंकि मेरी क्या मजाल कि मैं इतने सीनियर लोगों को खफा करूं. I am just reading out the facts which are registered in the records.
सेंटर की स्कीमों का लगना अभी हुआ। योजना आयुष्मान J&K is the first union territory or first state in the country which has implemented 100% universal आयुष्मान। अब उन स्कीम में मैं नहीं जाऊंगा, गृह मंत्री जी के जवाब में आपको मिल ही जाएंगे। अब कश्मीरी आप गवर्नेंस की बात करते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी, कश्मीर की छवि का कुछ नहीं था। इंटरव्यू की प्रथा मोदी जी ने जनवरी 1, 2016 में देश भर में समाप्त कर दी, ताकि सरकारी नियुक्तियों में, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं कि सरकारी नियुक्तियों में लेवल प्लेइंग फील्ड रहे, क्योंकि ये शिकायत आया करती थी कि 100 अंक मिलते थे किसी को रिटर्न में, उसको फेल कर दिया जाता था इंटरव्यू में, इंटरव्यू 100। जम्मू कश्मीर में ये कानून लागू हुआ राज्यपाल शासन लगने के बाद, नहीं लगाया गया 370 की आड़ में कि भाई अपने लोगों को कैसे हमने नियुक्तियां देनी है। ये एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। सेल्फ अटेस्टेशन अब वहां लगी, अब तो खैर और भी बहुत सारे सुधार हो रहे हैं। और कश्मीरी पंडितों की प्रतिनिधित्व को लेकर के ये बात है। आई थिंक आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया, विच ऑफ कोर्स वाज बिटवीन टू न्यूली आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, द बिगेस्ट exodus which has ever happened is Kashmir, and that too within the country, though it doesn't have the equal parallel with 1947 because that was partition resulting from the creation of a separate state. But here within the country, you had displacement of such a huge population, leaving their homes and hearths overnight. और अगर उनको प्रतिनिधित्व दिया गया है, तो क्या ये हमारी जिम्मेवारी नहीं सामूहिक, कोई भी राजनीतिक दल क्यों ना हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस क्यों ना हो, भारतीय जनता पार्टी क्यों ना हो, कांग्रेस क्यों ना हो, is it not our collective responsibility to restore that sanctity and that culture and tradition of Kashmir, for which Kashmir is known all over the world? And is that possible in the absence of Kashmiri Pandit? कश्मीरी पंडित की अनुपस्थिति में क्या वो कश्मीर की रिवायत और कश्मीर की तहजीब और संस्कृति, जिसके लिए कश्मीर दुनिया भर में जाना जाता था, तो अगर ये करा जा रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है, इसमें आपत्ति क्या है? और बात आई लद्दाख की, जयमियांग जी ने बात की बहुत सारी स्कीम्स की, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात वो भूल गए, तो मैं जोड़ दूं कि सबसे पहली बार यूनियन टेरिटरी की मांग लद्दाख का एक डेलीगेशन लेकर के आया था दिल्ली में सन 1948 में, तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से मिला। तब से लेकर आज तक 70 साल में गए, कई प्रधानमंत्री आए गए, कई सरकारें आई गई। शायद ये हमारी किस्मत में था, लद्दाख की किस्मत में था कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने और फिर लद्दाख की यूनिटी। दिस इज द फैक्ट ऑफ हिस्ट्री, दिस कैन बी चेक्ड। So these are the political sequence which makes us believe otherwise. अब बहुत ज्यादा इसमें बात नहीं करनी है, लेकिन दादा ने अभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात की। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शहादत के बाद जंग हुआ वहां पर, और अगर जैसे मैंने कहा कि सीरीज ऑफ नेहरूवियन एक्ट्स ऑफ ओमिशन कमीशन, अगर आकाशवाणी भवन जाकर के नेहरू जी यूनिलैटरल सीज फायर डिक्लेयर ना करते बिना अपने मंत्रिमंडल से परामर्श किए हुए, तो आज ये पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर का हिस्सा होता, भारत का हिस्सा होता, ये पीओजे के अलग ना होता। और आज गृह मंत्री को उनके लिए नॉमिनेशन फीस नहीं लानी पड़ती, जो आज इस विधेयक में आ रहा है ना कि but the archival documents which have been unveiled very clearly say that the military advice which Prime Minister Jawaharlal Nehru was receiving from his commander-in-chief and the general staff was that the war has reached a stalemate, and so therefore there was no possibility of making any further gain, and that is why the ceasefire happened. And if you do not have faith in me, you can Google a Guardian article which was published just about a couple of months back, citing the Nehru archives and citing the advice of the Commander-in-Chief of the Indian Army, who said that a stalemate has been reached and no further progress is possible, and that's why a stalemate, that's why a ceasefire was called. Yes, I fully trust you. See, Dada, no, I'm not yielding. नहीं अभी नहीं, एक मिनट बात होने दो, ऐसा नहीं है। मनीष जी, I fully trust you
But I am not allowing myself, I will not allow myself to get distracted by this tilted argument. The fact is that the head of government is Prime Minister. So it is the responsibility of the Prime Minister. हमने तो यही कहना ना कि प्रधानमंत्री ने जाके सीज फायर का घोषणा की, हमने ये नहीं कहना कि उसको रसोई घर में किसी ने सलाह दी थी कि किसने दी थी कि उसको कसूरवार ठहराएगी. The ultimate responsibility will lie on the head of the state and the first minister of the country. See what I am trying. See, देखिए मनीष जी, that subject will come up. No. See, that subject. Honourable Minister Yes. Tiwari, So the entire country is watching this debate. Yes. We Thank should you. not shift the blame here and there. Thank you. Because these are all happened in the British rule. This matter will come up for discussion if tomorrow somebody decides to hold an investigation into why Prime Minister Nehru went and declared ceasefire. Then we can give this argument that so and so, advised him, he was misguided, etc., etc. But the matter of fact is, as the whole world saw, it was Prime Minister speaking on the Akashvani. So that's what the entire world knows. Anyway. So I therefore not taking long. अब ये आ रहा है कि इलेक्शन बार-बार इलेक्शन आप क्यों नहीं करवा रहे? तो शुरू से ये वाक्य से शुरू हुआ. तो मुझे ये लगा कि ये सवाल ट्रेजरी बेंचेस से पूछा जा रहा है या इलेक्शन कमीशन से पूछा जा रहा है. You can ask election commission, but not here. हम तैयार हैं. भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता 24/7 365 कोई भी चुनाव हो, पंचायत का हो, विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, हमारा कार्यकर्ता इस तरह सक्षम है, उसको रात को भी सोए हुए जगा ले तो उठ करके भारत माता की जय कह के निकल पड़ता है अभियान. हमारी तरफ से कोई इनकार नहीं. लेकिन जब उचित एक प्रणाली है, हम संवैधानिक संस्थाओं में दखल नहीं देते. Possibly your thought is conditioned by what the UPA was doing or what the Congress was doing. You were dictating the constitutional bodies. We do not. To hold election. Yes. So whenever why are you not hold? Yes, sir. Absolutely, sir. Whenever the election commission announces, we are ready. We are ready. We are ready, sir. We are ready. Honourable members, tomorrow, I think that tomorrow Home Minister is going to reply. So now I'm going to conclude. The legitimate questions were asked by Manish and you. I think that answer will be given by the Home Minister tomorrow. Yes. Prohibition, anything from this government part? No. Is there any prohibition that the government would not be able to persuade the election commission that the situation has come to such a pass that election needs to be held? Adir. Now I'm concluding. Minister is participating in the debate. The reply has to be given by the minister. Already questions were raised. Election Commission has its own mechanism of gathering inputs as per its requirement and then take a final call. So let's all of us trust the wisdom of Election Commission and not appear to be interfering in functioning. Maybe UPA was doing it, Congress was doing it, they think we also do that, but we don't. So I think at the end, अब ये कहा जा रहा है कि अब इलेक्शन नहीं हो रही, संविधान नहीं लागू हो रहा, लोकतंत्र नहीं हो रहा, but we were the party which introduced 3-tier system in the. I am concluding by that. DDC का चुनाव पहली बार 65 साल के बाद, 70 साल के बाद जम्मू कश्मीर में हुआ, तो अब हुआ. आज से 3 साल पहले, 4 साल. तो वो उसमें क्या रुकावट थी? No sir, that's a fact. You didn't have Zilla Parishads before. Why? And the parties which were ruling were swearing by autonomy, were swearing by self-rule. So how can autonomy be conceivable unless it is autonomy at the ground? To me, to any student of democracy, the self-rule means rule of the ground, of the grassroots. Autonomy has to be born from the grassroots. So not autonomy of the family or self-rule of the family. We have given true self-rule to Jammu Kashmir. We have given true autonomy to Jammu Kashmir. And therefore, please trust us. What happens in future also will be in the best interest of the people of Jammu and Kashmir. We are now heading into very crucial 25 years before we end up in 2047. And Jammu Kashmir has started discovering its unexplored resources. Today, we have a huge lithium store, which has been discovered in Riyasi. We have the highest railway bridge in Jammu and Kashmir of the world. We have the longest Asia tunnel, road tunnel, Chennai Nashri, which is named after Sama Prasad Mukherjee.
We have the purple revolution, which is being talked over all over the world, born from Jammu and Kashmir, Gulmarg and Bhadrawa, the lavender. So many new avenues and resources which had remained unexplored earlier, thanks to Prime Minister Modi's drive, his push, and also the technology, that we are discovering that. And I'm sure in the next 25 years, when India reaches that pedestal which we have researched, Jammu Kashmir is going to add maximum value to achieve that target. So we have a very critical role. I think I call upon all of us to become a party of that journey of ascent of India, of which Jammu and Kashmir is going to play a lead role. Thank you, Speaker, sir. Thank you. Thank you. Shri Shrang Appa Bani. माननीय अध्यक्ष महोदय, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू और कश्मीर आरक्षण विधेयक 2023 पर 4 साल बाद केंद्र सरकार ने सामाजिक बदलाव लाने का ये बड़ा कदम उठाए। सरकार ने वंचित पिछड़े वर्गों को दूसरे राज्यों की तरह संवैधानिक अधिकार देने की दिशा और कदम बढ़ाए, जिसका मैं स्वागत करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, 5-6 अगस्त 2019 में भारतीय संसद में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370-35 को रद्द किया है, जो कि केंद्र सरकार का एक बहुत ही बड़ा सराहनीय कदम था, जिसके परिणाम स्वरूप जम्मू और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हूं, क्योंकि कभी ऐसा लगता नहीं था कि जम्मू और कश्मीर में 370 कलम ये निरस्त किया जाएगा, बल्कि जम्मू और कश्मीर में जो पीड़ित है उनकी जो हालत देखी जाए तो जम्मू संशोधन विधेयक के जरिए केंद्र सरकार ने प्रदेश के एसटी की सूची में पहाड़ी, गड्ढा, ब्राह्मण, पदारी, जनजाति और कोली समुदाय को शामिल करने का प्रावधान किया है। ये बहुत ही बड़ा सराहनीय कदम है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ ही प्रवासियों ने दिल्ली जब जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले हुए थे, तब दिल्ली, बेंगलोर और पुणे जाने का विकल्प जम्मू कश्मीर ने पीड़ितों में लिया। जम्मू और कश्मीर सरकार के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में 46,517 परिवार है, जिनमें 1,58,976 व्यक्ति जम्मू और कश्मीर सरकार के राहत संगठन के साथ पंजीकृत है, जिन्होंने पिछले 3 दशकों में पंजीकरण किया है। जैसे कि मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जम्मू और कश्मीर का जो पीड़ित है, खासकर जम्मू कश्मीर में रह रहे पीड़ित जनजाति है, उसमें ज्यादा कर कश्मीरी हिंदुओं की हत्या हुई और कश्मीरी हिंदू को अन्य राज्यों में पलायन करना पड़ा। ऐसे कई सारे परिवार है कि जिस परिवार के कुछ लोग भी बचे नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं कि कई पार्टियों को ऐसा नहीं लग रहा था कि 370 कदम हटाया जाएगा और जम्मू और कश्मीर के परिवारों और लोगों को राहत मिलेगी। आज केवल ये राहत नहीं, तो वहां पर आगे चलकर राजनीतिक रिजर्वेशन भी वहां के लोगों को मिलेगा। पूरी तरह से आज अगर जम्मू और कश्मीर में देखा जाए तो लोग माननीय मोदी जी को बधाई देते, क्योंकि गोली के बंदूक के नोक पर लोग जी रहे थे आज तक। आज पूरी तरह से शांति से लोग जी रहे। जिन्होंने पत्थर हाथ में लिया था, वो आज उनके हाथ को काम देने का प्रयास माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जम्मू और कश्मीर के लोगों में हो रहा है।
तो मैं इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं। ये भी बात मैं यहाँ रख रहा हूं, जब 1990 में ये सब हुआ तब महाराष्ट्र गवर्नमेंट में 1995 में भारतीय जनता पक्ष शिवसेना की सरकार आई, तब बाला साहब के नेतृत्व में पीड़ित पंडितों को खासकर महाराष्ट्र में एजुकेशन रिजर्वेशन देने का प्रयास किया। आज भी महाराष्ट्र में जितने पीड़ित पंडित रहते हैं उसके घर में बाला साहब ठाकरे का फोटो है, क्योंकि उसमें उनको सभी परिवार को एजुकेशन रिजर्वेशन 1% महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दिया है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कई ऐसे राज्य हैं, उन राज्यों में जाति के आधार पर आंदोलन होते हैं, जाति के आधार पर कोई बंटवारा चाहता है। मैं खासकर इससे लगकर महाराष्ट्र की एक बात कहना चाहता हूं। महाराष्ट्र में मराठा समाज काफी बड़ा संख्या में, आज मराठा समाज वहां आंदोलन कर रहे हैं। ओबीसी समाज भी भारी मात्रा में, समाज में दूरी ना हो इसलिए खासकर केंद्र सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री ने ध्यान देके समझौता समाज में करना चाहिए। बैठ के दोनों समाज में किसका रिजर्वेशन कम नहीं करके पूरी तरह से मराठा समाज के जितने पीड़ित है, शैक्षणिक दृष्टिकोण से जिनको आरक्षण देने की आवश्यकता है, उसमें राज्य सरकार से मिलकर आप समझौता कर मराठा समाज और ओबीसी समाज को न्याय देने की कोशिश करनी चाहिए। माननीय राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब, उनके ऊपर खासकर भरोसा है लोगों का, वो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन केंद्र की इस माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, केंद्र की सहायता इसमें आवश्यक है। फिर से माननीय प्रधानमंत्री का मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ, क्योंकि जम्मू और कश्मीर सर के राज्य में एक शांतता बहाल करने का प्रयास माननीय प्रधानमंत्री ने किया है। विपक्ष के कई लोग कुछ भी कहने दो, लेकिन मैं 1 साल पहले जम्मू कश्मीर में गया था, तब मैं देखा है लोगों के दिल का डर हट गया है। लोगों के दिल में पूरी तरह से माननीय प्रधानमंत्री की द्वारा एक सहायता करने जैसा एक माहौल है, और आगे चलकर देश में या विदेश में जितने दादा पर्यटक आते, इतने सालों में नहीं आए, 3 दशकों से, आज विदेश से ही पर्यटक जम्मू कश्मीर में आएगी, और पर्यटक आके ये पूरे देश के आर्थिक रूप से सहायता भी इस द्वारा होगी। मैं फिर से माननीय प्रधानमंत्री का धन्यवाद देना चाहता हूं, और ये दोनों विधेयक पर मेरी पार्टी शिवसेना की तरफ से मैं उसको सहमति देना चाहता हूं। धन्यवाद। AM Arif. Thank you for giving the opportunity to speak on Jammu and Kashmir Reorganization Amendment Bill 2023 and the Kashmir Reservation Amendment Bill 2023 to express the views of the CPIM. Sir, these bills are nothing but an attempt by this government to keep alive the Kashmir issue ahead of the coming parliament elections. Sir, we have no objection in providing reservation for communities for nominating members of unrepresented communities, but that should not force skewed political interests. Sir, I wish to draw your attention on how this government treated the Anglo-Indian community in this country by taking away the nominated seats from them in Lok SAbha as well as state assemblies, including Kerala a few years ago, which existed there since 1951. Sir, about the nomination, giving the power to the Lieutenant Governor to nominate members is nothing but giving the BJP to nominate members. Sir, coming to the reservation of the scheduled tribes, we know the double standards of the applied by the BJP government. So we have seen the government boasting about the electing a president from the scheduled tribe community, at the same time kept away her from the inaugural ceremony of this new parliament building. So we no, sir. President is the sole custodian of the parliament. President giving assent to the bills. President giving, sending the summons to the members coming here,
and presented along the addressing the both parliament houses, sir, both the houses. So first and most eligible person inaugurate the parliament, but you purposely kept away from the inaugural ceremony, sir. And now you are speaking about the reservation given to the scheduled tribes. Sir, the SC/ST reservation for BJP is nothing but a ceremonial piece like a cherry above the pudding or the cake. But the core of it is still hatred towards the downtrodden sections here. Sir, the discussion of this kind was necessitated by the BJP government out of the way decision to take away the special status of the state of Jammu and Kashmir by virtue of Article 370 of our Constitution and reorganize it into 2 union territories. Sir, so one thing we should understand, it was also against the wishes of our constitutional forefathers who had promised to keep high the aspirations of the people of Jammu and Kashmir while agreeing to join the dominion of India. Sir, our ancestors have regarded Jammu and Kashmir as the crown of India at the top, but this government has downgraded Jammu and Kashmir to the status of crown, only because the majority of the people are Muslims, whom the RSS oppose the ideology. The special status of the Jammu and Kashmir was abolished, which itself shows the intolerance of the BJP government. Sir, I wish to remind the government that they have also not kept the promise of holding the election to Jammu and Kashmir Assembly as the Honorable Amit Shah ji had promised on the floor of this house in many times. I wonder when the appropriate time comes. Will it come in the end of the century, sir? So instead, the government is, including the minister, is repeating the rhetoric that it has successfully conducted the election to the local self-government institutions. What is the reality, sir? Sir, I had been Jammu and Kashmir as a member of participating in the study tour of the Standing Committee on Housing and Urban Affairs a few months back. Sir, how come this government could claim that with just 15 or 20% of the total voter turnout as a success? 80% of the voters were not participated in the local body elections, sir. Also, I could not witness any development revolution in Kashmir as claimed by this government and the members of Ladakh, except the schemes implementing all over India, Jal Jeevan Mission, PMAY, and Making India, etc., etc., etc. Sir, even after the abrogation of the Article 370, you could not control the terrorism in the valley. Sir, the news has been coming about the terrorist activity still continuing in the valley. Sir, we all know that the RSS has put forward 4 political agendas as its declared goals. The abolition of special status of Kashmir is just one among them. The others being demolition of Babri Masjid, the enactment of Citizenship Amendment Act to deny the citizenship to Muslims on the basis of religion, and the final one being the Uniform Civil Code, sir. Sir, in all respect, the BJP government is preparing to transform India into a Hindu religious state. And we have just seen the portrayal of the Nandari, a Hindu god replacing the national symbol in the logo of National Medical Commission, is a beginning, sir. Sir, the BJP government is portraying the victory in the recently held assembly election to Rajasthan, Madhya Pradesh, and the Chhattisgarh as a license to act at its whims and fancies. Sir, I wish to remind the still don't have a mandate. Even half of the voters of India, and if stand united, the opposition parties have a strong chance to win in the heart of the voters, sir. At the end, sir, on behalf of the family members of the great martyrs of the Pulwama, I urge upon the government to conduct a free and fair judicial inquiry upon the truth revealed by the former Jammu and Kashmir Governor Sri Satyapal Malik upon the Pulwama incident. With these words, I conclude my speech. Still, thank you very much, sir.
Sir, I rise to support the first bill, Jammu and Kashmir Reservation Amendment Bill 2023, but to oppose Jammu and Kashmir State Reorganization Amendment Bill 2023. So rightly, when Jitendra Singh ji was speaking, Saugat Rai was commenting from this side also. He was specifically narrated the first Prime Minister of India, Pandit Jawaharlal Nehru, the architect of new nation, new India. And he is narrating him as he has done a blunder, Nehruvian blunder. He has used the phrase Nehruvian blunders. Sir, the present India, I'm not going to the details of the wonderful achievement made by Pandit Jawaharlal Nehru, the secular fabric and the secular symbol of India, who has made India in this form, and it is being as Union of India only because of Pandit Jawaharlal Nehru, and even Kashmir is still an integral part of India. That is only because of the policy enunciated by Pandit Jawaharlal Nehru, his diplomatic policy which he has adopted as far as Kashmir is concerned. Otherwise, the situation of India would have been different, because most probably the Kashmir would not have been, even the present position would not have been there as far as Kashmir is concerned. So I urge upon the Honorable Minister to withdraw that word, Nehruvian blunders, as far as this Kashmir issue is concerned. Such a observation is not expected from a responsible minister from the cabinet. It is not expected. So first of all, I would like to request the Honorable Minister kindly withdraw the remarks made by the Honorable Minister, the responsible minister, making Nehruvian blunders as far as this Kashmir situation is concerned. Sir, as far as the bill is concerned, the first bill is the Jammu and Kashmir Reservation Amendment Bill. Absolutely, it is a harmless bill, definitely. The socially and educationally backward classes has to be replaced or substituted in the place of weak and privileged classes. Fully, I agree with it, and that can be passed. There is no doubt about it. But as far as the Jammu Kashmir State Reorganization Amendment Bill 2023 is concerned, sir, we are all well aware that on 5th and 6th of August 2019, elaborate discussion took place regarding Article 370 and also the State Reorganization Bill, Jammu Kashmir State Reorganization Bill. Detailed discussion took place. We have made our reservation as far as J&K State Reorganization is concerned. Sir, I would like to know from the Honorable Home Minister, what is the constitutional propriety of this government going for an amendment to a bill which is already been made by the Parliament, which is pending before the Supreme Court for final verdict? Sir, as far as to my limited information, it is already been, the hearing of the matter is already over. The matter is pending before the Supreme Court. We all know that a matter which is pending before the Supreme Court can never be discussed even in the House. That is the rule which is being observed by us. But here what the government is doing, government is coming with a bill and moving an amendment bill. That bill is pending before the Supreme Court for the final verdict. The hearing is over. Why don't the government wait for the final verdict? That too, the constitutional validity of the bill is being questioned. And it is a 5-member constitution bench is looking after that issue. When that matter is pending, you are bringing with amendments, means it is not with bona fide intention to give reservation to the scheduled castes and scheduled tribes, and not with an intention to give the Kashmir migrants or for the displaced persons. The intention of the second bill, that is a State Reorganization Amendment Bill, is lacking bona fides. Hence, I oppose the bill on that ground itself, because it is a matter pending before the judicial. We know the rules of practice as far as the rules and procedure and conduct of business of our Lok Sabha also. No matter which is pending before the Supreme Court can be agitated or be discussed in the House. That is the precedent, that is the convention, that is the rules, and rules of practice is there. At the same time, the government is coming with an amendment bill so as to amend a bill statute which is pending before the Supreme Court is not good, especially a constitution bench. 5-member constitution bench is agitating or looking into this constitutional validity of the bill. That is the first point which I would like to make. Sir, coming to the bill, that is section 15A and section 15B, two new provisions are to be incorporated other than the reservation.
Sir, 15A, notwithstanding anything contained in subsection 3 of section 14, the Lieutenant Governor of the Union Territory of Jammu and Kashmir may nominate not more than 2 members, one of whom shall be a woman from the community of Kashmir migrants, according to 15A. According to by virtue of 15B, it will be from the displaced person from Pakistan-occupied Jammu and Kashmir to the Jammu Kashmir Legislative Assembly. Sir, my question is, what is this nomination? And the Legislative Assembly, you have not reconstituted the Legislative Assembly. You are not ready for an election process. You know that the delimitation process is already complete. Almost all the formalities have already been completed. Why there is an inordinate delay in having the elections? Why the inordinate delay in reconstituting the State Legislative Assembly? Why you are providing this unfettered authority to nominate a particular person from a particular community to the Lieutenant Governor? That means this is inferring the fact that you are not going to conduct the election. You have no proposal and you have no intention to have the proper elections so as to put up a populistic government in the state of Jammu and Kashmir. That is why you are giving the nomination authority to the Lieutenant Governor, means you are not believing in a populistic government. This nomination process has to be taken back. At least the nomination or the nomination of a particular person should be on the advice of the elected government or at least the advice of the State Legislative Assembly. Unfortunately, that is not being done, and it is unfettered authority, discretion is being provided to the Lieutenant Governor by virtue of section 15A and section 15B of the Act. That is totally undemocratic. That is to be opposed. So I urge upon the government, kindly review the position of nomination by the Lieutenant Governor. Instead, you may give the authority to the State Legislative Assembly so as to elect 2 representatives, one from the displaced persons category and another from the migrant Kashmiris category. That is the proper democratic forum or the proper democratic way by which 2 persons from these 2 categories have to be elected. That is the second point which I would like to make. Sir, the point is, at the time of that is general discussion on the Kashmir issue, sir, at the time of the discussion of on 5th and 6th of August 2019, what the assurance given by the Honorable Minister, Home Minister Sri Amit Shah ji, that is election will be conducted at the earliest and the populistic government will be put in place. He has used the word, still I remember, at the earliest. And also there was a genuine demand from all corners of all walks of life. Everybody was demanding to get back the statehood status. That will also be considered. These are the 2 promises being made by the Honorable Home Minister. I think that the first is, at the earliest, the election will be conducted and a populistic government will be put in place in the place of this government, Lieutenant Governor. That will be done. But unfortunately, even after 5, this is 2020-23, it is fag end of the 2023 calendar year. Even after 5 years of this gap, the government, union government, is not able to reconstitute the State Legislative Assembly and to conduct the election. Then how can you win the confidence of the people of Jammu and Kashmir? That is the question. Why the government is not able to conduct the election? Why you are not able to have reconstitute the Legislative Assembly of Jammu Kashmir Union Territory? Why? Because that itself shows that you are not able to bring normalcy back in the Union Territory of Jammu and Kashmir. Is not the reason by which the election cannot be held. Is not the reason by which the Legislative Assembly could not be constituted. That is why we are suggesting that the normalcy has to be, yes sir, I'm concluding. The normalcy has to be brought back. Almost all the members have already cited recently on commanding officer of a battalion is killed. Major is killed, 3 captains, so many police security personnel have already been killed. So you are claiming that the normalcy have come back. So at the same time, last point, at the same time, a new term has been spelled out by the security forces that hybrid militancy is there. Yes, I do agree that there is no stone pelting in the Union Territory of Jammu and Kashmir, but hybrid militancy is there, is being admitted by the security personnel of the Jammu and Kashmir. So that is the reason by which
You are not able to hold the election and to bring back normalcy in the state. Sir, my suggestion is, first, you have to take the people of Jammu Kashmir into confidence. Without taking the people of Jammu Kashmir into confidence, you can never win over the political situation, turbulent situation in the state of Jammu and Kashmir or in the union territory of Jammu and Kashmir. But that is still lacking. You are trying to take political advantage out of the Kashmir situation, not to win the minds and the hearts of the people of the Jammu Kashmir. Then only you can win over the situation in the state of Jammu and Kashmir and can bring back normalcy. For that, the government has to take positive initiative steps. One of the major steps is to bring back the normalcy, to hold the election, and second is to give back the statehood status to the state of Jammu and Kashmir. With this point, I conclude. Thank you very much, sir. Shri Asaduddin Owaisi. शुक्रिया मोहतरम चेयरमैन साहब, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल और जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल की मुखालिफत में खड़ा हूं सर। ये दोनों बिल हमारे आइन के खिलाफ हैं और दूसरा जो बिल है सर, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल, ये ना सिर्फ हमारे आइन के खिलाफ है बल्कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1952 के भी खिलाफ है सर। यहाँ पर क्योंकि वक्त बहुत कम है, मैं इस कम वक्त में इस ऐवान के सामने इस बात को रखना जरूरी समझता हूं कि जिसमें कहा गया कि डिस्प्लेस पर्सन का जो डेफिनेशन दिया गया है, इसमें मैं हुकूमत से जानना चाहता हूं कि क्या ये बात सच नहीं है कि 1989 में कारण में, करना में, पूंछ में, रजौरी में जब फौज हमारी वहां पर गई थी तो 28 गांव के लोग हमारी वतन अजीज की सरजमीन छोड़कर पड़ोसी मुल्क में चले गए। और आज तक 2001 का सेंसस, 2011 का सेंसस ये कहता है कि अनइनहैबिटेटेड गांव है। क्यों नहीं हम उनके लिए प्रोविजन रख रहे हैं? और ये रखना जरूरी है। और जितने वहां पर गए हैं ये मुजफ्फराबाद में रहते हैं, 40,000 के करीब, इसमें सिर्फ 3% कश्मीरी हैं, बाकी सब गुज्जर और पहाड़ी हैं। इन्होंने हमारी फौज को जमीन दी और आप उनको भूल रहे हैं और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए प्रोविजन रख रहे हैं जो इनको आप नजरअंदाज कर रहे हैं। दूसरी बात यह है सर कि आप नॉमिनेशन करेंगे, नामजद करेंगे, कौन नामजद करेगा? एक अवाम की मुंतखब शुदा हुकूमत की सिफारिश पर एलजी नॉमिनेट करेगा, नामजद करेगा, या फिर दिल्ली से नामजद करेंगे? तो आप यहां से कंट्रोल कर रहे हैं, ये तो आइन के खिलाफ है। आप तो जमहूरियत को सबवर्ट कर रहे हैं, अवाम का जो मैंडेट है, फैसला सबवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और तीसरी बात सर, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आखिर क्या वजह है कि आप ये रिजर्वेशन क्यों करना चाह रहे हैं कश्मीरी पंडित के लिए? नाम तो लीजिए कश्मीरी पंडित का आप। और अगर आप ये करना चाह रहे हैं तो बताइए सिक्योरिटी थ्रेट कश्मीर में है या नहीं है? आप कहते हैं कि कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। जब सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है तो फिर आप नॉमिनेशन क्यों करना चाह रहे हैं? आखिर क्यों आप 370 निकालने के बाद वहां पर हर महीना पाकिस्तान से दहशतगर्द आकर श्रीनगर में गोली मारते हैं, राजौरी में मारते हैं, हर महीना 5-5 लोग मरते हैं, कैप्टन मरता है, हवलदार मरता है, लेफ्टिनेंट कर्नल मरता है। तो आपका कौन सा नॉर्मलसी रेस्टोर किया? आप कुछ रेस्टोर नहीं किया। आप लोग, हमारे सिपाही मर रहे हैं, मगर आप बाजा बजा रहे हैं कि अमन हमने कायम कर दिया 370 को निकालकर। सर, जम्मू के डोगरा लोगों का बहुत बड़ा नुकसान आपने कर दिया। 112 राइस मिल थे, अब सिर्फ 6 राइस मिल बचे हुए हैं। बताइए आपने कौन सा बड़ा तीर मार दिया 370 निकालकर? पूरा पंजाब से लोग आकर जम्मू को टेक ओवर कर रहे हैं, वहां का पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम आपने डिस्टर्ब करके रख दिया। चेंबर ऑफ कॉमर्स के रोज लोग रहे, सेक्रेटेरिएट आप मुंतकिल करते थे अभी विंटर में, पूरा जम्मू की इंडस्ट्री को आपने बर्बाद कर दिया, पूरे होटल खाली हैं। तो और आखिरी बात सर, मैं हुकूमत से जानना चाह रहा हूं कि एक आपके इंडस्ट्रियल एस्टेट में एक कमरा आपने बनाया है क्या? बताइए भाई, अंबानी साहब है, अदानी साहब है, टाटा साहब है, सब है, आपने एक कमरा नहीं बनाया वहां पर। एमओयूज तो करोड़ों रुपया के हो गए, आपने ख्वाब तो इतने दिखाए मगर वो बेचारे वो ख्वाब तो पूरे नहीं होते कश्मीर के लोगों के लिए। जम्मू में करके दिखाइए, श्रीनगर तो दूर की बात है सर। और आखिर में मैं हुकूमत से जानना चाहता हूं कि इलेक्शन कब करवाएंगे? 24 का इलेक्शन तो आप करवा लेंगे, आपने जेरीमैंडरिंग करके आपने कॉन्स्टिट्यूंसीज बना दिए वहां पर, मगर अब भी आपको डर हो रहा है। आप जम्मू में नहीं जीत पाएंगे, बता रहा हूं आपको। वैली तो दूर की बात है, वैली तो मुझे यकीन है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और सब लोग निकाल लेंगे, जम्मू भी लूज करेंगे आप। अरे
हाँ, आपकी हमारी डील नहीं हुई है, बोल देंगे डील हो गई। हमारा हाल तो लैला का हो चुका है। हम नहीं गए सर, हम नहीं गए भी तो आप लोग मध्य प्रदेश जीत गए। कैसा जीतिए मेरे बगैर आप मध्य प्रदेश? सर मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, मैं कंक्लूड कर रहा हूँ सर, मैं कंक्लूड कर रहा सर। ये खामखा निशिकांत को आदत है छेड़खानी करने की। अब जवाब मिल गया उनको। तो सर मैं हुकूमत से जानना चाह रहा हूं कि आप असेंबली के इंतखाबात कब करवाएंगे और आप क्यों लद्दाख में उनको सेफ्टी दे रहे हैं? आपने 370 निकाला क्यों? लद्दाख का इलेक्शन तो आप हार चुके हैं वहां पर लोकल बॉडी का। तो फौरन आप इंतखाबात करवाइए ताकि वहां पर जमहूरियत बहाल हो सके। कब तक दिल्ली से हुकूमत करेंगे? इसीलिए मैं दोनों बिल की मुखालिफत करता हूं। शुक्रिया सर। थैंक यू। जबीर सिंह ग्रिल मिस्टर। धन्यवाद चेयरमैन साहब, आपने मेरे को तो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट एंड जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट पे बोलने का मौका दिया। ये जो एक्ट है ये काफी मददगार सिद्ध होंगे। जो लोगों में कंफ्यूजन है, जो अथॉरिटीज में कंफ्यूजन है, उसको दूर करने पे। सर, हम कश्मीरी और कश्मीरियत इसकी बेहतरी के लिए, वहां जमहूरियत की स्थापना के लिए, कश्मीर की तरक्की और खुशी के लिए जितना साथ सरकार दे हम उनका साथ देने को तैयार है। मगर कश्मीर की जो जमहूरियत है, जमहूरी कदरें कीमतें हैं, उसको पहले सरकार को, उस स्टेट को देनी चाहिए, उन लोगों को देनी चाहिए जो जिसका वो हकदार है। सर, आज कश्मीर के लोग कब से उम्मीद कर रहे हैं कि कब हमारे वहां चुनाव हो, हम अपनी सरकार चुन सके। तो जैसे मेरे से पहले मनीष जी ने कहा था कि इसकी टाइमलाइन सरकार को देनी चाहिए, बिना देरी के। अगर आप ये सरकार की तरफ से जितने लोग बोले हैं, उन सब ने कश्मीर में एक शांति, पीस और तरक्की के दौर की बात कही है। अगर वास्तव में ऐसा है तो मैं समझता हूं वहां चुनाव कराने में कोई देरी नहीं करनी चाहिए। सर, जो नई बैकवर्ड क्लास की लिस्ट है उसमें वागे, गिदरत, पाटी, चांग, जट, सैनी, मार्कबल, सोची, क्रिश्चियन बरादरी में जो कन्वर्ट होके हिंदू वाल्मीकि से गए हैं लोग, सुनार, तेली, हिंदू और मुस्लिम और आदि कास्टों को इसमें इंक्लूड किया है। सर, मगर मेरे को अफसोस से कहना पड़ा है कि पंजाब का एक बहुत पुराना कश्मीर के साथ एक रिश्ता है। आज भी जब कश्मीर में कोई बॉम्ब या कोई गोली की आवाज आती है तो उधर पंजाब के किसी ना किसी घर में, किसी ना किसी गांव में रोने और विलाप की आवाज आती है। कोई ना कोई पंजाब का सपूत बहादुरी से लड़ता कश्मीर में शहीद हुआ पंजाब का आता है। मगर जो हमारे जट सिख हैं, जो सिख सैनी है, जो सिख स्वर्णकार है, इसको इस लिस्ट से वंचित किया गया है। मैं आपके माध्यम से गुजारिश करूंगा माननीय गृह मंत्री जी से कि उनको भी इसमें जो है ये शामिल किया जाए। सर, आज हमने एक बहुत बढ़िया स्टेट था, उसको स्टेटहुड से छीन के उसे हमने यूटी में जो है उसमें कन्वर्ट किया। उसके लिए हमने देश को बताया कि इससे आतंकवाद का खात्मा हो जाएगा, कश्मीर में एक तरक्की का नया दौर आ जाएगा। मगर अफसोस की बात यह है कि जब से ये आया है तो इनकी इकोनॉमी बहुत बुरी तरह मुरझा चुकी है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत बुरी शेप में है। सर, वर्स्ट पार्ट इज आपको इसका संज्ञान लेना चाहिए कि जिस तरह से करप्शन जो कश्मीर में बढ़ गई है,
एक आपने बहुत बढ़िया काम किया, आपने वहां कहा देश के लोग आए, वहां आके प्रोजेक्ट लगाए। सर मैं एग्जांपल दे देता हूं, जहां जो लोग इन्वेस्ट करने गए, जमीन की रजिस्ट्री के लिए वहां के एसडीएम 10-10 लाख रुपया मांग रहे, इस पे ध्यान दो। ये जो करप्शन हो रही है इसका अभी से सर कुचलेंगे तो ये कश्मीर के लिए बढ़िया होगा। सर मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि कश्मीर में उद्योग की बहुत बड़ी जरूरत है। आपने उसमें ये आज उद्योग जो है वो वहां से उखड़ के गया है। बाड़ी ब्राह्मणा जैसे ऐसी जगह थी, डॉक्टर साहब डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी बैठे, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, एक बड़ा फलता फूलता औद्योगिक क्षेत्र था, आज वो खत्म हो गया। सर इसमें एक और जो बात मैं करना चाहूंगा वो है कि आपने 2 सीटें जो कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं उनके लिए जो है वो आपने रक्षित की है। एक सीट जो मकबूजा कश्मीर है वहां के लोगों के लिए की है। सर आपको 2000 का वो मंजर याद होगा जब हमारे 43 सिखों को छत्तीस सिंहपुरा में जो है मार दिया गया था। सर मेरी गुजारिश है कि ये जो माइक्रो माइनॉरिटी है, कम से कम इसके लिए एक सीट जो है वो रिजर्व की जाए। और जैसे मेरे से पहले बोलते स्पीकर साहब ने बोला था, बुलारे ने बोला था कि इसको ये राक्षस जो आपने सीटें की है या जो आगे करोगे, इसको नामजद कौन करेगा? लेफ्टिनेंट गवर्नर का लिखा है। इसका मतलब ये है कि आपके मंसूबे ये है कि अब कहीं वहां स्टेट गवर्नमेंट ही ना आए। कम से कम जैसे पार्लियामेंट में भी कुछ सीटें राज्यसभा में रिजर्वेशन के लिए रहती है, जिसे प्रधानमंत्री जी रिकमेंड करते हैं, जो कैबिनेट रिकमेंड करती है और प्रेसिडेंट नामजद करते हैं, ऐसा एक प्रोसेस उसमें भी बना के रखना चाहिए कि जो वहां की गवर्नमेंट होगी, कश्मीर के लोगों की अपनी सरकार होगी, वो रिकमेंड करे और उन्हें ही नामजद किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ये जो सीट माइक्रो माइनॉरिटीज की बात कही और जो जट सिक्स हैं, जो सिख सुनियार्स है, सिख सैनीस है, और उनको भी इस लिस्ट में बैकवर्ड क्लासेस की में इसका जो इसका लाभ उससे वंचित ना किया जाए, उन्हें भी इसका जो लाभ दिया जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय पंजाब। बाल अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं। भारत के गृह मंत्री द्वारा द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023 एंड द जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023, इस दोनों को जो अमेंडमेंट का बिल आया है उसके समर्थन में मैं खड़ा हूं। मैं समझता हूं कि इन दोनों बिल की अमेंडमेंट बिल के लाने की जरूरत क्या पड़ी। आज चाहे 2019 में जब जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल उस सदन में, जब हमारी पुरानी पार्लियामेंट थी, उस पार्लियामेंट की बिल्डिंग में एक इतिहास रचने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के गृह मंत्री ने किया था और पूरे देश ने उसका स्वागत किया था। मुझे लगता है कि आज इस भारत के नई पार्लियामेंट में फिर जम्मू कश्मीर के लिए एक नया इतिहास रचने का काम इस अमेंडमेंट बिल से भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी करने जा रहे हैं। और वो होगा नया बिल अमेंडमेंट का कि लोग इतनी बातें कर रहे हैं, आखिर लोग सवाल पूछेंगे। इतने दिन वहां असेंबली थी, इतनी दिन हुकूमत में थे, बरसरे इख्तदार थे, सत्तारूढ़ थे, आखिर इसके बावजूद भी उसमें जो बड़ी तादाद, बड़ी जनसंख्या के लोग जिनको आदिवासी कहते हैं, वो आदिवासियों को आरक्षण मिलने का काम क्यों नहीं हुआ था? इसका जवाब कौन देगा? आज नए सवाल खड़े कर रहे हैं जिसका जवाब हमारे माननीय जितेंद्र सिंह जी ने दिया,
हमारे अनुराग जी ने दिया, माननीय सदस्यों ने दिया, हमारे लद्दाख के साथियों ने दिया। मैं कह रहा हूं कि आखिर इस बिल के संशोधन करने का तात्पर्य है, जिसमें 3 प्रमुख उद्देश्य है कि जो कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं, उन कश्मीरी माइग्रेंट्स को आरक्षण दिया जाए, पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया जाए, जिससे ओवरऑल उनका एक सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। इस उद्देश्य को लेकर के आए। कितना पवित्र उद्देश्य। या जो डिस्प्लेस पर्सन, उनको स्वीकार करना पड़ता है कि जो ऐसे डिस्प्लेस पर्सन हैं, उनके लिए काम तो हम अच्छा कर रहे हैं रिजर्वेशन, या फिर शेड्यूल ट्राइब्स। इन 3 उद्देश्य को लेकर के जिस तरह से हमने इस बिल को जो नहीं 3 है, एक कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं, एक डिस्प्लेस पर्सन्स हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से जो इलीगली उन्होंने कब्जा कर रखा, और तीसरे शेड्यूल ट्राइब्स हैं। शायद इन 3 उद्देश्य को लेकर जो मैं समझ पाया हूं, इस बिल का संशोधन है। भर्तरी मेहता जी, मैं जानना चाहता हूं, आप तो इस बात का समर्थन किया था, मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आज जम्मू कश्मीर के लिए भारत में तो उस दिन निश्चित तौर से जम्मू कश्मीर जिस दिन 370 समाप्त हुआ 5-6 अगस्त 2019 को, उस दिन जम्मू कश्मीर के लोगों ने, पूरे देश के लोगों ने माना कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, टूट हिस्सा है, और एक दिवाली सी जैसा हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में जो एक बड़ी जनसंख्या बकरवाल की है, गुजरवाल की है, आदिवासियों की है, आज जब ये उस 2019 के बाद भी जो ये फिर से अमेंडमेंट आज गृह मंत्री जी लेकर के आए हैं, और जब ये बिल आज पास करेंगे हम, तो निश्चित तौर से ये केवल एक बिल नहीं पास होगा, ये जम्मू कश्मीर के आदिवासियों के घरों में आज दिवाली मनाई जाएगी कि भारत के पार्लियामेंट ने भारत के नया इतिहास रचने का काम। ये सवाल करेंगे, ये बात गरीब की करेंगे, खेत खलिहान की करेंगे, आदिवासियों की करेंगे, दलितों की बात करेंगे, केवल बात करेंगे, गरीबी हटाने की बात नहीं करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर हिंदुस्तान में देश 1947 में आजाद हुआ, और हिंदुस्तान की आजादी के बाद जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनी, तो पहली बार देश के सुदूर उड़ीसा के एक आदिवासी महिला को आज देश का महामहिम राष्ट्रपति बना करके हमने स्थापित करने का काम किया। तो हम केवल कहते नहीं, आज एक जब हमने देश के महामहिम राष्ट्रपति के रूप में हमने एक आदिवासी महिला को प्रतिस्थापित किया, तो ये पूरे देश के लिए नहीं, पूरी दुनिया के ट्राइबल्स के लिए गया कि भारत इज सो प्रोग्रेसिव। दुनिया के हर कंट्री में ट्राइबल्स हैं, बड़े बड़े जो विकासशील देश हैं उन देशों में भी लोग आज ट्राइबल्स हैं। उन ट्राइबल्स को लगा कि भारत तो हमारे यूएसए हो, यूरोपियन कंट्रीज हो, चाहे साउथ ईस्ट एशिया हो, इनसे हमसे फार अहेड है कि आज दुनिया का सबसे सर्वोच्च पद भारत का संवैधानिक, उसको एक आदिवासी महिला को दिया जाना। उसी सदन ने किया, और आज फिर इसी सदन ने जम्मू कश्मीर के जो पहाड़ियों पे जानवर की ढोर चराते थे, खाना बदोशी की जिंदगी रहते थे, न उनके पास आवास था, न उनके पास घर था, उनको शासन में, गवर्नेंस में पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिले, उनको वहां की यूनियन टेरिटरीज की असेंबली में रिजर्वेशन मिले। शायद ये कल्पना रहता, आजादी के बाद बैठे हुए जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी इस बात का जवाब दे दें कि आखिर इतनी बड़ी तादाद आदिवासियों की थी, क्यों नहीं आपने आरक्षण दिया, चाहे आप कितने दिनों से हुकूमत में हैं। आप यूनिफाइड कमांड की बात करते हैं। आज जब ये बिल पास होगा तो वो तमाम जो बड़ी संख्या में लोगों को लगेगा कि मोदी जी की सरकार एक काम ऐसा कर रही जो देश के गरीब, खेत खलिहान और आदिवासियों के लिए काम करती है। बहुत से सवाल उठाए गए कि आज कौन सा इसमें नया इतिहास रच रहे हैं। अरे नया इतिहास आपने देखा नहीं, वही जम्मू कश्मीर है। 370 के समाप्त होने के पहले हमारे तमाम जम्मू कश्मीर से सांसद हैं, उधर भी बैठे हुए हैं, मंत्री जी बैठे हुए हैं। उस जम्मू कश्मीर में मैं कई बार गया, इसके पहले भी, अब इसके बाद भी जाता रहता हूँ। मुझे स्पीकर साहब ने जब वहाँ पे लोकल बॉडीज का चुनाव हुआ, पंचायतों का चुनाव हुआ, स्थानीय निकाय का चुनाव हुआ, तो उनका एक ओरिएंटेशन कैंप था प्रशिक्षण का। उस प्रशिक्षण को में भी हमको हजारों पंचायत के जो चुने हुए निर्वाचित सदस्यों से बात, उन्होंने कहा कि पूरे जम्मू कश्मीर में की बात नहीं कर रहा हूँ, जो सबसे बड़ा हाई कोर्ट था
उस हाई कोर्ट में भी 15 अगस्त 26 जनवरी को तिरंगा झंडा या राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया जाता था। और आज 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर के हर गांव के पंचायतों पे तिरंगा फहराने का काम हुआ है। ये नया इतिहास रचने की बात हो रही है। आज अभी पिछले दिनों जब मेरा माटी मेरा देश का एक अभियान चला और जब फिर तिरंगा यात्रा वहां निकली अभी अगस्त 2023 की बात, तो जिस तरह से अगस्त 2023 में एक तिरंगा यात्रा निकली और वहां कोई देश का नौजवान नहीं गया, उस पूरे कश्मीर का जो एक युवा यूथ लड़के लड़कियां जो एक हुजूम निकला, उस हुजूम ने पूरी देश को यह साबित कर दिया कि इससे लगता है कि अब कश्मीर की जो उग्रवाद की परछाइयां अतीत की थी वो विकास की रोशनी में तब्दील हो रही है। कि मैं आपसे कहना चाहता हूं। तो आज कश्मीर किस तरफ बढ़ रहा है, बात करेंगे इंडस्ट्री की, बात करेंगे फार्मर्स की, बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी की। अरे किसी चीज का तो आप हमने बजट दिया, क्या हो रहा विकास, किस तरीके से वहां लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी के नेतृत्व में फार्मर्स की बात कर लीजिए। और मैं बात जब करता हूं तो हमेशा रिकॉर्ड पे करता हूं, ऑन रिकॉर्ड पे करता हूं, आंकड़ों पे करता हूं कि पहले लगता था कि जिस तरीके से 70% जमीनें बोई ही नहीं जाती, इतनी बड़ी उग्रवाद की परछाई थी, लोग अपनी जिंदगी की हिफाजत की, सलामती की लोग दुआ करते थे, ईश्वर से अल्लाह से प्रार्थना करते थे कि हमारी जिंदगी सही सलामत हो। घरवाली अगर उसका पति उसका सुहाग बाहर गया तो सूरज ढलने के पहले वो अपने सुहाग को थाली सजाए इंतजार करती थी कि हमारा सुहाग सही सलामत लाल चौक से लौट आए। स्थिति ये जम्मू कश्मीर की थी। और आज 370 खत्म होने के बाद जिस तरह से प्रीवियस रबी सीजन में उस कश्मीर डिवीजन की बात कर रहा हूं कि अकेले फर्स्ट टाइम वहां पे मस्टर्ड की, सरसों की जो 1.4 लाख हेक्टेयर में खेती हुई है, येलो रिवोल्यूशन आया है जम्मू कश्मीर में। ये हुआ किसानों के लिए। जस्टिस मसूदी साहब बैठे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री साबिक वो भी कहेंगे। तो आज जिस तरीके से 1.4 लाख हेक्टेयर में मस्टर्ड का कल्टीवेशन हुआ है, तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और यह भी रिकॉर्ड है एग्रीकल्चर में कि आज कश्मीर के जो किसान हैं वो देश में 5th लार्जेस्ट इनकम अर्निंग फार्मर हो गए। इसके लिए तो आपको तालियां बजानी चाहिए। हम स्वागत करते हैं कि जम्मू कश्मीर का किसान आज जिस तरीके से देश के साथ तुलना कर रहा है और देश के सही बात। आप इलेक्ट्रिसिटी बात करते हैं, जब पहले लोग अपने घरों में कैद रहते थे तो अपने घरों में कैद रहते थे, बिजली की कोई खपत नहीं थी, दुकानें बंद हो जाती थी, शाम के पहले दुकान बंद हो जाती। ये तो इस बात का सबूत है। आज सबूत था कि आज वहां पे बिजली शाम के बाद दुकान बाजारें चलती नहीं थी। और आज जब डेवलपमेंट हो रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड बढ़ रहा है। It is already 6 o'clock. Honorable member, it is already 6 o'clock. You can continue tomorrow. The House stands adjourned to meet on Wednesday, the 6th December 2023 at 11 a.m.